सुप्रभात। सर को मिडीवल और एंशिएंट के लिए बोला जाए, है ना, पर सर नहीं लेंगे, फिर अब क्या करोगे सर? सर को बोलने से थोड़ी क्लास हो जाएगी। चलिए, गुड मॉर्निंग सभी को। गुड मॉर्निंग, प्रणाम प्रणाम सबको, है ना। हाँ जी, राम बोल रहे हैं। राम नहीं बोला, किसने बोला? राम केवल ने बोला, है ना। क्रैश कोर्स की शक्यता कम है ना दोस्त। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हाँ बढ़िया सर, है ना। एंशिएंट की भी कमेंट्री लाओ। 2 दिन के बाद मुलाकात हुई। हाँ, मच नीडेड ब्रेक था, मुझे भी लग रहा था, मतलब आई ऑल्सो रियलाइज की इट वाज अ गुड ब्रेक, है ना। हमने कंटिन्यूटी तोड़ी। अब से तो 5 डेज अ वीक होगा सर। सत श्री अकाल, सत श्री अकाल, है ना। तो थोड़ी कंटिन्यूटी भी ब्रेक हुई, थोड़ा रिवीजन में भी आपको टाइम मिल गया होगा। हाँ जी सर, गुड मॉर्निंग। अच्छा चलिए सर। वालेकुम सलाम, महादेव महादेव सर, है ना। कोई बात नहीं, है ना। अच्छा, हाँ, स्क्रीन के सामने देखने से यू शुड रिस्ट्रिक्ट स्क्रीन अवर्स टू 4 अवर्स, है ना। 4 घंटे के आसपास आपको रिस्ट्रिक्ट कर देना चाहिए स्क्रीन टाइमिंग, है ना। पहले मेरा 6 7 घंटा 8 घंटा हो जाता था, बट नाउ आई रिस्ट्रिक्टेड टू 5 6 अवर्स। मतलब पढ़ाने वाला, तो हाँ, पढ़ने के लिए भी फिर मैं आई यूज दिस बुक्स, है ना, हो सके। और फिर अगर जरूर पड़ दिए तो मैं प्रिंट आउट निकाल देता हूँ ऑनलाइन भी, अगर कुछ अच्छा कंटेंट मटेरियल है तो मैं प्रिंट आउट निकाल के करता हूँ सर, है ना। यस, गुड मॉर्निंग सभी को। बस एकदम खैरियत, आप सबकी दुआ, है ना। हाँ जी सर, गुड मॉर्निंग सभी को। शुभ संध्या, सुप्रभात संध्या कहाँ। चलिए हम लोग इंडस के डिक्लाइन पे चले जाएंगे, है ना। एंड उसके बाद हम लोग आपके डाउट्स और थोड़ा क्वेश्चन सेंट्रिक डिस्कशन करेंगे आज। तो आज नया टॉपिक तो कुछ नहीं लेंगे, बट वो क्वेश्चन आंसर के अंदर वो जो जगलरी होती है, क्या कहते हैं, अपनी इलूसिडेट एक्सप्लेन डिस्कस वाला जो पॉइंट है, उसके ऊपर थोड़ा 1 आध घंटा में चर्चा करूंगा सर, है ना। अब 2 दिन रिवीजन में दिया यार, वो तो फिर रिवाइज तो करना पड़ेगा ना सर। रिवाइज नहीं करोगे तो फिर क्या करोगे? अब है, हाँ, इसके लिए तो दिया था सर। अब हम थ्रू आउट फ्राइडे से वीक ही करेंगे सर, है ना। 10 आवर्स अ वीक इज मोर देन इनफ, क्योंकि फिर लोड हो जाता है फिर खाली। और जीएस तो है नहीं कि खाली चलो समझ लिया एक बार, है ना, ये तो ऑप्शनल है। इसमें समझने के बाद फिर आपको उतना ही रिवाइज करना पड़ेगा। जीएस में तो क्या है कि प्रीलिम्स में क्वेश्चन फिट हो गया तो फिट भी हो जाएगा यहाँ से ही सर, आगे पीछे करके। बट व्हेन इट कम्स टू ऑप्शनल सब्जेक्ट तो फिर उसमें तो रिवीजन इज द की। देखिए, जीएस में भी रिवीजन ही है अल्टीमेटली तो, बट इसमें तो कुछ ज्यादा ही रिवीजन करना पड़ेगा ना आपको। तो आप फिर उसको थोड़ा लाइटली ले लोगे तो दिक्कत होगी ना। आज आंसर राइटिंग का उसका करेंगे। पहले मैं आपको थोड़ा बहुत समझाऊंगा कि क्वेश्चन जब पूछे जाते हैं तो उसको कैसे डील किया जाता है। ओके, देन विल बी गोइंग टू आंसर राइटिंग क्वेश्चंस एज वेल। ओके, चलिए सर हम लोग शुरू करते हैं आज की क्लास को। गुड मॉर्निंग। चलिए सर, है ना, 2 3 4 मिनट हमने ऑलरेडी यहाँ निपटाया है। हाँ, भूपिंदर सिंह मैम की किताब पढ़िएगा, अब आपको ऑलमोस्ट 70-80%, मतलब ऑलमोस्ट 90% ज्यादा समझ में आ जाएगा। चैप्टर नंबर 5 देखोगे, उसके बाद आपको पता चलेगा क्या समझ में आया था। ठीक, कि चैप्टर नंबर 4 तो क्या इंडस वाली सिविलाइजेशन है, 5 है ना। 5 बहुत भारी चैप्टर है सर, ठीक है। 5 में तो आधे लोग को समझ बोले क्या चल रहा है सर, अभी आर्कियोलॉजी आ रही है, कभी लिटरेचर के ऊपर आ गए सर। ओके, तो चैप्टर नंबर 5 बहुत भारी चैप्टर है उसका सर, क्योंकि वो पोस्ट हड़प्पन और प्री वेदिक और वेदिक का जो पॉइंट है सर, उसके रिलेटेड छोटे कल्चर्स को उन्होंने कवर किया। अब देखो, वहां से क्वेश्चन अभी तक तो आते नहीं थे, बट ये बुक पब्लिश हुई तब से थोड़े थोड़े कॉर्नर के क्वेश्चन यूपीएससी ने निकालना शुरू कर दिया। मतलब आप पकड़ के चलोगे तो मोस्ट प्रोबब्ली पोस्ट हड़प्पन पीरियड के ऊपर से अभी तक तो आया नहीं है सर, ठीक है ना। तो पोस्ट हड़प्पन पीरियड से क्वेश्चन सीधे तो आए नहीं है सर, ठीक है, बट आपके अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं। लेकिन आस्क यू इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्योंकि फिर से चालकुलिथी के लेटर अपन फेस के अंदर कन्वर्ट होती है सब साइड से ना। चलिए ओके, तो लेट मी कम बैक टू दिस पॉइंट। हम लोग वापस आ जाते हैं और हम लोग शुरू करते हैं द डिक्लाइन ऑफ हड़प्पा सर, ठीक है ना। अब देखिए, मैंने आपको उस दिन डिक्लाइन ऑफ हड़प्पा के अंदर काफी सारी चीजें बता दी थी, एंड आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन यू कि उसके पीछे क्या फैक्टर्स रिस्पांसिबल थे, राइट सर, है ना। तो हम लोग ऑलमोस्ट सिलेबस के सबसे लास्ट टॉपिक के ऊपर इनफैक्ट डिस्कस कर रहे थे, एंड हमारा जो लास्ट टॉपिक था सिलेबस के अंदर वो था द डिक्लाइन ऑफ द इंडस सिविलाइजेशन की, उसकी क्या सिग्निफिकेंस है और मूल तरह से इसमें कौन से फैक्टर्स रिस्पांसिबल थे, राइट। ओके, तो वी हैड सीन द सडन डिक्लाइन थियरी, एंड सडन डिक्लाइन थियरी के अंतर्गत हम लोग डिस्कस कर रहे थे रिगार्डिंग द फ्लडिंग ऑफ द इंडस सिविलाइजेशन, है ना। तो फ्लडिंग के अंदर सबने अलग अलग अपने हाइपोथेसिस दिए थे, और उसमें हमने रेकी का हाइपोथेसिस देखा था, या फेयर सर्विसेज से लोगों को देखा था। जीएफ डेल्स भी थोड़ा बहुत इसके ऊपर अपना प्रकाश डालते हैं, और जीएफ डेल्स भी कहते हैं कि भाई यहाँ पे डिक्लाइन कैसे होगा सर, ठीक है ना। तो सबकी अलग अलग कहानी है, एवरीवन हैज देयर ओन ओपिनियन कि भाई इसके डिक्लाइन के पीछे हमका ये लगता है ना, तुमका क्या लगता है, समझे नहीं समझे, तो एवरीवन हैज देयर ओन थॉट्स एज वेल। ओके, और फिर उसमें हमने फ्लडिंग एंड अर्थक्वेक को दोनों को साथ में लेके कंबाइन किया था, क्योंकि सब लोगों का एक मानना था कि यार फ्लड अर्थक्वेक के बिना इतना भारी वाला फ्लड नहीं आ सकता सर, ठीक है। तो वो क्या है कि वो दोनों की दोनों हाइपोथेसिस इकट्ठी हो जाती है कि भाई फ्लड होगा तो अर्थक्वेक पीछे आया ही होगा, क्योंकि इतना 100 फुट जितना या 80 फीट की पूरी हाइट के ऊपर पानी भर जाना, और दैट इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल, राइट, है ना। तो दिस इज वन ऑफ द रीजंस। ये 3 4 पॉइंट्स के ऊपर हम लोग चर्चा कर चुके थे पिछले क्लासेस के अंदर, ऑलरेडी डिटेल के अंदर हमने चर्चा की थी, और फिर मैंने आपको इसके जो पोर्शन से उसके ऊपर भी आपको बताया था कि क्या क्या ओपिनियन रहता है सर, ठीक है। तो एक तो फ्लडिंग थियरी सबको क्लियर हो गई होगी होपफुली। मूल तरह से कुछ नहीं है, प्लेट टेक्टोनिक की कहानी आपको यहाँ पे याद रखनी है। और प्लेट टेक्टोनिक के अंदर ये फेयर सर्विस जैसे लोग कहते हैं कि भाई जब कन्वर्जेंस है, सबमर्जेंस ऑफ प्लेट्स होता है, मतलब एक प्लेट नीचे जाती है, एक प्लेट ऊपर आती है, तो एक सबडक्शन जोन में चली जाएगी, ऊपर की तरफ आएगी सर, है ना। तो प्लेट्स ऊपर की तरफ चली गई, पानी रुक गया, पानी रुकने के कारण वाटर लेवल हाई हो जाता है सर, ठीक है। एक थियरी ये भी चलती है कि भाई समुद्र का पानी भी अंदर आया होगा बिकॉज ऑफ द सबडक्शन जोन। ओके, तो ऐसे अलग अलग प्रकार की कहानियां चलती रहती है। आप ज्योग्राफी के पोर्शंस के अंदर पढ़ेंगे ये सब चीजों को कि हाउ थिंग्स आर एक्चुअली इंटररिलेटेड, समझे नहीं समझे, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो मैं वापस आ जाता हूं, लेट मी कम बैक टू दिस पॉइंट। हम लोग ने डिक्लाइन पोर्शंस के ऊपर ऑलरेडी चर्चा शुरू की थी, और फिर हम लोग डिक्लाइन पोर्शंस के अंदर फ्लड वाला पोर्शन के ऊपर चले गए थे। तो फ्लड वाली तो सबको क्लियर हो गई होगी क्या कहानी है, तो हमने वो गाना भी देखा था ना, मैं पानी पानी हो गया था, ठीक है। तो हड़प्पा बेचारे पानी पानी वाले हो जाते हैं। ओके, तो वी हैव सीन सडन डिक्लाइन थियरी, सडन डिक्लाइन के अंतर्गत फ्लडिंग एंड द अर्थक्वेक्स, है ना। तो ये 7 टाइम्स इसका फ्लड किया गया था, हमने ये समझा था सर, ठीक है। अब इसमें ही एक आप पकड़ने की कोशिश करोगे सर, है ना, वो एक थियरी चलती है आर्यन इन्वेजन से ना। तो लोग कहते हैं कि प्राइमा फेसी इंद्र स्टैंड्स कन्विक्टेड। तो वी हैड डिस्कस ना पिछले टाइम के अंदर कि एनसीईआरटी के अंदर बहुत इंटरेस्टिंगली आपकी ये दिया हुआ है, क्या कहते हैं, दे हैव गिवन अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक रिगार्डिंग द इंडस सिविलाइजेशन,
और जो इंडस सिविलाइजेशन एनसीईआरटी के अंदर इन्होंने दिया है उसी के अंदर से हम लोग जब देखते हैं तो वी आल्सो कम टू नो अबाउट कि भाई उन्होंने डिक्लाइन थियरी के ऊपर भी अपना कमेंट डाला है सर, ठीक है ना। सो दे हैव एक्चुअली पुट अ कमेंट ऑन द डिक्लाइन थियरी एज वेल, है ना। तो हमने कल के क्लास के अंदर उसकी डिक्लाइन थियरी के ऊपर भी थोड़ी बहुत चर्चा की थी और आपको बताने की कोशिश की थी कि भाई इसमें किन-किन लोगों की कहानी चलती रहती है सर, ठीक है। अब इसमें जो है ना आर्यन इन्वेजन की जो थियरी है उसमें फिर काफी लोग ऐसे भी है जिसको क्रिटिसाइज भी करते हैं, जैसे जीएफ डेल जैसे लोग आप देखोगे तो आर्यन इन्वेजन को इसको क्रिटिसाइज करेंगे। अभी थोड़ी देर के बाद हम लोग आते हैं उसके ऊपर सर, ठीक है। तो हमने ये अर्थक्वेक और फ्लडिंग की कहानी पूरी पढ़ ली है, हमने भी डिस्कस ऑल दिस पॉइंट्स, ओके। अब यहाँ से एक दूसरी थियरी चलती है वो ड्राइंग अप ऑफ रिवर्स, है ना। तो एक ये थियरी के ऊपर भी चले जाते हैं कि क्या कहानी चल सकती है सर, ठीक है। तो वी हैड सीन द फ्लडिंग थियरी हाइपोथेसिस के अंतर्गत और उसके पीछे के कारण क्या बताया कि इसमें 7 लेयर्स आपको सिल्ट के मिल गए हैं 80 फीट अबव द ग्राउंड लेवल, ओरिजिनल ग्राउंड लेवल से ऊपर की सिल्ट मिली हुई है सर, ठीक है। मतलब वाटर लेवल उतना हाई गया होगा जमीन से 80 फीट तक, है ना। तो अलग-अलग प्रकार के सिल्ट के लेयर्स मिल रहे हैं। इनफैक्ट कुछ-कुछ टाउन्स हड़प्पा मोहनजोदड़ो के अंदर तो हमको ऐसे भी एविडेंसेस मिले हैं कि एक टाउन पहले बनता था, फिर वहां पे फ्लड होता था, फिर उसके ऊपर एक नया टाउन बनता था। तो इस प्रकार की कहानी हमको यहाँ से मिलती है सर, ठीक है। तो दिस इज वन ऑफ द रीजंस एक इसके ऊपर फ्लडिंग थियरी के ऊपर ज्यादा फोकस किया गया। वी फाइंड कि देखिए जैसे लोगों ने कहा कि भाई यहाँ पे ये नॉर्मल फ्लडिंग के जैसी कंडीशन नहीं है, क्योंकि सामान्य रूप से फ्लड आता है तो इतना पानी नहीं भरता है। ये पानी भरा है उसके पीछे का कारण है सिस्मिक एक्टिविटी और उसमें अर्थक्वेक की बात बताई सर, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि भाई अर्थक्वेक के कारण जो समुद्र के अंदर जो रिवर्स जा रही है उसका वाटर अप हो गया होगा एंड इवेंचुअली थोड़ा एक्सपांडेड इन अदर रीजन्स, ओके। तो ये जो बेसिस बनता है इसी के कारण हम लोग ये सडन डिक्लाइन की थियरी को मानते भी है सर, ठीक है। प्रॉब्लम ये हो रहा था कि ये जो सडन डिक्लाइन के अंतर्गत इसने ये बताया कि यहाँ पे फ्लडिंग होने के कारण सब कुछ हो गया होगा और कोस्टल एरियाज के अंदर इशू क्रिएट हुए होंगे सर, ठीक है। तो मूलतः से आज के जो सुक्टा जेंडोर है, सुक्टा को बालाकोट जैसी जगह है जो समुद्र से थोड़े अंदर की तरफ है, दे वर एक्चुअली लोकेटेड ऑन द कोस्ट लाइन ओनली, बट बिकॉज ऑफ द जियोलॉजिकल एक्टिविटीज वहां पे क्या कहते हैं कि उनकी लोकेशन बदल जाती है। आपको भी पता है ना जियोलॉजिकल चेंजेस के कारण, भूकंप के कारण काफी सारी चीजें बदलती रहती है। अब एक बार क्या हुआ कि 5 साल पहले पाकिस्तान में जलजला आ गया, जलजला मतलब वही अर्थक्वेक आ गया सर, ठीक है ना। तो कहानी ये चलती है कि यहाँ समुद्र किनारा था अरेबियन सी के साइड मकरान का, बलूचिस्तान और सिंध के बीच में। तो यहाँ कहीं पे फ्लड आया, भूकंप आया था तो एक आइलैंड बन गया सर, है ना। तो लोग कहते हैं कि भाई ये तो ऊपर वाले की करामत है सर, है ना। तो यहाँ कुछ जलजले के कारण तो पीपल स्टार्टेड, ओके। तो उनके साइंटिस्ट ने कहा कि भाई इसमें जियोलॉजिकल चीजें ज्यादा मैटर करती है सर, ठीक है। तो हर जगह के ऊपर आप वही देखो, एक चीज होती है नेचर भी होता है, नो डाउट सर, ठीक है। बट नाउ इट इज प्रूव ना कि भाई इसके पीछे तो वही है, इनके यहाँ पे सब कुछ चलता रहता है। चलिए सर, ठीक है। तो एटलीस्ट इंडस सिविलाइजेशन को भी इमेजिन कर सकते हैं। हाँ, केदारनाथ के अंदर भी जैसे हुआ वैसे आप सोच सकते हो कि भाई कैसी कंडीशन यहाँ पे रही होगी सर, ठीक है। सो यू सी दैट यहाँ पे कोई ये चीज आपको दिख जाएगी। पर रेकी की हाइपोथेसिस के अंदर प्रॉब्लम क्या था हमने कल के क्लास के अंदर देखा था, और वो था कि लैम्ब्रिक जैसे फैक्ट सर्विस बात में लैम्ब्रिक जैसे लोग इनफेक्ट बताते हैं कि भाई जो पानी है वो पानी अपना रास्ता तोड़ सकता है आराम से सर, ठीक है। दूसरा सिल्ट डिपोजिशन जो था वो किसका था, इट वाज नॉट एन आउटकम ऑफ फ्लड, है ना। तो हमने पिछले क्लास के अंदर आपको बताया था कि भाई हड़प्पा के अंदर जो मोहनजोदड़ो की डिक्लाइन की थियरी की बात की गई है उसके पीछे का कारण मूलतः से आप समझने की कोशिश करोगे तो फ्लडिंग नहीं था पूरी तरह से सर। फ्लडिंग क्यों नहीं था, क्योंकि आप जब ऐसा सोचते हो कि भाई नदियों का पानी रोका गया होगा बिकॉज ऑफ द सबमर्जेंस एंड द कन्वर्जेंस ऑफ द प्लेट्स, इट्स एब्सोल्युटली नॉट नेसेसरी, क्योंकि पानी कोई भी प्रकार के लैंडफॉर्म को तोड़ सकता है। उसने बड़ी बड़ी गुफाओं को तोड़ा है, तो ये तो कौन सी एक आप जमीन का खाली एक ढलान देख रहे हो, ठीक है। तो आप देखोगे तो बहुत सारी टोपोग्राफी के अंदर वाटर बेस्ड लैंडफॉर्म बनते हैं, समझे नहीं समझे, और वो लैंड फॉर्मेशन ही वो करता है, पानी कहता है कि मैं बनाऊंगा उसको, ठीक है। तो नॉट पॉसिबली कि आप यहाँ पे सडन डिक्लाइन की थियरी में फ्लडिंग की थियरी को कंसीडर करेंगे सर, ठीक है। अब इसी से ही लैम्ब्रिक ने अपनी एक नई थियरी दी सर। अब देखिए ये जो लैम्ब्रिक की थियरी है इसी के साथ अग्रवाल साहब अपनी थियरी को जोड़ देंगे सर, ठीक है। तो लैम्ब्रिक ने कहा कि इसके डिक्लाइन के पीछे ये जो फ्लडिंग थियरी है वो रिस्पांसिबल पूरी तरह से नहीं है, और उसमें भी आप खाली फ्लडिंग के अंतर्गत किसको मानते हो, आप कहते हो खाली मोहनजोदड़ो के अंदर ये हुआ होगा क्योंकि मोहनजोदड़ो इज लोकेटेड ऑन द इंडस रिवर, तो शायद हो सकता है कि चलो भूकंप आने के कारण इनफैक्ट यहाँ पे रुक गया सर पानी। पर बाकी सारे सिटीज का क्या होगा सर, हड़प्पा का क्या हुआ सर, है ना, बनावली का क्या हुआ, राखीगढ़ी का क्या हुआ। ऊपर से आप समझने की कोशिश करोगे गुजरात वाले रीजन उस टाइम पे फ्लरिश कर रहे थे, तो 1900 बीसी के बाद आप समझने की कोशिश करोगे तो ऑन द साउदर्न साइड एंड द ईस्टर्न साइड, है ना, ऑन द ईस्टर्न साइड एंड द साउदर्न साइड वी विल फाइंड द स्मॉल स्मॉल कल्चर्स वर स्टिल फ्लरिशिंग एंड दे वर एक्चुअली एक्सपांडिंग, है ना। आप लेट हड़प्पन फेज में गुजरात में साइट्स देखोगे तो यू फाइंड मोर देन 130 साइट्स व्हिच आर लोकेटेड इन दिस रीजन, और मैच्योर फेज में गुजरात में कुछ 30-40 साइट्स अवेलेबल हो रही है सर, है ना। तो ये चीज दर्शाती है कि लेट पीरियड में तो यहाँ पे एक्सपेंशन हुआ है, लेट पीरियड में तो ऊपर से एक्सपेंशन हुआ है। तो आप कहते हो कि इसकी डिक्लाइन के पीछे हम लोग अगर फ्लडिंग थियरी को कंसीडर करेंगे तो पूरी सिविलाइजेशन के ऊपर तो लागू नहीं होगी, इट वोंट बी एप्लीकेबल इन द होल ऑफ सिविलाइजेशन, समझे नहीं समझे, है ना। हो सकता है कि एक शहर डूब गया होगा फ्लडिंग के कारण, मोहनजोदड़ो माइट बी एग्जांपल, बट वो भी पूरी डिक्लाइन के पीछे रिस्पांसिबल नहीं था सर, ठीक है। तो उसके ऊपर मैं आता हूं कि कैसे ग्रेजुअल जनरेशन हुआ, व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड दैट। खैर अब देखिए जब रेकीज ने अपना हाइपोथेसिस देता है, लैम्ब्रिक उसको कहते हैं कि ये गलत है सर, ठीक है। और इन्होंने कहा कि नदी अपना प्रवाह बदल रही है सर, ठीक है ना। और उसमें से मूलतः से इन्होंने भी मोहनजोदड़ो के ऊपर ही फोकस किया। इन्होंने कहा कि मोहनजोदड़ो जो है वो बेसिकली इंडस नदी के किनारे है एंड बिकॉज़ लोकेटेड ऑन द इंडस रिवर तो उसकी सर्वाइवबिलिटी वहां पे थी। अब प्रॉब्लम ये हो रहा है कि इसने ये बताया कि नदी ने अपना प्रवाह बदल दिया होगा। देखो रिवर्स एट टाइम्स डू में वो है ना मेंडरिंग करती है, यहां से वहां, यहां से वहां, बट रिवर्स बेसिकली किस साइड के ऊपर अपना स्वे करेगी सर, है ना, मतलब कौन से फेज के अंदर। तो प्लेन्स में आने के बाद रिवर्स का स्वेइंग थोड़ा कम हो जाता है, मतलब आप पकड़ के चलोगे जब वैली में होगी, वैली से जस्ट नीचे आएगी ना यूथफुल फेज के अंदर, वहां पे उसकी थोड़ी बहुत हम लोग कहते हैं कि एनर्जी भी ज्यादा होती है, और फिर मैच्योर फेज तक आते हैं जो नदियां होती है वो थोड़ा अपने आप को स्टेबलाइज करने की कोशिश करेगी सर, है ना। तो आपने रिवर्स की कोर्स सिस्टम देखी होगी कि एक एक करके कैसे आती है, गॉर्ज बनाती है, गॉर्ज के बाद फिर आप देखोगे तो नीचे की तरफ आएगी और फिर मेंडरिंग होगा, ऑक्सबो लेक्स का फॉर्मेशन हो जाएगा सर, ठीक है। तो यू माइट हैव स्टडीड इन द ज्योग्राफी एज वेल सर, ठीक है। इनका ये मानना था कि नदी ने अपना प्रवाह बदला होगा, क्योंकि मोहनजोदड़ो एक्जेक्टली समुद्र किनारे तो है नहीं कि डेल्टा फॉर्मेशन हो जाए सर, ठीक है। तो इन्होंने ये कहा कि भाई मोहनजोदड़ो थोड़ा ऊपर की तरफ है तो नदी ने अपना प्रवाह बदल दिया होगा। ऐसे भी नदियां इसके लिए जानी जाती है ना, थोड़ी मूड स्विंग वाली होती है सर। आप देखो नदियों को देखोगे ना एक्चुअली तो इनका भी अलग ही कैरेक्टर होता है सर, ठीक है। यूं घूम जाती है, यूं घूम जाती है, आप देखोगे ना तो उनके फ्लड प्लेन्स में आने का ही नहीं, उनके फ्लड प्लेन्स में रहोगे तो कहीं पे भी आपको लपेटे में ले लेंगे सर, ठीक है। सो वी फाइंड कि नदी ने अपना प्रवाह बदल दिया सर, ठीक है। सो बिकॉज़ नदी ने अपना प्रवाह बदल दिया तो वी कम टू नो कि यहाँ पे वाटर अवेलेबिलिटी कम हो गई, वाटर अवेलेबिलिटी कम हो जाती है तो वंस अगेन इशू बिकेम वेरी मच क्लियर सर, ठीक है। अब इन्होंने क्या कहा सर, ठीक है, समझे नहीं समझे। तो इन्होंने कहा कि ये जो सिल्ट बेसिकली ऑब्जर्व हो रही है इट्स अ प्रोडक्ट ऑफ विंड, है ना। तो बेसिकली इन्होंने भी यही बताया कि हवा के कारण या ईंटों के डिसइंटीग्रेशन, है ना, तो सिल्ट डज नॉट लुक्स लाइक, है ना, ये डजंट हो गया, मैंने लुक्स कर दिया सर, ठीक है। बट इन्होंने कहा कि यहाँ पे जो सिल्ट मिला है आपको, जो शहरों के अंदर से जो मट्टी मिल रही है, काइंड ऑफ आपको जो लेयर्स मिल रहे हैं वो फ्लडिंग के कारण नहीं हुआ है सर, समझे नहीं समझे, गेटिंग माय पॉइंट, ओके। तो लैम्ब्रिक ने भी अपनी एक थियरी बताई, लैम्ब्रिक ने शिफ्टिंग ऑफ रिवर कोर्स के बारे में बताया सर, ठीक है। और इन्होंने कहा कि भाई नदियां ने प्रवाह बदला। प्रॉब्लम ये हो रहा है कि ये जितनी भी हाइपोथेसिस आ रही थी वो मूलतः से हड़प्पा के लिए आ रही थी।
हड़प्पा के बाहर के शहरों के बारे में लोग कम बता रहे थे। अब क्योंकि पहले क्या था कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो थे टू पावर सेंटर्स, टू एपिसेंटर्स जिनके इर्द गिर्द रिसर्च चल रहा था। 1920 से 1960 तक आप देखोगे तो वही पाकिस्तान के पंजाब में ही सब चला, या सिंध के अंदर कुछ कुछ जगह पे चला। ये तो आजादी के बाद फिर उसके ऊपर नई नई थियरीज आई है ना, और रिसर्च हुआ, फिर यहाँ पे भारत में साइट्स बनने की शुरुआत हुई। पता चला कि जो ओरिजिनल साइट्स इंडस में मिल रही है उससे ज्यादा साइट्स भारत में मिल रही है, ठीक है। बट यही हुआ कि जब ओरिजिनल हाइपोथेसिस लिखे गए तो उसमें एक दो शहरों के सापेक्ष में पूरी की पूरी सिविलाइजेशन के लिए, एंटायर सिविलाइजेशन के लिए अपने एक हाइपोथेसिस बना दिया, ठीक है। दिस इज वन ऑफ द रीजंस की पहली दो थियरी आई, एक तो अर्थक्वेक की थियरी एंड शिफ्टिंग ऑफ रिवर वाटर्स, ओके, उन दोनों में अंदर ये प्रॉब्लम हो। लैम्ब्रिक ने एक रास्ता दिखाया, उसने कहा कि ये रियलिटी है, और आप ज्योग्राफी में देखोगे, हाइड्रोलॉजिकल स्टडीज भी देखोगे, आपको बताया कि नदी अपना प्रभाव बदल देगी। कोसी देख लो सर, ठीक है, व्हाट हैपेंस टू कोसी है ना, हर 2-5-10 साल के बाद फिर अपना ओरिजिनल रूप के ऊपर आ जाएगी सर, फिर अपने आप को प्रभाव बदल देगी। और हमने फिर विकास के नाम के ऊपर फ्लड प्लेन्स के ऊपर अपने घर बनाए हैं, रिसोर्ट्स बनाए हैं बड़े बड़े सर, ठीक है, क्योंकि हमको क्या है कि नेचर लविंग पीपल है ना, तो पहले नेचर को डिस्ट्रॉय करेंगे, फिर वहां पे एक बड़ा सा 5-10 करोड़ की प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट करेंगे, फिर वहां पे टूरिस्ट को बुलाएंगे सर, फिर कहेंगे कि देखिए हम नेचर टूरिज्म कर रहे हैं, तो भाई जैसा था वैसे ही रहने दो ना, नेचर लविंग के नाम के ऊपर काय को कबाड़ा कर रहे हो। खैर, सो वी सी दैट ये जो कंडीशन क्रिएट हुई, तो लैम्ब्रिक ने इनफैक्ट एक जो रास्ता बताया कि शिफ्टिंग ऑफ रिवर्स एंड ड्राइंग अप ऑफ रिवर्स दोनों साथ में हो रहा है, क्योंकि पानी कहीं पे सूख जाता है और पानी का प्रवाह बदल गया, वो चीज आगे कंटिन्यू की जाती है। और उसमें फिर गग्गर हाकरा की बात की गई। लैम्ब्रिक ने इंडस के ऊपर काम किया था, लैम्ब्रिक एक्चुअली वर्क ऑन द इंडस है ना, बट फिर डीपी अग्रवाल जैसे लोग आपको दिख जाएंगे, या मिस्टर सूद अग्रवाल एंड सूद, इस तरह के आपको दो नाम दिखते हैं किताब के अंदर सर, ठीक है। तो उनके द्वारा फिर अपनी रिसर्च बोली गई। उन्होंने कहा कि माइट बी अ पॉसिबिलिटी कि ज्यादातर साइट्स आपकी चोलिस्तान रीजन के अंदर है सर, ठीक है। चोलिस्तान मैंने आपको बताया था दैट इज द प्लेस, वहां पे लार्जेस्ट नंबर ऑफ मैच्योर हड़प्पन फेज की लोकेशंस मिलती है सर, ठीक है। एंड द चोलिस्तान रीजन माइट हैव ड्राइड अप बिकॉज ऑफ दिस होल इशू ऑफ गग्गर हाकरा सर, ठीक है। तो उन्होंने क्या बताया कि ये जो गग्गर हाकरा नदी है उसकी दो स्ट्रीम्स हुआ करती थी सर, ठीक है। तो गग्गर हाकरा यहाँ से यहाँ चल रही है, गग्गर हाकरा सर, ठीक है। एक स्ट्रीम्स में आपको सतलज दिख जाएगी सर, गेटिंग माय पॉइंट, और एक स्ट्रीम में इनको यमुना दिख जाएगी सर, है ना। तो इन्होंने कहा कि दिस वाज अ रिवर एक्चुअली व्हिच वाज एक्चुअली आई वुड से सप्लाइंग वाटर फ्रॉम द यमुना एंड सतलज, है ना। तो ओरिजिनली यमुना एंड सतलज इनकी ट्रिब्यूटरीज हुआ करती थी सरस्वती की सर, ठीक है। एंड ओवर पीरियड ऑफ टाइम बिकॉज ऑफ द जियोलॉजिकल और टेक्निकल एक्टिविटीज, या नदी खुद भी अपना प्रवाह को चेंज भी कर देती है सर, है ना। तो हो सकता है कि टेक्टोनिक मूवमेंट के कारण या नदियों के जो नेचुरल कोर्स जो स्विंग होते हैं, इसी के चक्कर में सतलज वुड हैव जॉइंड द इंडस सिस्टम, है ना। तो सतलज बुरा मान गई सर, है ना, और उसने इंडस सिस्टम को जॉइन कर दिया, गेटिंग माय पॉइंट। और फिर यमुना जो है इट जॉइंड द गंगा सिस्टम, समझे नहीं समझे। तो फिर हमको पता चलता है कि जो यहाँ पे गग्गर हाकरा रिवर है वो ड्राई हो गई सर, समझे नहीं समझे, है ना। तो यही कंडीशन आपको मिलती है एंड इसी के कारण वी कम टू नो अबाउट द ड्राइंग ऑफ द रिवर्स, है ना। तो लैम्ब्रिक ने तो खाली इंडस के ऊपर काम किया था, पर लैम्ब्रिक के बताए बेसिकली रास्तों के ऊपर आपको ये अग्रवाल एंड सूद जैसे लोग दिखेंगे, जिन्होंने इनफैक्ट हाईलाइट करते हुए बताया कि भाई देखिए एरिडिटी कंटेंट बढ़ गया है, जमीन सूखी पड़ रही है, और उसके पीछे का मुख्य कारण यह है कि नदियां ड्राई कर रही है। ये सब वो रीजन है जहां पे इनकी लोकेशन बहुत मैटर कर रही थी। दे वर लोकेटेड ऑन वेरी फ्रेजाइल एरियाज, बिकॉज़ दे वर लोकेटेड ऑन वेरी फ्रेजाइल एरियाज। अगर पानी की क्वांटिटी थोड़ी बहुत भी कम ज्यादा होती है तो काफी लोगों को इंपैक्ट कर रही है ना। तो और एग्रीकल्चर इनका मेन बेस था, क्योंकि वहां से डाइवर्सिटी आई थी सर, है ना। तो गग्गर हाकरा एक्सिस जो है वो मेन सेंटर फॉर आपकी सेटलमेंट थी, और यहाँ से करीबन 100-150 से ज्यादा साइट्स एक टाइम के ऊपर मिलती है मैच्योर फेज के अंदर सर, है ना। बट बिकॉज ऑफ द टेक्टोनिक एक्टिविटीज, गंगा के अंदर यमुना का मिल जाना और सतलज का इंडस के अंदर मिल जाना, तो वी सी दैट गग्गर हाकरा बिकेम आइसोलेटेड, उसकी वाटर की सोर्सेज लिमिटेड हो गए, और गग्गर हाकरा मूल तरह से एक्चुअली वाटरलेस बन जाती है सर, ठीक है। अब प्रॉब्लम ये है कि इसमें हाइपोथेसिस ही बहुत ही भारी पड़ जाता है सर, ठीक है। एविडेंसेस तो सीधा सीधा मिलता नहीं है हमको। दूसरा, गग्गर हाकरा को लेकर जिस तरह के रिसर्च होने चाहिए वो नहीं हो रहे हैं। कब हुआ ये ड्राइंग वो भी हमको पता नहीं चल रहा है सर, ठीक है। एरिड कंडीशंस कब उभर के आए वो भी नहीं पता चल रहा है। ऊपर से इसकी ट्रिब्यूटरी मूल तरह से थी कि नहीं, उसके एंटीसीडेंट एविडेंस सतलज और इंडस भी नहीं दे रहे, मतलब सतलज और यमुना भी नहीं दे रहे। हम आप देखोगे तो हिस्टोरिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर यमुना को यमुनोत्री के साथ जोड़ते हैं, राइट सर, ठीक है। और वो ग्लेशियर मूल तरह से आप लिटरेचर के अंदर भी देखोगे तो फिर अल्टीमेटली फिर बोला गया है कि भाई गंगा के अंदर ही उसका मिक्सचर हो जाएगा सर, है ना। सतलज का भी यही कंडीशन है वैदिक लिटरेचर में। तो शायद उसके पहले के पीरियड के अंदर शायद ये लोग मिक्स हो गए होंगे, बट वी आर नॉट एब्सोल्युटली श्योर अबाउट दैट। तो इसमें एविडेंसेस बहुत कम है। ये हाइपोथेसिस दिया बहुत बढ़िया है सर कि नदी सूख गई होगी। ऐसा हो सकता है कि यमुना और सतलज ये दोनों के दोनों इसकी ट्रिब्यूटरीज होगी भी ना, गंगा हाकरा अपने हिसाब से वाटर को कैरी कर रही होगी, और वो शायद इनफैक्ट है ना सूख गई होगी, एरिड कंटेंट के अंदर चली गई होगी सर। तो माइट बी अ पॉसिबिलिटी कि गंगा हाकरा माइट हैव ड्राइड ऑन इट्स ओन सेल्फ, है ना, एंड इवेंचुअली यहाँ पे जो मैच्योर हड़प्पन सेटलमेंट्स थे वो सब डिक्लाइन में चले गए सर, ठीक है। तो एक थियरी ये भी है सर आपकी, है ना। तो जिसे हम लोग कहते हैं ड्राइंग अप ऑफ रिवर्स, तो इसमें एक इंडस की बात की गई है और दूसरी किसकी बात की गई है, गग्गर हाकरा की बात की गई है सर। समझ में आया कि नहीं आपको। और इससे हमको बोला गया कि चोलिस्तान रीजन की ज्यादातर साइट्स अफेक्ट करती है, और इंडस में मोहनजोदड़ो जैसी साइट्स अफेक्ट कर देगी सर, है ना। मोहनजोदड़ो द माउंट ऑफ द डेड के रूप में हम लोग इसको पहचानते हैं। तो यहाँ से दो हाइपोथेसिस आपकी चर्चा में आ गए सर, है। तो एक तो ड्राइंग अप ऑफ रिवर्स वाला, और एक अर्थक्वेक वाली कहानी। अर्थक्वेक वाली कहानी के अंदर हमने आपको बताने की कोशिश की कि भूकंप के बेसिस के ऊपर बोला गया कि भाई यहाँ पे ये टेक्टोनिक एक्टिविटी के कारण यहाँ पे इशू क्रिएट हुआ होगा सर, ठीक है। तो यू विल फाइंड मल्टीपल एविडेंसेस, मल्टीपल यहाँ पे बातें चलती रहती है, और इन्हीं के बेसिस के ऊपर से वी कैन कम टू कंक्लूजन कि इसमें एक और थियरी डाली जाती है, जिसे हम लोग किसे क्या कहते हैं, वी कॉल इट एज इन द फॉर्म ऑफ आर्यन इन्वेजन थियरी, राइट सर, ठीक है ना। तो अब थोड़े उसके ऊपर चले जाते हैं, लेट्स गो टू द आर्यन इन्वेजन थियरी। और आर्यन इन्वेजन थियरी के अंतर्गत क्या बोला जाता है। आर्यन इन्वेजन थियरी के अंतर्गत मैंने आपको पिछले क्लास के अंदर ये व्हीलर की बात की थी ना, वी हैड जस्ट डिस्कस्ड अबाउट व्हीलर, और फिर मैंने आपको ये बताया था कि भाई व्हीलर जैसे लोग हैं या मार्शल जैसे लोग हैं सर, ठीक है, उन लोगों का मानना है कि यहाँ पे विदेशी आक्रमण हुआ है, सम काइंड ऑफ फॉरेन इन्वेजन हैज टेकन प्लेस, ओके। अब ऐसा क्यों होता है उसके पीछे की कहानी हम लोग देखते हैं कि जब आर्यस का आक्रमण हुआ भारत के ऊपर, भारत मतलब ये हम्बक इन्वेजन वाली जो बात करते रहते हैं, उसमें वी सी दैट एक मैसेकर के एविडेंसेस मिले। मैसेकर का मतलब है काइंड ऑफ लोगों को मारा काटा गया है, वैसे एविडेंसेस हमको मिल जाएंगे सर, ठीक है। तो एनसीईआरटी में बहुत इंटरेस्टिंगली इन्होंने फोटोग्राफ्स दिए हैं, 2-3 फोटोग्राफ्स दिए हैं सर, मैं आपको जस्ट बता देता हूँ कि कौन से फोटोग्राफ एनसीईआरटी के अंदर इन्होंने बताए हुए हैं सर, है ना। सो आपको खाली आइडिया रहेगा कि एनसीईआरटी के अंदर से भी हम लोग कितनी कितनी चीजों को देख सकते हैं सर, ठीक है। एक सेकंड में पहले लोड कर देता हूँ तीनों की तीनों फाइल को, मतलब वो पिंक कलर के बॉक्सेस में और पर्पल कलर के बॉक्सेस में देते हैं ना सर। तो वो सब फोटोग्राफ से हमको पता चलता है कि भाई यहाँ पे कैसे कैसे हाइपोथेसिस को इन्होंने प्रपोज किया था सर, ठीक है, अंग्रेजों के द्वारा। उसमें ये
मैसेकर की बात हो रही है और मैसेकर में मार्शल ने भी उसको हाईलाइट किया था सर, ठीक है ना। सो यू फाइंड कि यहाँ पे एक बात बोली गई है एविडेंस ऑफ एन इन्वेजन, है ना, कि भाई आक्रमण हुआ होगा सर, ठीक है। तो उन्होंने जॉन मार्शल ने अपनी जो किताब लिखी थी मोहनजोदड़ो के ऊपर, इंडस सिविलाइजेशन के ऊपर, उसमें उसने एक गली की बात की है ना कि तेरी गली में मेरी गली में, तो डेड मैन लेन की बात की है। तो वो कहता है कि करीबन 6 फीट या 3 फीट से छोटी सी संकड़ी गली है ना, तो गली बॉय की वो बात कर रहा है। वो बताते हैं कि गली में आगे जाके टर्न मारते हैं राइट साइड के ऊपर, तो वी फाइंड स्कल एंड बोन्स ऑफ थोरेक्स, है ना, अपर आर्म बॉडी की आपकी बात करती है, बहुत फ्रेबल कंडीशंस में है और कुछ छोटी सी डेप्थ के अंदर मिल जाते हैं सर, ठीक है। और उसकी जो बॉडी है वो कहीं और है, मतलब ऊपर का पार्ट अलग है, बॉडी का पार्ट अलग है सर, है ना, थोरेक्स वाला ये वाला पोर्शन, आपके रिबकेज वाला पोर्शन की बात कर रहा है सर, ठीक है। फिर वो टाइनी स्कल्स की भी बात करता है, वो कहता है कि छोटे छोटे हड्डियां मिल गई है स्कल्स की सर, है ना, फ्रेगमेंटेशन मिल गई है। वो इसी के कारण यहाँ पे उसको डेड मैन लेन कहता है, क्योंकि यहाँ बहुत सारे लोगों की डेड बॉडीज मिली है सर, ठीक है ना, गेटिंग अपॉन। तो ये कहता है कि भाई यहाँ पे ये सो डेड मैन की इतने सारे स्कल्स मिल रहे हैं, वो उसके पीछे की कहानी ये है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ विशेष प्रकार का आक्रमण हुआ होगा सर, समझे नहीं समझे, गेटिंग अपॉन। सो ही आल्सो टॉक्स अबाउट द इन्वेजन, ये भी कहता है कि भाई ह्यूमन स्केलेटन्स आर लाइंग ऑन द स्ट्रीट्स एंड ये डेड मैन की ये गली है, तो यहाँ कटाकटी होगी होगी ना, तो गैंग वॉर हुआ होगा ईगल बिच्छू के बीच में, जो भी हो सकता है सर, ठीक है। अब उसमें बहुत इंटरेस्टिंगली इन्होंने एक हाइपोथेसिस को जोड़ दिया और कहा ऋग्वेद के अंदर एक कहानी है सर, है ना, तो उसमें इंद्र करके एक भगवान है और इंद्र ने इनफैक्ट पुरंदर का टाइटल भी लिया था। पुरंदर का मतलब होता है डिस्ट्रॉयर ऑफ फोर्ट्स, है ना। तो ये जो भगवान है इनको बेसिकली डिस्ट्रॉयर ऑफ फोर्ट्स कहते हैं और यहाँ पे हड़प्पा के अंदर जो सिटाडेल हुआ करता था उन्होंने तोड़ा होगा। अब यहाँ पे ऋग्वेद के अंदर हरियूपा करके एक शहर की बात की है, तो ये विलेज जैसे हिस्टोरियंस या आर्कियोलॉजिस्ट बताते हैं कि ये हरियूपा और हड़प्पा एक ही है सर, ठीक है। सो द नेम हरियूपा और हड़प्पा इज सेम ओनली एंड इंद्र दैट इज नोन एज पुरंदर, उन्होंने इसको डिस्ट्रॉय किया होगा। और फिर ऋग्वेद के अंदर हमको दास और दासियों की भी बात की जाती है। ये दास और दासियों और कोई नहीं थे, दे वर इंडस पीपल, समझ में आया आपको सर, ठीक है। तो ऋग्वेद में बेसिकली एक कम्युनिटी की बात की गई कि दे आर नॉट आर्यन पीपल सर, है ना, कि आर्य नहीं है, ये हमारे गुलाम हुआ करते थे सर, ठीक है। तो दस और दस्यु प्रथा की बात की गई है, तो उसको इसी के साथ इन्होंने जोड़ दिया सर, समझे नहीं समझे, गेटिंग अपॉइंट। तो ये एक और थियरी यहाँ से देखिए, यू फाइंड वन मोर थियरी जिसे हम लोग फॉरेन इन्वेजन की थियरी के साथ जोड़ते हैं और फॉरेन इन्वेजन के तहत बोल दिया गया कि इंद्र ने आके तोड़ दिया सर, ठीक है ना। अब इसके पीछे आप समझने की कोशिश करोगे तो यहाँ पे वी सी के व्हीलर इसको सबसे ज्यादा प्रमोट करेंगे सर, है ना। तो कहते हैं कि ऋग्वेद मेंशंस पूर मेंशनिंग रैम्पर्ट फोर्ट और सम काइंड ऑफ स्ट्रांगहोल्ड, है ना, तो उसको पुरंदर के साथ इंद्र द आर्यन वॉर गॉड कॉल्ड पुरंदर द फोर्ट डिस्ट्रॉयर, है ना, वेयर आर वर द सिटाडेल्स, है ना, इट हैज इन द पास्ट सपोज्ड दैट दे वर मिथिकल्स, द रिसेंट एक्सप्लोशन ऑफ हड़प्पा मे हैव बीन थॉट टू हैव चेंज्ड द पिक्चर, हियर वी हैव हाईली इवॉल्व्ड सिविलाइजेशन ऑफ एसेंशियली नॉन आर्यन टाइप नाउ नोन टू हैव एम्प्लॉयड मैसिव फोर्टिफिकेशन। ये कहता है कि हड़प्पा पे मैसिव फोर्टिफिकेशन हुआ था कि नहीं हुआ था, ठीक है। व्हाट डिस्ट्रॉयड दिस फॉर्म सेटल्ड था, तो फिर उसमें इसने बताया कि इसके डिस्ट्रॉयिंग के पीछे के कारण क्या है, क्लाइमेट इकोनॉमी पॉलिटिकल डिस्ट्रक्शन मे हैव बीकन बट इट्स अल्टीमेट एक्सटिंक्शन इज मोर लाइकली टू हैव बीन कंप्लीटेड बाय डेलिबरेटेड एंड लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन। तो इसके डिस्ट्रक्शन डेलिबरेट हुआ करता था, पर्यावरण के कारण या आर्थिक या राजकीय रूप से नहीं हुआ था, ठीक है। इट मे बी नो मियर चांस दैट द लेट पीरियड ऑफ मोहनजोदड़ो मेन वुमेन एंड चिल्ड्रन अपीयर टू हैव बीन मैसेक्रेड देयर, तो मोहनजोदड़ो में कहीं ना कहीं हत्याकांड हुआ है और उसके बाद यहाँ पे स्टेटमेंट डाला गया, क्या डाला गया कि ऑन सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस इंद्र स्टैंड्स अक्यूज्ड, कि भाई यहाँ तो हमको लग रहा है प्राइमा फेसी कि इंद्र अक्यूज्ड है, मतलब ये तो कोई उस टाइम पे एसपी साहब हुआ करते थे या पुलिस इंस्पेक्टर हो गए सर, ठीक है। तो कभी कभी आप क्राइम सीन पे जाते हो ना, तो पुलिस वाले अंदर चर्चा कर रहे होते हैं सर कि सर सर्कमस्टेंसेस प्राइमा फेसी तो लग रहा है कि ये मर्डर ही है। अरे भाई तुम इंक्वायरी तो करो, पता चलेगा ना मर्डर है सुसाइड है, क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, ओपन एंड शट केस कभी कभी नहीं कहते, यू माइट हैव सीन ना, सरकार पुलिस में इन्वेस्टिगेशन में होता है ओपन एंड शट केस एंड वंस यू गो इनटू द डेप्थ यू रियलाइज कि यहाँ तो बहुत सारी चीजें निकल के आ रही है सर, ठीक है। तो यहाँ पे भी इनको ओपन एंड शट केस के रूप में 1946 47 उसमें डिस्कवरीज नहीं हुई थी, ना ही कार्बन डेटिंग का उतना टेक्निक इवॉल्व होकर आया था सर। तो फिर सब लोग मान भी लेते थे और हमको यही चूरन दिया गया कि भाई देखिए इंद्र ने आके तोड़ दिया सब कुछ सर, समझे नहीं समझे, है ना। तो वी सी दैट इन्हीं के बेसिस के ऊपर से ये थियरी को, आर्यन इन्वेजन की थियरी को काफी लोगों ने प्रमोट किया। अब ये याद रखिएगा सर, ठीक है ना, कि एविडेंस ऑफ मैसेकर मतलब जो हत्याकांड हुआ है उसी को काउंटर भी किया गया था। व्हीलर जैसे लोग कहते हैं तो उसके सामने जॉर्ज डेल जैसे लोग क्या कहते हैं, वो आर्कियोलॉजिस्ट, ये कहता है कि ये जो स्केलेटन्स मिले हैं हमको सर, है ना, द स्केलेटन्स दे डू नॉट बिलोंग टू द सेम पीरियड। आप जो तेरी गली में मेरी गली में कर रहे हो ना सर, ठीक है, वो गली बॉय के अंदर हड्डियां दोनों मिल गई और उसके लेयर्स तो देखिए सर, स्ट्रेटोग्राफिकल स्टडीज तो करिए, तो वी सी दे डू नॉट बिलोंग टू द सेम पीरियड सर, है ना। एक दो के अंदर ये बताता भी है देयर माइट बी अ पॉसिबिलिटी ऑफ स्लॉटर, है ना, कि यहाँ पे काटाकुटी हो गई होगी सर, ठीक है। द बोन्स वर फाउंड इन द कंटेक्स्ट ऑफ सजेस्टिंग बरियल्स ऑफ द स्लोपिएस्ट एंड द मोस्ट इरेवेंट नेचर सर, है ना। ये कहता है कि ये एक्चुअली जो हड्डियां मिली है वो बरियल का प्रकार है, पर वो बरियल में ध्यान नहीं रखा गया है सर, थोड़ा डिग्निफाइड वे के अंदर आदमी को दफनाना चाहिए, वैसे नहीं हो रहा है। फिर उसके पीछे वो कहानी भी बताता है, वो कहता है कि अगर हत्याकांड हुआ है, आक्रमण हुआ है, तो देयर शुड बी डिस्ट्रक्शन एविडेंसेस हम लोग को मिल जाने चाहिए। अब नॉर्मल केस में हम देखिए कि अर्ली हड़प्पन से मैच्योर हड़प्पन में गए तो हमको मिलते हैं एविडेंसेस कि इन्होंने सिटीज को जलवाया था, हमको एविडेंसेस मिलते हैं कि कुछ सिटीज को रीडेवलप करवाया गया था, यहाँ तो वो भी नहीं मिल रहा है सर, ठीक है। सो देयर इज नो डिस्ट्रक्शन लेवल कवरिंग द लेटेस्ट पीरियड ऑफ द सिटी, नो साइन ऑफ एक्सटेंसिव बर्निंग, नो बॉडीज ऑफ वॉरियर क्लैड इन आर्मर एंड सराउंडेड बाय द वेपन्स ऑफ वॉर, हमको ऐसे कोई एविडेंसेस ही नहीं मिल रहे सर, ठीक है ना। सो ये इनफैक्ट ये बताता है कि अगर युद्ध हुआ होता, आक्रमण हुआ होता, तो कुछ तो एविडेंसेस मिलते सर, है ना, माराकाटी करते हुए, कुछ ना कुछ लड़ाई वड़ाई करते हुए सर, ठीक है। तो सिटाडेल द ओनली फोर्टिफाइड पार्ट हैज नो यील्डेड एनी काइंड ऑफ फाइनल डिफेंस, है ना, कि अगर आप क्या होता है कि सिटाडेल के ऊपर किसी ने आक्रमण किया है तो वहां पे एविडेंसेस मिलते ही मिलते सर, है ना, क्योंकि वो क्या है कि फाइनल पॉइंट होता है, अगर वो ढह गया, गढ़ गिर जाता है तो इवेंचुअली राजा का साम्राज्य गिर जाएगा, तो वहां पे तो माराकाटी तो होती है सर, है ना, क्योंकि आप आखिरी ब्रेथ तक फाइट करते हो ना कि यू विल नॉट सरेंडर, ओके। तो कुछ ना कुछ तो मिल जाता है ना बाबू, तो वो भी नहीं मिल रहा है। तो फिर इनका मानना है कि भाई यहाँ पे हम लोग ये कह रहे हैं, तो इसके लिए ये जीएफ डेल्स 1960s में जब ये मॉडर्न कार्बन डेटिंग और ये सब टेक्निक डेवलप हो रही थी, तो इसके लिए उसने क्या किताब लिखी सर, द मिथिकल मैसेकर एट मोहनजोदड़ो, है ना। वो क्या कहता है कि ये तो मैसेकर हत्याकांड है ही नहीं सर, इस प्रकार का आक्रमण हमको मिले एक मिथ्या के समान है। तो डेल्स ने वो पानी वाली थियरी को सजेस्ट किया था, वो कहता है वो पानी पानी हो गया सर, ठीक है। तो वी सी दैट वो पानी पानी वाला हो जाता है और इसके कारण इसका डिक्लाइन की थियरी आपको मिलेगी सर, समझ नहीं समझ। तो ये तीन थियरी है, ये तीनों में आपको पता चलता है कि भाई एविडेंसेस नहीं मिल रहे हैं। इनफैक्ट आप टाइमलाइन के साथ भी कंपेयर करोगे तो भी आपको पिक्चर क्लियर होगा, क्योंकि व्हीलर के बाद वाले जितने भी जो ब्रिटिश हिस्टोरियंस है जिन्होंने वेदिक एज को कोडिफाई करके उसको आइडेंटिफाई किया, तो उन्होंने इनफैक्ट आर्यंस के साथ 1500 बीसी का टाइम फ्रेम बताया। उन्होंने कहा कि आर्य 1500 बीसी के आसपास भारत में आक्रमण करते हैं और फिर यहाँ पे स्थायी होंगे सप्त सिंधु वाले रीजन के अंदर। अगर आर्यंस 1500 बीसी में आ रहे हैं और आप कह रहे हो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का डिक्लाइन 1800 बीसी में हुआ, तो क्या 300 ईयर्स तक इनका इन्वेजन ही चलता रहा क्या सर, ठीक है।
तो इट इज नॉट एबल टू कोरिलेट विद द टाइमलाइन फैक्टर एज वेल, है ना, कि आप टाइमलाइन के साथ भी कंपेयर, आप ऐसा कहते हैं कि कल डिक्लाइन हुआ परसों आर्यन आ गया तो हम मान भी लेते हैं सर, ठीक है ना। आप कह रहे हो कि आप, क्योंकि आप ही के ग्रुप ऑफ हिस्टोरियंस और आर्कियोलॉजिस्ट कह रहे हैं कि नो आर्यंस केम अराउंड 1500 बीसी एंड नाउ यू आर सेइंग दैट द डिक्लाइन कैन बी सीन बाय 1800 और 1900, तो क्या 300 साल की लड़ाई चलती है सर, है ना, तो यूरोप में 25 साल की लड़ाई होती है या 7 इयर्स वॉर चलता है, तो वैसे ये 300 इयर्स तक है ना। तो बेसिकली डेड बॉडीज जो लाई कर रही है वो तो सेम पीरियड से है नहीं, कुछ सेम पीरियड की डेड बॉडीज है, तो हो सकता है वहां ईगल और बिच्छू गैंग के बीच में गैंग वॉर हो गया होगा, है ना, माइट बी पॉसिबिलिटी सर, है ना। और ये वो टाइम है लेट हड़प्पन पीरियड में, आप समझिए कि बहुत सारी पॉपुलेशन बढ़ रही थी और पॉपुलेशन बढ़ने के साथ साथ टाउन प्लानिंग अबंडन हो गया था। अभी मैं आपको पढ़ाता हूं कि यहाँ से ग्रेजुअल फेज की शुरुआत होगी और ग्रेजुअल डिक्लाइन में वी हैव गॉट सर्टेन एंड क्लियर कट एविडेंसेस दैट द सिटीज ऑफ मोहनजोदड़ो हड़प्पा वर एक्चुअली फेसिंग द इशू ऑफ कैरिंग कैपेसिटी, मतलब वहां पे उनकी जो डिजाइनिंग हुई थी इनिशियली उससे ज्यादा पॉपुलेशन, मतलब एक टाइम के ऊपर हमने देखा था कि 40,000 के आसपास इनकी पॉपुलेशन हुआ करती है या होती होगी सर, है ना, तो उससे भी ऑलमोस्ट डबलिंग हो गया है, ऐसी कुछ कहानी भी बोलते हैं। तो सिटीज वर ऑलरेडी डीके, डीके का मतलब है कि ये डिक्लाइन में चल रहे थे, शहरों के अंदर पॉपुलेशन बहुत बढ़ रही थी, डेंसिटी बहुत बढ़ रही थी, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज बहुत हो रहा था, और फिर उसमें कुछ ना कुछ लोकल झगड़ा पानी हो गया होगा, पानी के चक्कर में सर, है ना, नदियां ड्राई हो रही होगी और किसी ने किसी और के कुएं से पानी भर दिया होगा सर, तो मारा दिया सर, ठीक है, तो चलता रहता है, तो नॉर्मल ह्यूमन इंस्टिंक्ट है हमारा सर, है ना। आजकल क्या है, लोगों को गुस्सा बहुत छोटी छोटी बात पे आ जाता है, तो उसी में ही रोड रेज हो गया या पड़ोसी के साथ हो गया तो पीट दिया कूट दिया मर गया सर इंसान। आप देखिए सर, है ना, कि ये एज ए सोसाइटी हमारे लिए बहुत बड़ी एक इनफैक्ट चैलेंज है कि हम ये छोटी बात में मर्डर वाली कंडीशंस पे तो ना जाए कम से कम। आप जब पुलिस में जाओगे ना तो यू विल एक्चुअली गेट इरिटेटेड विद दिस काइंड ऑफ कंप्लेंट्स एंड केसेस, यार इतनी, मतलब आप कभी सोच नहीं सकते आप इतने बड़े लेवल के ऊपर जाने के बाद कि यार कोई इतनी सी बात के ऊपर क्राइम कर देता है क्या। बट आपको फिर साइकोलॉजी पे जाना पड़ेगा, ह्यूमन साइकोलॉजी के ऊपर जाना पड़ेगा कि भाई किस कारण वो बंदे मोटिवेट हुआ जो अक्यूज है सर, है ना, कि मैं मार दूंगा उसको, इतना गुस्सा था उसको 10-15 मिनट के फेज में। तो वही चीज़ है सर, है ना, सोसाइटी को गाइड करने की बहुत आवश्यकता है, उसको नर्चर करने की आवश्यकता है, जो इंटरनल प्रॉब्लम्स होते हैं उसको सोशल लेवल के ऊपर कैसे आप, है ना, कि कंफर्ट में ला सकते हो सर, है ना, फॉल्ट लाइंस कैसे भी चल रही है। आज भी देखो ना आप, और ये एक्चुअली भारत के सब रीजन्स में है बट कुछ विशेष रीजन में ज्यादा होता है, यहाँ गुजरात में भी हो जाता है ऐसा नहीं, पर गुजरात में क्या 10-15 दिन में एक केस होता होगा, मैं नॉर्थ में देखता हूँ तो हर रोज मुझे कुछ ना कुछ न्यूज़पेपर के अंदर मिल जाता है, लोकल न्यूज़पेपर के अंदर, ठीक है ना। सो यहाँ पे भी है, ऐसा नहीं है कि रोड रेज में कुछ माराकाटी हो गई ये हो गया, बट कंपैरेटिवली कम है। तो फिर इन सम रीजन्स आपको आप देखो आसाम मिजोरम की केस देख लीजिए अभी आज की तारीख में, तो वहाँ बॉर्डर क्लैशेस चल रहे हैं सर, ठीक है ना, तो स्टेट की डिमार्केशन को लेकर इश्यूज चल रहे हैं, तो बहुत सारी फॉल्ट लाइंस है एंड वेरी इमोशनल इश्यूज आर देयर आल्सो। खैर चलिए सर, ठीक है ना, तो इट्स वेरी चैलेंजिंग फॉर द लॉ एंड ऑर्डर मशीनरी कि उसको कैसे कंट्रोल किया जाए। और फिर आसाम मिजोरम केस में तो आप देखोगे तो पुलिस के ऊपर भी अटैक हुआ ना, तो मैंने पुलिस में लॉस द लाइफ एज वेल सर, ठीक है ना, तो इट्स वेरी टफ टू वर्क इन दिस सिचुएशन सर। तो यूनिफॉर्म फोर्सेस की तो उनके तो आप कभी कभी देखिए ना, हम बोलते रहते हैं कि पुलिस वालों के जो नेचर होता है, एटीट्यूड बहुत अकड़ बन गया ये वो, मतलब काइंड ऑफ ध्यान नहीं दे रहे, उनके ऊपर इतना वर्कलोड होता है ना, 18 आवर्स से 24 72 आवर्स की ड्यूटी करते हो, 72 आवर्स की ड्यूटी के बाद 5 घंटे का ब्रेक मिलता है, फिर कॉल आता है, फिर जाना पड़ता है वापस, तो एटलीस्ट आपका दिमाग भी थक जाता है ना सर, क्योंकि आज एक पुलिस स्टेशन में 150 की एवरेज सैंक्शन स्ट्रेंथ होनी चाहिए सर, है ना, मतलब बेस्ड ऑन द एरिया कवरेज। अगर 10 लाख के आसपास की आपके पास या 5 लाख के आसपास की टोटल पॉपुलेशन आ रही है स्टेशन के अंदर में, तो 1:20 या 1:15 का रेशियो पकड़ के भी आप चलोगे तो भी आपको ठीक ठाक नंबर ऑफ पुलिसमैन चाहिए। पर इंडिया में वही है कि पॉपुलेशन के हिसाब से पुलिसमैन की रिक्रूटमेंट होती नहीं है, तो फिर ये सब प्रॉब्लम्स होते रहेंगे। चलिए कभी बाद में पुलिस रिफॉर्म्स के ऊपर बात करेंगे। चलो सर ठीक है, आपको समय मिले तो जूलियो रिबेरो सर्च करिएगा, जूलियो रिबेरो आर्टिकल्स ऑन पुलिस रिफॉर्म्स। एक्चुअली ही वाज सीपी ऑफ मुंबई एंड गुजरात डीजीपी, महाराष्ट्र डीजीपी, पंजाब डीजीपी, 3 जगह पे डीजीपी रहे वो, इंटरकाडर डेपुटेशन है एंड वन ऑफ द फाइनेस्ट पर्सनल्स टू राइट अबाउट द पुलिस रिफॉर्म्स एज ऑफ नाउ एज वेल सर, ठीक है ना। जूलियो रिबेरो का नाम नहीं सुना सर किसी ने? देखिए आप लोग के साथ प्रॉब्लम क्या है पता है, आप लोग क्या सोचते हो कि आज एक आर्टिकल आया, से फॉर एग्जांपल एक आर्टिकल आ गया रिगार्डिंग दी बॉर्डर क्लैशेस एट असम एंड मिजोरम, अब आपको लगेगा कि वहां से मेंस का क्वेश्चन, देखो यूपीएससी कभी एक आर्टिकल से मेंस का क्वेश्चन नहीं बनाएगा, समझ में आया कि नहीं है। यूपीएससी ये देखेगा कि क्या इनफैक्ट है ना कंटेंट है, क्या थीम है टॉपिक की, और वहां से पूरा प्रश्न निकालेगा। तो मैं अभी पुलिस रिफॉर्म्स की बात कर रहा हूं, तो आपको कोई एक विशेष स्पेसिफिक केस में आपको पुलिस को नहीं पढ़ना है, आपको देखना है राइट फ्रॉम द ओरिजिन टू द प्रेजेंट डे व्हाट काइंड ऑफ रिफॉर्म्स वर प्रपोज्ड, हाउ द पुलिसिंग सिस्टम वर्क्स एंड व्हाट नीड्स टू बी चेंज्ड। उसमें प्रकाश सिंह केस भी आ जाएगा। आपका जो प्रश्न है ना रोल ऑफ सिविल सर्विसेज इन डेमोक्रेसी, मेंस के अंदर जीएस पेपर 2 में सर, है उनके साथ ये लिंकअप हो जाता है सर, है ना। जीएस पेपर 3 में भी चला जाएगा इंटरनल सिक्योरिटी को लेकर, क्योंकि पुलिस इज द फर्स्ट लाइन जहां से इंटरनल सिक्योरिटी की शुरुआत होती है सर, ठीक है। तो ये क्या है कि बहुत सारे, तो मैंने बच्चों को देखा है वो, और फिर वो हम एक आर्टिकल के ऊपर से प्रश्न लिखेंगे और फिर कहेंगे कि सर हमको चेक करके दे दो, है ना सर, यहाँ से क्वेश्चन, अरे भाई नहीं बनता, ऐसे क्वेश्चन थोड़ी बनेगा, यूपीएससी वाले पागल है, तो ऐसे तो दिन के 100 क्वेश्चन निकल जाएंगे, 100 आर्टिकल्स लिखे जाते हैं सर, कुछ भी। हाँ चलिए सर ठीक है, तो लेट मी कम बैक टू दिस पॉइंट। ओके, तो मैं आपको ये हाइपोथेसिस बता रहा था, लड़ाई झगड़े की बात कर रहा था, तो ये हाइपोथेसिस आपको पूरा पिक्चर क्लियर हो जाना चाहिए कि क्या क्या चीजें चल रही है, और इसमें हम लोग आज की तारीख में नकारते हैं सर, ठीक है। तो ये 3 थियरी को हमने देखा, उसमें बहुत इंटरेस्टिंगली इनफैक्ट है ना मोहनजोदड़ो के अंदर आपको ये स्केलेटन्स वाले बरियल्स दिखे जहाँ पे ऑर्नामेंट्स भी किसी ने पहने हुए हैं सर, ठीक है। तो ये चीज दर्शाती है कि 1925 के अंदर जब ये डिस्कवरी हुई मोहनजोदड़ो में, तो ये जॉइंट बरियल या फैमिली बरियल को भी दर्शाता है। अब यहाँ पे ऑर्नामेंट्स के साथ किसी को दफनाया है, तो फिर यहाँ से एक दूसरा प्रश्न ये भी होता है कि अगर यू आर लाइक बरिंग समवन विद ऑर्नामेंट्स, तो इट माइट नॉट बी अ रिजल्ट ऑफ इन्वेजन, क्योंकि आक्रमण होता है तो जनरली पहले तो ज्वेलरी को छीन लेगा आपसे सर, ठीक है। सो काइंड ऑफ अ फैमिली बरियल था, या हम लोग कह सकते हैं कि रिचुअल बरियल की कहानी आपको दिख जाएगी सर, ठीक है। तो इनके बेसिस के ऊपर से हम लोग को पिक्चर क्लियर कर समझ में आ रहा है कि भाई इनके यहाँ पे जो डिक्लाइन था, वो डिक्लाइन में कोई भी चीजें सीधे सीधी इन्वेजन की नहीं चल रही है। तो इनफैक्ट अगर इन्वेजन की नहीं चल रही है, अगर सडन डिक्लाइन की नहीं चल रही है, तो डिक्लाइन कैसे हुआ, तो फिर दूसरी ग्रुप की थियरी आई जिसे हम लोग कहते हैं ग्रेजुअल डिक्लाइन की थियरी। अब ये जो ग्रेजुअल डिक्लाइन है दैट इज बेस्ड ऑन द आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस, एंड व्हेन वी स्टडी द आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस वी कम टू नो कि इन द लेट हड़प्पन फेज, लेट हड़प्पन मतलब 1900 बीसी के बाद वाला पीरियड, उसमें आपको भारत के अलग अलग रीजन्स में आपको अलग अलग प्रकार की साइट्स दिख जाएगी। समझ में आया कि नहीं आपको सर, ठीक है। सो इन द लेट हड़प्पन फेज वी फाइंड मल्टीपल साइट्स व्हिच वर एक्चुअली कवरिंग डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री सर, ठीक है। जैसे आप देखोगे तो यहाँ स्वात वाली कल्चर दिखेगा, यू फाइंड स्वात वाली कल्चर इन द नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री, जहाँ एक साइड के ऊपर आपकी छोटू और ऊपर की साइड्स हुआ करती थी। आज का जो मॉडर्न डे हड़प्पा है वहाँ पे आपको सिमेट्री एज कल्चर दिखेगा सर। सिमेट्री एज का मतलब है हड़प्पा के ही साइट, वही हड़प्पा, बट वहाँ पे जो रिचुअल्स है, वहाँ के जो बरियल्स है, उसकी डिजाइन बदल दी गई है, उसकी टेक्निक बदल दी गई है,
उसके अंदर जो पॉटरी के ट्रेडिशंस मिल रहे हैं वो अलग मिल रहे हैं, और सेटलमेंट की साइज बहुत छोटी मिल रही है सर, ठीक है। तो जो हड़प्पा टाउन जो पुराना था वहां पे आपको सिमेट्री एज कल्चर मिल रहा है। अभी हम लोग कल के क्लास के अंदर इसको कंटिन्यू करेंगे सर, बट उसमें काफी सारे बहुत सारे चेंजेस देखने को मिले आपको। अब सेटलमेंट्स की अगर आप लोकेशन देखोगे ना, तब यहाँ से यहाँ पे और यहाँ पे ज्यादा हो रही है। सो नंबर ऑफ सेटलमेंट्स हैव एक्चुअली इंक्रीज्ड इन द ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ द कंट्री, खास करके राजस्थान हरियाणा वाले रीजन में और गुजरात वाले रीजन में सर। पॉइंट समझ में आ रहा है नहीं आ रहा आपको? तो यू ट्राई टू कंपेयर विद द मैप ऑफ द प्री हड़प्पन, सॉरी द मैच्योर हड़प्पन एंड द लेट हड़प्पन सर, ठीक है ना। तो व्हाट डू वी सी कि इन द मैच्योर हड़प्पन पीरियड वी फाइंड दिस मेनी साइट्स, हमको यहाँ पे साइट्स दिख रही है। इसी को अगर आप लेट हड़प्पन के साथ कंपेयर करोगे तो ये लेट पीरियड में यहाँ पे साइट्स ज्यादा दिख रही है और यहाँ पे साइट्स ज्यादा दिख रही है सर, ठीक है ना। तो सिमेट्री का मतलब बेसिकली क्या कहते हैं, कब्रिस्तान, कब्रिस्तान सर, ठीक है ना। सो वी सी दैट सिमेट्री का मतलब कब्रिस्तान ही होगा, सारी भाषा में कब्रिस्तान कहेंगे सर, ठीक है। तो वहाँ पे जो बरियर्स मिले, ग्रेव, ग्रेव कहते हैं, गांधार ग्रेव कल्चर है ना, स्वात वैली वाला गांधार ग्रेव कल्चर, सब अलग अलग प्रकार के। तो बेसिकली सिमेट्री को कब्रिस्तान कहेंगे। तो उनका जो कब्रिस्तान के आधारित कल्चर बना, क्योंकि उसमें जो आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस जो मिले हैं दीपक, वो सब सिमेट्री के ऊपर से मिला है सर, इसके लिए उसको ग्रेव के रूप में, कब्र के रूप में पहचानते हैं। चलिए सर, ठीक है। तो आप समझिए कि ये मैच्योर हड़प्पन साइट्स है, दिस आर मैच्योर हड़प्पन साइट्स। यहाँ पे जो हम लोग देख रहे हैं ना, लेट हड़प्पा में कहाँ पे लोकेशंस हो गई है, यहाँ पे हो गई। यहाँ पे साइट्स मिलती है बट वी फाइंड वेरी लिमिटेड साइट्स, समझे नहीं समझे। तो ये चीज दर्शाती है द हड़प्पन्स हैव एक्चुअली शिफ्टेड टू द ईस्टर्न साइड, समझे नहीं समझे, एंड दे हैव शिफ्टेड टू द साउथर्न साइड। कौन समझ में आ रहा है सर आपको? सो बेस्ड ऑन द आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस वी सी दैट द हड़प्पन्स हैव एक्चुअली शिफ्टेड है। अगर इन्वेजन हुआ हो तो ग्रेव ना मिलता, वही है ना, मैंने आपको बताया इन्वेजन थियरी तो पंचर हो गई है सर, इन्वेजन थियरी तो चलती नहीं है। वो तो क्या है कि 1930-40 में हम गुलाम थे सर, वी वर एक्चुअली कॉलोनी, और फिर कॉलोनियल रूल को जस्टिफाई करना था, है ना। तो मैंने आपको पहले भी बताने की कोशिश की थी सर, ठीक है, कि जो हिस्टोग्राफी है ये सब कुछ हिस्टोग्राफी ऊपर से ही देखना है यार। आपको पहले 2 क्लासेस ले रहा था तो काफी लोगों को लग रहा था कि सर हम कुछ ज्यादा चर्चा में चल रहे हैं, क्योंकि इन सब के कंटेक्स्ट में आपको पढ़ाता रहूंगा, वहां से ही आपकी हाइपोथेसिस बन जाएगी और उसी को पंचर करना होता है क्वेश्चन के अंदर, ठीक है ना। तो दिस इज हाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड द जक्सटापोजिंग ऑफ द डिफरेंट डिफरेंट ऑथर्स हु हैव रिटन अबाउट अ सर्टेन इवेंट इन हिस्ट्री, है ना, कि एक ही बहुत सारे ऑथर्स ने, एक्सपर्ट्स ने, तज्ज्ञों के द्वारा लिखा गया है, तो उसको जक्सटापोज सुपरइंपोज करके हम फिर अपना एक फाइनल ओपिनियन कंक्लूजन निकालेंगे कि सच्चाई क्या थी सर। तो सच्चाई ये थी कि आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस में लेट हड़प्पन पीरियड में गुजरात में और राजस्थान हरियाणा वाले रीजन में साइट्स बढ़ रही है, नंबर ऑफ लेट हड़प्पन साइट्स आर इंक्रीजिंग। यहाँ पे मैच्योर हड़प्पन की लिमिटेड साइट्स थी। यहाँ पे हमको देखने को मिल रहा है कि आज का जो मोहनजोदड़ो वाला रीजन है, गगर हाकरा वाला जो रीजन है, खास करके चोलिस्तान वाला रीजन है, वहां पे साइट्स बहुत कम हो रही है। तो इसी के कारण ड्राइंग अप ऑफ रिवर्स का एक कारण लोग कह सकते हैं कि माइट बी पॉसिबिलिटी, या इसमें दूसरा रीजन बोला गया है कि इकोलॉजिकल इंबैलेंस हुआ होगा सर, ठीक है। तो ये जो ग्रेजुअल डिक्लाइन की थियरी, उसमें आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस दिख रहे हैं कि गुजरात और हरियाणा राजस्थान की साइट्स के अंदर वी सी मोर नंबर ऑफ सेटलमेंट्स कमिंग इनटू द पिक्चर। और दूसरा इनफैक्ट इसके पीछे का कारण इकोलॉजिकल इंबैलेंस को बोला गया है सर हम। तो ये इकोलॉजिकल इंबैलेंस की कहानी आर्कियोलॉजी के साथ कैसे लिंकअप होती है उसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं सर, है ना, कि यहाँ पे पर्यावरणीय रूप से बहुत सारे बदलाव आए सर, है ना, परिस्थिति और एवं पर्यावरण, आप पढ़ते हो ना इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, तो सब कुछ हिस्ट्री के अंदर याद पढ़ा देंगे, हमने ज्योग्राफी भी पढ़ लिया सर, प्लेट टेक्टोनिक भी पढ़ लिया, फिर हमने इकोनॉमी भी देख ली सर, है ना। अब इकोलॉजी के ऊपर चले जाते हैं सर, एनवायरनमेंट का पॉइंट भी आ जाएगा, है ना। तो आधे से ज्यादा लोग तो जो पहली बार हिस्ट्री पढ़ते हैं उनको तो बहुत भारी लग रहा होगा कि सर कहाँ कौन सा सब्जेक्ट मिक्स मैच हो गया सर, ठीक है, क्योंकि हिस्ट्री इज द मदर ऑफ ऑल द ह्यूमैनिटी सर, है ना, समझे नहीं समझे। साइंस एंड टेक भी हड़प्पा का हमने ऑलरेडी चर्चा किया है सर, ठीक है। सो क्या होता है, मैं उसके फेजेस के ऊपर में बाद में आता हूँ सर, ठीक है। तो इकोलॉजिकल इंबैलेंस की कहानी यहाँ पे बोली जाती है सर, ठीक है। और इसके अंतर्गत वी सी दैट इन्होंने बताया कि यहाँ पे क्या कंडीशन हुई होगी सर, ठीक। इन्होंने कहा कि इनके शहर जो थे वो पहले से सेमी एरिड सिचुएशंस रीजन्स में हुआ करते थे, हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो है। हड़प्पा तो चलो अभी भी राबी बड़ी दो आपके अंदर मिल जाएगा सर, राबी भी आ सकता है, पानी मिल रहा था, बट नीचे के एरियाज में तो हमको पता चल रहा है कि बहुत ही इकोलॉजिकली सिंध है या गुजरात के रीजन हो गए, धोलावीरा वाला, वो सब रीजन इनका काफी सेंसिटिव रीजन है सर, ठीक है। सो माइट बी पॉसिबिलिटी कि इकोलॉजिकल बैलेंस जो है वो उसके सर्वाइवल के पीछे रिस्पांसिबल था। इकोलॉजिकल बैलेंस का मतलब क्या होता है सर, ठीक है। तो इफ यू आर लिविंग 100 पीपल आर लिविंग इन अ कम्युनिटी सर, है ना, 100 लोग एक कम्युनिटी में रह रहे हैं, एक विलेज के अंदर रह रहे हैं, तो दे नीड सम रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज फॉर देयर सर्वाइवल, राइट सर। और ये जो नेचुरल रिसोर्सेज में क्या चाहिए, आपको फूड चाहिए, आपको वाटर चाहिए सर, आपको फ्यूल चाहिए होगा सर, ये 3 मेन है ना सर, यहाँ से ही आपका जीवन चल पाएगा, गुजरान चल पाएगा। अब आप जहाँ गांव के अंदर रह रहे हो उसके आजू बाजू का कोई फॉरेस्ट है, वहाँ से आपको ये सब चीजें मिल रही है सर, आपका हैबिटेट है सर, गेटिंग अपॉइंट। सो माइट बी पॉसिबिलिटी कि अगर आपकी जब पॉपुलेशन बढ़ती है तो क्या नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर स्ट्रेस बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा सर, ठीक है ना। इसके आजकल हम लोग कहते हैं अर्थ ओवरशूट डे सर, है ना, आपने पता नहीं आप में से कितने घुंचुमल है सर, ठीक है, पर कभी जीएस को हिस्ट्री के साथ कोरिलेट करके पढ़िएगा, हर एक चीज समझ में आएगी सर। अर्थ ओवरशूट डे का कंसेप्ट आजकल याद रखा जाता है, आप इकोलॉजी के अंदर या करंट अफेयर्स में भी पढ़े होंगे सर। ये कौन सा दिवस है? तो वी सी दैट अर्थ की जो कैरिंग कैपेसिटी है वो कितने दिन में खत्म होती है सर, ठीक है, समझे नहीं समझे। अब कहानी ये है कि अर्थ की टोटल पॉपुलेशन जो है अपने रिसोर्सेज को कितने दिन के अंदर कंज्यूम करती है, द टोटल पॉपुलेशन और उसके रिसोर्सेज का इनफैक्ट टोटल कंजम्पशन सर, है ना। तो टोटल कंजम्पशन ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज अवेलेबल बेस्ड ऑन द पॉपुलेशन इन हाउ मेनी डेज इट इज कंज्यूम्ड, है ना। तो पहले क्या था कि हम कम लोग थे 1970s में और 80s में, तो अगर अर्थ के अंदर से हमको 100 kgs ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज मिलते थे तो वी यूज्ड टू कंज्यूम दैट ओवर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। लिमिटेड पॉपुलेशन थी, हमारी नीड्स उतनी नहीं थी, है ना, 50 लाख उतना शौक नहीं था। तो अर्थ में जितने भी टोटल नेचुरल रिसोर्सेज मिलते थे वी यूज्ड टू लाइक नो एबल टू सर्वाइव फॉर 1 ईयर, है ना, पूरा आराम से 365 दिन निकाल देते थे। अब ऐसा हो रहा है कि ओवर पीरियड ऑफ टाइम व्हेन पॉपुलेशन हैज इंक्रीज्ड और मटेरियल डिमांड हैज आल्सो इंक्रीज्ड, है ना, 50 तोला सब चाहिए ना, सब कुछ, है ना, ये चाहिए वो चाहिए, बड़ा सा घर चाहिए, है ना, गाड़ी बंगला नौकर चाकर चाहिए सर, है ना, तो पेट्रोल चाहिए आपको। तो देन इवेंचुअली वी आर एक्सप्लोडिंग द अर्थ। अब ऐसी कंडीशन हो रही है कि इन द स्टार्टिंग 6 months या 7 months आप पकड़ के लिए 200 सवा 200 दिन एवरेज लगते हैं टू कंज्यूम द रिसोर्सेज व्हिच वर सपोज्ड टू बी कंज्यूम्ड इन 365 डेज। जो रिसोर्सेज 350 या 365 दिन में हमको कंज्यूम करने थे और फिर अर्थ उसको रिप्लेनिश करता, रिप्लेनिश मतलब उसको रीस्टॉक करता, जो नेचुरल प्रोसेस के थ्रू आपकी वो है ना कि वाटर लेवल अप होता है, बारिश आती है, साइकिल चलती है, फिर से हमको रिसोर्सेज मिलते हैं, हम उसको सवा 200 दिन में खत्म कर देते हैं। अब होता क्या है कि हम अगले साल का स्टॉक भी ले रहे हैं, वी आर एक्चुअली टेकिंग द नेक्स्ट ईयर स्टॉक एज वेल, क्योंकि हम सवा 200 दिन में हमारे रिसोर्सेज का यूज कर लेते हैं, गेटिंग अ पॉइंट नॉट, है ना। तो ये अर्थ ओवरशूट डे है, ये मैं आज क्यों पढ़ा रहा हूं आपको, क्योंकि यही चीज हड़प्पा के अंदर हुई थी। आप जब सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं करते हो, आपको पता है कि हम सतत और स्थायी विकास नहीं कर रहे, आगे की जनरेशन के लिए सोच नहीं रहे, तो प्रॉब्लम होगा। ये अर्थ ओवरशूट इसके लिए तो कहते हैं कि सस्टेनेबल की तरफ चले जाइए सर, गो टुवर्ड्स सस्टेनेबिलिटी, है ना। सो व्हाट वी लर्न फ्रॉम हिस्ट्री वी नेवर लर्न फ्रॉम इट। हम इतिहास से वही सीखते हैं कि हमसे कुछ नहीं सीखते।
तो हड़प्पन के साथ एक टाइम के ऊपर ऐसी कंडीशन आई है कि जहां उनकी पॉपुलेशन बढ़ गई है और उनके पास रिसोर्सेज की कमी हो गई थी, क्योंकि ये सब ऐसे रीजन्स में सेटल हुआ करते थे जहां पानी की थोड़ी बहुत किल्लत थी। इसके लिए तो मोहनजोदड़ो में 700 कुएं बनाए हैं। अगर नेचुरली वाटर अवेलेबल होगा तो इतना सारा कुआं कौन बनाएगा? 700 वेल्स, मतलब समझ में आ रहा है सर कितना मैन आवर लगता है उसको बनाने में? हैव यू सीन लेबर मोबिलाइजेशन ड्यूरिंग द इंडस सिविलाइजेशन? हाँ, राजा हंटर मारता होगा गड्ढे, जेसीबी तो था नहीं कि खुदाई हो पाए सर, ठीक है। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि वहां ह्यूमन ही थे जो खड्डा खोद रहे थे उस टाइम पे। देयर वाज नो डेवलपमेंट ऑफ जेसीबी एट दैट टाइम। तो कहानी यही है कि जब हम लोग इंडस को देखेंगे या हड़प्पा सभ्यता को देखेंगे तो उसमें तो अर्थ ओवरशूट डे का कांसेप्ट इसके साथ लिंकअप हो रहा है। अर्थ ओवरशूट डे तो हम लोग ये पिछले 2-5 साल से इसके ऊपर चर्चा हो रही है, करंट अफेयर्स मैगजीन में या एनवायरमेंट के रिलेटेड आर्टिकल्स आ रहे हैं सर। बट हड़प्पन के साथ ये हुआ था, इनके रिसोर्सेज सूख रहे थे। हो सकता है कि नेचर के कारण ड्राइंग अप ऑफ रिवर्स माइट बी अ पॉसिबिलिटी, एंड ऑन वन साइड द पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग। व्हेन द पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग द रिसोर्सेज आर गेटिंग स्कैंट, स्कैरसिटी में चले गए। एंड डिमांड सप्लाई का मिसमैच तो आपको पता ही है कि क्या होता है सर, समझे नहीं समझे, वेरी इंपॉर्टेंट है ना। तो व्हाट डू वी सी ओवर हियर, बिकॉज ऑफ द इंक्रीजिंग इन पॉपुलेशन एंड द डिमांड सप्लाई मिसमैच ऑफ द रिसोर्सेज इज गोइंग प्लेस, यहां पे हमको पता चला है कि इशू क्रिएट हुआ। अब हड़प्पा के यहाँ पे हमको एक चीज मिल रही थी कि विलेजेस वर द मेन सप्लायर्स ऑफ फूड्स। खाने की जो सप्लाई थी वो गांव से आती थी। हमने देखा था कि एग्रीकल्चर में डाइवर्सिटी बेस्ड विजिट किया था और इसके कारण इनको सप्लाई वप्लाई में कोई दिक्कत नहीं आ रही थी। अब नॉर्मल केस में ऐसा हो रहा था कि छोटे छोटे गांव थे, वो करीबन 80% के आसपास अपना खुद का प्रोडक्शन करते थे और अपने पास ही रखते थे, और 20% प्रोडक्शन वो शहरों में भेजते थे, क्योंकि उनके खुद के लिए भी चाहिए होता है सर, ठीक है। तो एक हाइपोथेसिस लगाया गया, एक थियरी लगाई गई कि यार अगर गांव में 100 लोग रह रहे हैं तो 80% के आसपास जो चीजें उत्पादन हो रही है गांव वाले अपने लिए खर्च कर देंगे, और बाकी ट्रेड एंड कॉमर्स के थ्रू पेस्टोरल लोगों को, बंजारों को बोलेंगे कि जाओ अपने गधों के ऊपर लाद के जाओ और फिर शहर में बेच देना उसको सर, ठीक है। अब आप मोहनजोदड़ो को देखिए, मोहनजोदड़ो के वहां 40,000 की पॉपुलेशन है। अब मोहनजोदड़ो कैन नॉट बी डिपेंडेंट ऑन वन विलेज और टू विलेजेस, इट नीड्स टू हैव सप्लाई फ्रॉम सैकड़ों विलेजेस। द सेम अप्लाइज फॉर हड़प्पा। तो मैंने आपको बताया था कि हड़प्पा की स्ट्रेटेजिक लोकेशन थी, नॉर्थ में से कुछ लेके आते थे, साउथ में से कुछ लेके आते थे, वेस्ट से लेके आते थे, ईस्ट से, सब जगह से लेके आते थे। अब जो शहरों को सप्लाई देने वाले गांव थे, अगर वो गांव की एग्जिस्टेंस खत्म हो गई तो शहर भी टूट जाएंगे, होगा कि नहीं होगा सर? सो ये बोला गया कि बिकॉज ऑफ द इकोलॉजिकल चेंजेस रिसोर्सेज ड्राई हो गए, नदियां भी सूखी होगी, क्योंकि नदी भी कभी कभी प्लस माइनस होता रहता है। बारिश नहीं आई होगी 1-2 साल में, क्योंकि मोहनजोदड़ो, धोलावीरा, गुजरात के जो एरिया दे आर नोन फॉर द लेस रेनफॉल, है ना, सिंध और गुजरात पर्टिकुलरली। एंड जब बारिश नहीं आ रही है तो आपके रिसोर्सेज सूखेंगे, क्योंकि जंगल से रिसोर्सेज मिलने बंद हो गए, नेचुरल रिसोर्सेज, एग्रीकल्चर नहीं हो पाया। कुछ जगह के ऊपर फ्लड आ गए, कुछ जगह के ऊपर बारिश नहीं आई, फिर ड्रॉट कंडीशन, फ्लड कंडीशन साइमल्टेनियसली चलती है। यहाँ गुजरात में आपको कभी कभी दिखेगा कि साउथ गुजरात इज गोइंग थ्रू फ्लड कंडीशन एंड सौराष्ट्र नॉर्थ गुजरात इज हैविंग फाइन कंडीशन। आप एक ही जगह में, मैं तो यहाँ तो हमने देखे प्रैक्टिकल एग्जांपल कि दक्षिण गुजरात में खतरनाक उफान आया हुआ, इतनी नदियां ऊपर चल रही है, और नॉर्थ गुजरात में या सौराष्ट्र में जाओगे पानी के लिए लोग तरस रहे हैं, है ना। तो ये सब पूरा भारत में भी होता है सर, बट ये हड़प्पा के अंदर भी हुआ था कि कुछ रीजन में फ्लडिंग था पर कुछ रीजन में पानी नहीं था। पॉपुलेशन बढ़ रही थी वहाँ पे, पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है मालथूस के हिसाब से आप देखिए जाए तो ओवरऑल भी सेटलमेंट बेस जब बढ़ता है लॉन्ग टाइम के लिए, तो ये जो सिचुएशन क्रिएट हो रही है इसके कारण वहाँ पे रिसोर्सेज बहुत कम हो गए। एंड बिकॉज रिसोर्सेज कम हो गए तो लोगों को लग रहा है कि अब यहाँ पे रह के क्या करेंगे। सो कुछ लोग रहते हैं, कुछ लोग माइग्रेट करते हैं सर। रिसोर्सेज कम होते हैं तो आपके बीच में कन्फ्लिक्ट भी होता है। आप देखिए जब सोसाइटी में प्रॉस्पेरिटी होती है तो लड़ाई झगड़ा कम होता है, क्योंकि सबके पास 4 चलने वाली गाड़ी है सर, सबके पास गाड़ी बंगला नौकर चाकर, कोई दिक्कत नहीं। तो ये जो आप मोहनजोदड़ो में हत्याकांड की बात कर रहे हो ना, मैसेकर एट मोहनजोदड़ो, माइट बी बिकॉज ऑफ सम काइंड ऑफ वाटर शेयरिंग इशू, और यहाँ गली में से जाते जाते कुछ ना कुछ बोला चाली हो गई होगी सर, ठीक है। तो सराउंडिंग कम्युनिटी वुड हैव अटैक्ड द सिटीज, है ना। माइट बी पॉसिबिलिटी कि गांव वालों ने आके शहर वालों को पीट दिया होगा, शहर वालों ने गांव वालों को कूद दिया होगा सर, है ना। तो लोगों को लग रहा था कि पॉपुलेशन बहुत बढ़ गई है, इतनी पॉपुलेशन बढ़ गई है तो टाउन प्लानिंग हो ही नहीं पा रहे हैं, क्योंकि एंक्रोचमेंट होने की शुरुआत हो गई है, समझे नहीं समझे। एंक्रोचमेंट होने की शुरुआत हो रही है। आप जो शहर को 4,000 लोगों के लिए बनाया था या 40,000 लोगों के लिए बनाया था, आज वहां पे 80,000 लोग रह रहे हैं। इफ यू हैव एक्चुअली बिल्ट अ टाउन फॉर 40,000 कैपेसिटी एंड 80,000 पीपल आर स्टडी लिविंग ओवर देयर, देन व्हाट विल हैपन। हां, हम भारत में यही हो रहा है ना सर, हमारे कुछ कुछ शहर अपनी कैपेसिटी के बाहर काम कर रहे हैं। बंबई देख लीजिए, आप दिल्ली देख लीजिए सर, है ना। तो इतनी ऐसी कंडीशन है जहां पीपल आर एक्चुअली इन फैक्ट लिविंग इन अ वेरी क्रैम्पी स्पेसेस। सो व्हेन द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग डिटीरियोरेटेड फॉर सम इयर्स दे सर्वाइव्ड, वो कैसे भी करके अपना जीवन चलाते हुए शहर में रहने को मिल रहा है। फिर एक हद के बाद पता चला कि अब नहीं रहना है ना, तो लेट्स मूव आउट, एंड देन पीपल स्टार्टेड माइग्रेटिंग, and the migration happened in the southern part of the country, particularly Gujarat, from Mohenjo-daro, and from Harappa people shifted to Rajasthan and Haryana, समझे। So we see that the transition took place, and this transition ultimately resulted into loss of script, loss of culture, loss of identity for the Harappans। क्यों ऐसा होता है, उसके पीछे का कारण यह है कि जो बंदा ये जानता था ये स्क्रिप्ट को डेवलप करना, या जो वहाँ के कारीगर लोग थे सर, है ना, उन सब लोगों को धीरे धीरे काम धंधा भी नहीं मिल रहा था, ट्रेड एंड कॉमर्स डिक्लाइन पे चल रहा है, जो डिमांड सप्लाई होना चाहिए नहीं हो रहा था, तो आगे की जनरेशन में पास ऑन नहीं हुआ। एंड दिस इज वन ऑफ द रीजंस कि जब ग्रेजुअल ट्रांजिशन हो रहा है तो माइट बी पॉसिबिलिटी कि ये लोग ने आगे की जनरेशन में पास ऑन नहीं किया और इसके लिए स्क्रिप्ट और एविडेंसेस आपके कम मिल रहे हैं। दूसरा हो सकता है कि मैंने आपको बताया कि टोटल आर्टिफैक्ट्स जो मिले हैं स्क्रिप्ट बेस, उसमें से 80% हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में मिले हैं। तो दिस टू वर द मेन सेंटर्स जहाँ पे स्क्रिप्ट बेस काम हो रहा था, इनकी लिपि का काम हो रहा था। और ये दोनों की दोनों शहर ही जब डिक्लाइन में चले गए तो कोई और काम करने वाला पहले भी नहीं था, बाद में भी नहीं मिलता है। समझ में आया कि नहीं आपको? डोंट आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? ओके, हमने पिछले क्लास में पढ़ा था कि हड़प्पा की जो स्क्रिप्ट है उसकी जो डेवलपमेंट सेंटर्स थे वो दो ही थे, क्योंकि जो स्क्रिप्ट बेस्ड आर्टिफैक्ट मिले, पॉटरी मिले हैं, एमुलेट्स मिले, सील्स मिले, बहुत सारी और भी चीजें मिले हैं, वो मैक्सिमम इनफैक्ट हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के अंदर ही मिलते हैं। मतलब वहाँ पे कारीगरी होती होगी, वहाँ पे इंस्क्रिप्शंस होते होंगे। और फिर ये जब दोनों शहर डिक्लाइन में चले गए तो बाकी सारे सेंटर्स में तो पहले भी स्क्रिप्ट का यूज नहीं हुआ था, तो लेट पीरियड में भी नहीं हुआ। तो हिस्टोरियंस और आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं कि लेट पीरियड में स्क्रिप्ट के एविडेंसेस कम होते हैं, तो पहले भी कम ही थे। हड़प्पा मोहनजोदड़ो को छोड़ के इफ यू सी द ओवरऑल सिविलाइजेशन यू विल फाइंड लेसर नंबर ऑफ एविडेंसेस ऑफ द स्क्रिप्ट, है ना। सो ओवरऑल माइट बी अ पॉसिबिलिटी कि ये इकोलॉजिकल इंबैलेंस सबसे मतलब है ना एक अच्छा रीजन हो सकता है, गुड हाइपोथेसिस के रूप में इसको कंसीडर कर सकते हैं। एंड इन्हीं बेसिस के ऊपर से लोगों ने कहा कि भाई डिक्लाइन हो गया। अब यहाँ पे इकोलॉजिकल इंबैलेंस ग्रेजुअल डिक्लाइन के साथ चलता भी है, प्रॉब्लम ये हो रहा है कि इसमें भी कुछ ना कुछ लोचा हो गया था सर, ठीक है। लोचा क्या हुआ था
कि जब इन्होंने कहा कि इकोलॉजिकल इंबैलेंस का मुख्य कारण क्या है, कि नदियां सूख रही है, पानी इज द मेन रीजन है ना, स्कैर्सिटी ऑफ वाटर विल लीड टू स्कैर्सिटी ऑफ ऑल थिंग्स, एंड स्कैर्सिटी ऑफ वाटर इज बेस्ड ऑन द स्कैर्सिटी ऑफ रेनफॉल। पानी नहीं ऊपर से नहीं आ रहा है तो नीचे जमीन में भी नहीं आएगा, जमीन में नहीं आएगा तो फिर चीजें उगेगी नहीं, मिनरल्स नहीं मिलेंगे, रिसोर्सेज नहीं मिलेंगे सर, ठीक है। अब फेयर सर्विस ने जो हाइपोथेसिस दिया उसके बेसिस के ऊपर ड्रॉट की कंडीशंस मिलनी चाहिए, और हमको वाटर की एबिलिटी से भी पता चलता है, लेयर्स की एबिलिटी से, कि कहां पे ड्रॉट की कंडीशन हुई होगी सर, ठीक है, क्लाइमेट फैक्टर। अब लोगों ने हाइपोथेसिस के ऊपर रिसर्च करना शुरू किया, बोले सैंपल निकालो, चलो मट्टी के जमीन के सैंपल निकालो, सॉइल सैंपल्स। अब पता चल रहा है कि पिछले 1000 साल से आपकी जो सॉइल की क्वालिटी है वो वैसी की वैसी रही है। द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल इन दिस रीजन ऑफ हड़प्पा एंड आल्सो इन द साउथर्न पार्ट ऑफ द कंट्री हैज रिमेन्ड सेम। दैट मींस कि if the water would have dried up and the water availability would have lessened, it would have shown somewhere in the form of the soil samples or any kind of availability in the form of agricultural evidences. समझ में आया कि नहीं आपको सर, ठीक है। सो व्हाट डू वी सी ओवर हियर, कि यहाँ पे जो इकोलॉजिकल इम्बैलेंस की कहानी बोली गई है, ये इकोलॉजिकल इम्बैलेंस में भी यहाँ पे एक वीकनेस यही आ रही है कि अगर पानी या नदी सूखती तो उसके पीछे एविडेंसेस भी मिलने चाहिए सर, ठीक है। एंड दिस इज वन ऑफ द रीजंस कि नो डाउट कि इकोलॉजिकल इम्बैलेंस पार्शियली रिस्पॉन्सिबल है। पॉपुलेशन का डेटा हमको नहीं मिल रहा है, मैंने आपको बताया कि इनिशियली हमने अज्यूम किया था कि 40,000 की पॉपुलेशन रहती होगी, अभी भी हम लोग अज्यूम करते हैं कि अब 80,000 होंगे, क्योंकि हड़प्पा के अंदर या मोहनजोदड़ो के अंदर स्केलेटन्स मिले हैं, वो तो कितने मिले, 100 200 500, राखीगढ़ी नेक्रोपोलिस है 200 ग्रेवयार्ड्स एक साथ मिली है, बट उसके सिवाय और क्या, गेटिंग अपॉइंट, समझे नहीं समझे। तो कहानी ये चलती है कि द हड़प्पन कल्चर हैड अ डिक्लाइन, इकोलॉजी प्लेड अ मेजर रोल इनटू दिस डिक्लाइन, बट इकोलॉजी में जो इंबैलेंस ऑफ रिसोर्सेज के अंदर हम लोग एविडेंसेस में पूरी तरह से सहमत नहीं है। दूसरा क्या है कि अगर डिक्लाइन है तो हमारे पास एविडेंसेस सीधे सीधे जो लिंकअप होने चाहिए वो नहीं मिल रहे हैं। और यहाँ से ही कहा गया कि ट्रेड एंड कॉमर्स माइट बी अ मेजर रोल इनटू दिस डिक्लाइन फैक्टर, कि यहाँ पे ट्रेड एंड कॉमर्स डिक्लाइन में गया होगा, इनकी इंटरडिपेंडेंस जो है वो इशू क्रिएट किया होगा और ग्रेजुअल डिक्लाइन में चले गए। और जब ग्रेजुअल डिक्लाइन में चले गए तो गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा के जो ईस्टर्न पार्ट है वहां पे आपका डेवलपमेंट मिला, सिंध बलूचिस्तान में छोटे कल्चर्स मिले, दो दे कंटिन्यू टू लिव विद हड़प्पन वे ऑफ लाइफ। अब मैंने आपको बताया कि मूल तरह से यहाँ पे जो ग्रेजुअल डिक्लाइन है, ये ग्रेजुअल डिक्लाइन के हमको एविडेंसेस मिल रहे हैं, और ये एविडेंसेस कहाँ पे मिल रहे हैं, दोनों सिटीज के अंदर मिल रहे हैं सर, ठीक है। पहले मोहनजोदड़ो को देखा गया तो मोहनजोदड़ो में पता चल रहा है कि टाउन प्लानिंग भूल गए वो लोग, मॉन्यूमेंटल स्कल्पचर्स भूल गए, सेटलमेंट की साइज पहले बहुत बड़ी हुआ करती थी, अब छोटी हो गई सर, है ना। ईंटों की कंडीशन खराब हो गई, ब्रिक्स की कंडीशन खराब हो जाती है। इनफैक्ट ये जो पंजाब से लेके आप गनेरीवाल बीच में आता था सर, भावलपुर वाला रीजन है पंजाब में सर, ठीक है, हड़प्पा है, वहां से आप मोहनजोदड़ो की आओ तो आपको बहुत सारे चेंजेस के अंदर हमको चीजें दिखेगी। वही चेंजेस हड़प्पा के अंदर भी दिखे, वहां पे भी सेटलमेंट छोटा हो गया। वहां पे जो नया कल्चर बना जिसे हम लोग कहते हैं सिमेट्री एज कल्चर, मैंने आपको बताया कि पुराने हड़प्पा से ये नया ऊपर की लोकेशन मिल रही है स्ट्रेटोग्राफी के अंदर, गेटिंग अपॉइंट, टेक्निक्स अलग हो रही है, मॉन्यूमेंटल बिल्डिंग, सिटाडेल, ग्रेट बाथ आदि इत्यादि ग्रैनरी सब कुछ गायब हो गया। और फिर कुछ समय तक 100 एक साल तक ट्रेंड के हिसाब से अलग अलग ईयर्स बोले गए, ये दोनों के दोनों सेंटर्स को लोग भाग के छोड़ के चले गए सर। अब ये थियरी सबसे ज्यादा मेन है ग्रेजुअल डिक्लाइन में, कि पीपल ट्राई टू हैंग ऑन टू दैट सिटीज, है ना, लोगों ने वो ना लटके रहे कि नहीं नहीं रुकेंगे, कुछ तो मिल जाएगा, कुछ तो जीवन चला देंगे सर। तो देन दे हैंग ऑन, है ना, बोले पकड़े रहना, छोड़ना नहीं, पकड़े रहना। फिर पता चला कि यार नहीं लगे, दम नहीं रहा, बोले निकलो यहाँ से सर, ठीक है। सो इवेंचुअली वी सी दैट बोथ द सेंटर्स वर अबंडन, बट दे वर नॉट अबंडन ओवरनाइटली। कहने का मतलब ये है कि अगर सडन डिक्लाइन होता तो ओवरनाइट अबंडनिंग होगा, बोले भाग के चले गए, सुबह उठे बोले गया, वो अमेरिकन ने किया ना बस बगराम से सर, है ना, रात को 3 बजे भैंस को पता चला कि अमेरिकी भाग गए सर, ठीक है। तो अमेरिकन किसी को पूछे बगैर आए थे, निकले भी पूछे बगैर सर, ठीक है। लोग अमेरिका को ब्लेम करते हैं कि उसने बताया नहीं, तो वो तुम्हारा थोड़ी दामाद हो रहा है कि तुमको बताएगा सर, है ना, तुम्हारा दामाद है कि तुमको बताएगा सर, उनको अपनी जान की पड़ी है। इतना बड़ा जब ट्रूप मूवमेंट हो रहा है, बाय रोड भी हो रहा था, ऑन एयर भी हो रहा था, दोनों ट्रूप मूवमेंट हो रहे थे। अमेरिकन न्यू कि दी तालिब्स माइट अटैक, सिक्योरिटी फैक्टर भी ध्यान में देना था। पुलवामा हुआ कि नहीं हुआ, ट्रूप मूवमेंट के कारण ही हुआ, क्योंकि ट्रूप मूवमेंट का नॉलेज था, इतनी बड़ी कॉन्वॉय जा रही है 2000 सोल्जर्स की, तो गुजर दो गाड़ी सर। हाँ, देखिए ये कुछ कुछ चीजों में अमेरिका अभी भी अपनी दादागिरी करता रहेगा, चिंता मत करो सर, ठीक है। लोग कह रहे हैं कि सूर्यास्त है ये वो फला टीम का सर, है ना, अमेरिका को जाना था वो अपने हिसाब से चला गया, ओवरनाइट अबंडन किया, सडन डिक्लाइन हुआ सर, है ना, बगराम से वो निकला, अपनी फुर्सत से निकल गया। उसको ये डर था कि अगर हम अफगान फोर्सेस को जान करेंगे कल उनके तालिब को पता चल जाएगा सर, है ना, एंड दिस विल क्रिएट अ प्रॉब्लम फॉर अस, समझे कि नहीं समझे, है ना? तो उनको अपनी सिक्योरिटी सबसे ज्यादा है, स्वार्थी है ना, वो तो सबसे बड़ा स्वार्थ है सर, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको ठगा नहीं, अमेरिका ने किसी को बाकी नहीं छोड़ा पूरी दुनिया में। चलिए सर, ठीक है, और पूरी दुनिया में आग लगा रहेगा, उसकी कहानी ये है, उसको अपना घर बचाना है तो पूरी दुनिया में आग लगाएगा सर, है ना, तो फिर उसको सब लोग वहाँ पे उलझे रहेंगे, बोले यहाँ देखो वहाँ देखो, वो अपने घर में चिल मार रहा है सर, तो परफेक्ट है सर, वैसे ही होना चाहिए आपकी। चलिए सर, क्या बता रहा था मैं आपको, हड़प्पा की बात कर रहा था कि अगर सडन डिक्लाइन होता, इफ दे हैव सडन डिक्लाइन, तो सिटीज में फॉर द नेक्स्ट कंटिन्यूइंग हंड्रेड्स ऑफ इयर्स वी कुड नॉट हैव फाउंड द स्मॉल कल्चर्स व्हिच वर एग्जिस्टिंग। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? द सिटीज वर अबंडन्ड इन अ लेटर पीरियड आफ्टर सम टाइम, लेटर ऑन बोथ द सेंटर्स वर अबंडन्ड। समझ में आया आपको? तो ये चीज दर्शाती है कि हड़प्पा के शहरों का डिक्लाइन इनफैक्ट, है ना, अगर सडन होता तो ये सिटीज के अंदर कोई एविडेंसेस ही ना मिलते। दिस थिंग शोज ग्रेजुअल डिक्लाइन, और सर्वाइवबिलिटी का प्रश्न आया होगा। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को छोड़ा गया, मूल तरह से मेरा मानना है कि दे वर सेंटर्स ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट, दे वर सेंटर्स ऑफ प्रोडक्शन, they were dependent on the rural areas, and the rural areas outside both the towns dried up with the resources, so they tried to hang on, but then they realized कि नहीं हो पाएगा, they shifted in the other regions of Harappa. There was actually, we can see a development pattern, और ये जो डेवलपमेंट पैटर्न थी हमको पता चलता है कि वहाँ पे नंबर ऑफ सेटलमेंट्स बढ़ते हैं, मैंने अभी आपको बताया ना सर, और कैसे बढ़ेंगे सर, we'll find people will be migrating from the core regions and they will be migrating to other parts of the country. We see that ये वो टाइम था जहाँ लार्ज स्केल माइग्रेशन के एविडेंसेस मिले हैं। अब जब माइग्रेशन हुआ तो यहाँ का कल्चर यहाँ पे आ नहीं पाया पूरी तरह से, तो स्क्रिप्ट है, वेट है, आर्किटेक्चर है, पॉटरी है, वो सब बदल गई। अब जैसे अर्ली हड़प्पन फेज में, मैचुर हड़प्पन में एकदम शाइनिंग पॉटरी थी, अब लेट हड़प्पन में पॉटरी की शाइन कम हो गई, थिकनेस बढ़ गई। अब लोग कहते हैं थिकनेस बढ़ी मतलब स्ट्रेंथ बढ़ेगी, नो माय फ्रेंड, इससे आपको पता चल रहा है कि आपके पास जो डिजाइनर्स हुआ करते थे पॉटरी बनाने की टेक्निक थी,
क्योंकि पतली पॉटरी में अगर आप स्टोर कर पाते हो तो एस्थेटिकली बहुत ब्यूटीफुल लगता है सर, ठीक है, और भारी भी नहीं होती, तो आप उठा सकते हो ना, तो वो है ना, पॉट माथे के ऊपर रख के आप इवेंचुअली पानी वानी भर सकते हो, ये चीज़। इनफैक्ट हमको ये भी एविडेंसेस मिल रहे हैं इनके डिक्लाइन के पीछे कि ये जो मेलुहा के बारे में मेंशन था मेसोपोटामिया के लिटरेचर में, वहाँ पे वो बंद हो गया। मतलब मेसोपोटामिया के लोगों को पता चला कि मेलुहा के लोग हमारे यहाँ पे आते नहीं है। तो हमने आपको बताया था कि 2400 बीसी में तो मेलुहा वाले है ना छाती पीट-पीट के डंडेरा लगाते थे कि हड़प्पन हमारे यहाँ पे आते हैं, मेलुहा वाले लोग आते हैं, मेलुहा वाले लोग आते हैं सर, ठीक है। सो वी गेट द ट्रेड एंड कॉमर्स एंड आल्सो डिक्लाइन, है ना, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड एंड कॉमर्स वो भी डिक्लाइन में, ऐसे लॉन्ग डिस्टेंस चल भी नहीं पाता, आपको भी पता है सर। खैर चलिए सर, ठीक है, ट्रेड एंड कॉमर्स की बात करें। सो वी सी दैट द लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड एंड कॉमर्स आल्सो गोस इनटू डिक्लाइन, है ना, तो काफी सारी कहानी आपको यहाँ पे दिखेगी एंड दिस इज वन ऑफ द रीजंस इनको डिक्लाइन में कंसीडर किया। चलिए सर, ठीक है, तो मैं क्या बात कर रहा था, आपको डिक्लाइन की कहानी बता रहा था, और डिक्लाइन की कहानी के अंतर्गत आपको चीजें पता चलनी चाहिए। तो होता क्या है, व्हाट हैपेंड आफ्टर दैट वी सी स्मॉल स्मॉल कल्चर्स डेवलप। एक तो जुखार कल्चर डेवलप हुआ, याद रखिएगा। जुखार कल्चर डेवलप होता है सिंध के अंदर, प्लीज रिमेंबर द जुखार कल्चर डेवलप इन सिंध आफ्टर द लेट हड़प्पन पीरियड। यहाँ पे सिमेट्री एज कल्चर डेवलप होगा, जो मैंने आपको बताया, यहाँ पे स्वाट वाली कल्चर होगा सर, है ना। इनके ऊपर पूरा चैप्टर 5 लिखा गया। तो हम लोग जब चैप्टर 5 मतलब पोस्ट हड़प्पन पीरियड को कल की क्लास के अंदर देखेंगे, तो उसमें मेगालिथिक के साथ मैं आपको इनको भी थोड़ा बहुत डिस्कस करवा दूंगा। इनके फीचर्स को ही हम लोग याद रखेंगे, एक्चुअली यही फीचर्स को लिखना होता है, नया नहीं लिखते सर, ठीक है। कि बेस्ड ऑन द आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस व्हाट चेंजेस टुक प्लेस इन द पोस्ट हड़प्पन पीरियड, है ना। तो फिर उसमें यही आएगा कि आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस में वी फाइंड इन द पोस्ट हड़प्पन पीरियड जब डिक्लाइन हुआ तो स्मॉल स्मॉल रीजनल कल्चर्स, है ना। तो उसमें ये जुगाड़ कल्चर बनता है। तो जुगाड़ कल्चर में हड़प्पा के थोड़े बहुत सील्स मिल जाएंगे, क्यूबिकल वेट का नेचर बदल गया, उसमें स्टैंडर्डाइजेशन टूट गया। अब पहले स्क्रिप्ट सब जगह पे लिखी जाती थी, ये लोग खाली पॉटरी के ऊपर स्क्रिप्ट लिखते थे। एंड वी फाइंड कि जुगाड़ पीपल हैड कॉन्टेक्ट विद गुजरात पीपल, मतलब ये जो आपका रंगपुर वाला जो है, रोजरी रंगपुर गुजरात की सेटलमेंट्स है। इनफैक्ट यहाँ पे हमको क्या पता चला, नंबर ऑफ सेटलमेंट्स आर इंक्रीजिंग, मैंने आपको बताया अभी। उसी तौर के ऊपर आपको यहाँ पे भी दिखेगा सर, सिमेट्री एच में तो डिक्लाइन हो रहा है, पर बाजू में हरियाणा की साइड जो है, राजस्थान की साइड से, वहाँ पे आपको नंबर बढ़ेगा सर, गेटिंग। तो जो दोआब वाले रीजन में चली जाती है। सिमेट्री एच में भी यही दिख रहा है कि छोटे कल्चर बने, उसमें बरियल प्रैक्टिसेस, ग्रेवयार्ड्स अलग तरह से बनने की शुरुआत होगी। और फिर ये हरियाणा से आप थोड़ी ईस्टर्न साइड में चले जाओ, यमुना दोआब वाला रीजन में, वहाँ तो नंबर ऑफ सेटलमेंट्स बहुत बड़ी मात्रा में बढ़ी। यहाँ यू कैन सी द डेंसिटी ऑफ सेटलमेंट्स, दिख रहा है आपको। यहाँ पे हमको ये भी पता चल रहा है कि इनके घरों की डिजाइन बदल गई। पहले घरों की डिजाइन कैसी हुआ करती थी, ब्रिक बेस्ड थे, अब फिर से कैसे आ गए, वाटर एंड डॉब। मतलब ये है, दिस थिंग शोज सम काइंड ऑफ ट्रांजिशन इनटू वंस अगेन द चालकोलिथिक कल्चर्स। और यहाँ पे आप देखोगे तो आपको दिखेगा सनौली, ठीक है ना। तो यू फाइंड द सनौली कल्चर स्टिल डेवलपिंग 1500 बीसी के आसपास के एविडेंसेस है सनौली, कल पढ़ेंगे हम लोग, है ना। तो वहाँ पे बागपत डिस्ट्रिक्ट है और वहाँ पे तो आइंस्टाइन चाचा भी मिलते हैं हमको, ठीक है। दूसरा यहाँ पे डाइवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर बहुत बड़ी मात्रा में दिखेगा, यू फाइंड डाइवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एज वेल। कच्छ सौराष्ट्र के अंदर आपकी साइट्स बढ़ती है, मैंने आपको बताया ये सब रीजन्स के अंदर। So in the post-Harappan period, the diversity of agriculture was one of the major factors that marked the development of these regions. So you'll find rice, millet, बाजरा, ज्वार, पल्सेस, उन सबको ग्रो किया गया। आलमंड के एविडेंसेस मिल रहे हैं। जुकार इज इन सिंध, है ना, सिंध के अंदर है, जुकार इज इन सिंध, है ना। जुकार, आमरी एंड चाणूदरो, ये सब आजू बाजू के रीजन है सर, ठीक है ना, सिंध के अंदर। सो यूल फाइंड ये आपको पता चल जाना चाहिए, तो मैपिंग से थोड़ा बहुत है ना आइडिया लगना शुरू हो जाना चाहिए कि ये कहाँ की बात हो रही है सर, ठीक है ना। तुरंत ही आपको लिंकेज हो जानी चाहिए कि भाई ये मैप कहाँ पे, इसके लिए तो मैप है, ये देखिए, ये सबके सब मैप ना नई एनसीईआरटी में दिए, बहुत अच्छे से दिया हुआ है सर, दे आर गिवन इन वेरी इंटरेस्टिंग वे। आराम से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। सौराष्ट्र इन गुजरात यार, है ना। सौराष्ट्र नहीं जानते तो क्या जानते हो सर, है ना। गुजरात में कच्छ, सौराष्ट्र, नॉर्थ गुजरात, साउथ गुजरात, 4 रीजन है ना। सौराष्ट्र में काठियावाड़ आता है सर। खैर चलिए, ठीक है। सो यू फाइंड इन सब रीजन्स के बारे में पता चलता है। वी गेट सम रीजनल एविडेंसेस और रीजनल कल्चर्स डेवलपिंग द बलूचिस्तान रीजन एज वेल, जहाँ पे भी डबल क्रॉपिंग हो रहा था। बट ओवरऑल हम लोग कह सकते हैं कि इनके यहाँ पे हालात बदल गए, जज्बात बदल गए सर, ठीक है। लोग ईस्ट की तरफ शिफ्ट चले गए, पॉटरी के ट्रेडिशंस बदल जाते हैं, अर्बनिज्म की जो कैरेक्टरिस्टिक्स थी, टाउन प्लानिंग वो खत्म हो जाती है, शेप एंड साइज बदल जाता है सर, ठीक है। इनफैक्ट जब ये डेवलपमेंट हो रहा था सिमेट्री एज कल्चर का, फिर आपके हरियाणा राजस्थान के अंदर छोटे सेटलमेंट्स बन रहे थे, तब भारत में नॉर्थ इंडिया में कुछ कुछ जगह के ऊपर आपको ओसीपी के एविडेंसेस दिखेंगे। अभी मैं आऊंगा कल की क्लास में, ऑक्रे कलर पॉटरी कहते हैं उसको सर, ठीक है ना। तो काइंड ऑफ रेडिश गेरुआ कलर उसकी मिक्स की आपको एक पॉटरी दिखेगी, जो यहाँ पे डेवलप हो रही थी नॉर्थ इंडिया में। तो कल हम लोग पॉटरी ट्रेडिशंस के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो ये जितने भी ऑक्रे कलर पॉटरी है वो लेट हड़प्पन फेज के साथ मर्ज हो जाएगी, है ना। सो विल फाइंड सम काइंड ऑफ ओवरलैपिंग ऑफ द पॉटरी ट्रेडिशंस ऑफ द ओसीपी, जो यहाँ पे दोआब वाले रीजन में, यमुना वाले में दिख जाएगी आपको सर, ठीक है। और लेट हड़प्पा की साइड आपको मिल जाती है सर, गेटिंग पॉइंट, है ना। आहार वाज लेटर ऑन लिंक टू द ओसीपी कल्चर, मतलब जनरली उसको चालकोलिथिक के साथ जोड़ते हैं, बट उसके कुछ कुछ एविडेंसेस ओसीपी तक भी मिल जाएंगे सर, ठीक है ना। सो आता हो कल हम लोग उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। कुछ कुछ सेंटर्स पे आर्ट एंड क्राफ्ट दिखता है, जैसे पंजाब की ये जो ईस्ट वाले रीजन है वहाँ पे, बट ओवरऑल वी सी दैट इनका डिक्लाइन मिल जाएगा सर, समझे आप लोग। तो दिस इज हाउ वी सी द डिक्लाइन टुक प्लेस, एंड द डिक्लाइन टुक प्लेस in the form of gradual decline. There are clear cut archaeological evidences and we see the good migration of people, and with this decline we see the nature changes, है ना। तो कहाँ कहाँ बदलाव आया, पॉटरी के अंदर बदलाव आया, ये थीम याद रखेगा, ये थीम आपको पता होनी चाहिए ओवरऑल सर, है ना। ब्रिक्स के अंदर बदलाव आ गया, ईंटे की कंडीशन यूनिफॉर्मिटी टूट जाती है, टाउन प्लानिंग टूट जाता है, पॉपुलेशन बढ़ जाती है, फॉरेन ट्रेड बहुत ही लिमिटेड हो जाएगा, और 1900 तक आते आते वी सी द डिक्लाइन टुक प्लेस। क्योंकि मैंने आपको बताया है कि लॉन्ग डिस्टेंस चलाना बहुत टफ होता है सर, ठीक है ना, क्योंकि कम्युनिकेशन चाहिए, वो बहुत सारी चीजें चाहिए सर। स्क्रिप्ट आपको बहुत लिमिटेड दिख जाएगी सर, है ना। एंड वी सी दैट पीपल आर मूविंग टू डेक्कन, गुजरात के अंदर आपको मिलता है। ट्रेड इन गुजरात डेक्कन हैव इंक्रीज्ड एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम दे वुड हैव मर्ज्ड विद द चालकोलिथिक साइट्स व्हिच वर एक्जिस्टिंग ऑन देयर ओन। तो कुछ चालकोलिथिक कल्चर्स को मैंने आपको पहले पढ़ाया था, और कुछ चालकोलिथिक कल्चर्स पहले से एग्जिस्ट कर रहे थे, हड़प्पा के कंटेम्पररी पीरियड में कर रहे थे ना, खेतरी है, गिलून है, गणेश्वर है, मालवा है, कायथा है। उनमें से कुछ कुछ कल्चर्स के साथ लोग मर्ज कर गए, क्योंकि वहां से तो इमर्ज होकर आए थे, है ना। वहां से तो निकल के आए थे, तो फिर से है ना, लॉर्ड को बुद्धू घर को आया सर, है ना। तो लॉर्ड को हड़प्पन घर को आए, और यहाँ से इसका एंड हो गया। तो पूरा पिक्चर समझ में आ गया सर। तो पहली सिविलाइजेशन थी एंड द फर्स्ट सिविलाइजेशन, इसकी शुरुआत से लेकर एंड तक, अतः से लेकर इति तक की हमने कहानी पूरी देख ली है सर, है ना। तो वी हैव एक्चुअली डिस्कस्ड राइट फ्रॉम द स्टार्टिंग टू द एंड व्हाट टुक प्लेस, हाउ थिंग्स ट्रांसफर्ड, एंड इवेंचुअली इसका आउटकम क्या रहा, सब कुछ चीजें हमने देखी है सर, ठीक है। तो इसके अंदर से इसकी सिग्निफिकेंस तो आपको आइडिया रह जानी चाहिए कि इसकी महत्व क्या थी, मतलब इंपॉर्टेंस। एंड आर्ट एंड आर्किटेक्चर को हमने पीछे देख लिया है, टाउन प्लानिंग से लेके, पॉटरी से लेके, इनकी स्क्रिप्ट से लेके, सील से लेके, सब कुछ चीजें हमने आपको कवर कर दी है सर, ठीक है। सिनौली वाज कंटेम्पररी ऑफ द लेट हड़प्पन पीरियड, क्योंकि सिनौली के एविडेंसेस 1500 बीसी के आसपास का है, मतलब पोस्ट हड़प्पन पीरियड होगा, लेट भी नहीं होगा, मैं तो पोस्ट ही कहूंगा उसको, है ना, क्योंकि 50 लेट हड़प्पन में भी तो 1800 1900 का पीरियड बनेगा सर। पर कुछ कुछ लोग कहते हैं कि लेट हड़प्पन पीरियड कंटिन्यूड फ्रॉम 1900 बीसी टू 1400 बीसी, कि मतलब 1900 से लेके 1400 तक का जो पीरियड है वो पूरा का पूरा लेट हड़प्पन था सर, ठीक है ना। बट मेरा मानना है कि
टेक्नोलॉजी इज द पोस्ट हड़प्पन पीरियड, समझे आप लोग, ठीक है। तो ये पूरी कहानी आपको यहाँ से दिखेगी। फाइनली हमारा टॉपिक नंबर 3 यहाँ से कंक्लूड होता है एंड डिक्लाइन के अंदर हम लोग इकोलॉजिकल इंबैलेंस के साथ लिखेंगे द ओवर क्राउडिंग एंड द डिक्लाइन ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स लेड टू दी अल्टीमेट, क्योंकि सब कुछ इंटर रिलेटेड है सर, ठीक है। तो सिनोलॉजी को डेप्थ में पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी ना, लिमिटेड ही पढ़ेंगे यार, वहाँ के क्वेश्चंस बनने की शक्यता कम है इसके लिए सर, ठीक है। अब यहाँ पे कंक्लूजन की थियरी के ऊपर एक पॉइंट आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि द कंक्लूजन नाउ वी एक्सेप्ट कि इट वाज अ ग्रेजुअल डिक्लाइन एंड ग्रेजुअल डिक्लाइन में आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस के बेसिस के ऊपर से हड़प्पा मोहनजोदड़ो को कैसे इनफेक्ट पहले लोगों ने चलाने की कोशिश की, फिर प्लानिंग के एविडेंसेस कम हो रहे हैं, मतलब सेंट्रल अथॉरिटी डिक्लाइन में जा रही है। मूलतः से एग्रीकल्चर बेस्ड डिक्लाइन एंड डिक्लाइन ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स एंड बोथ ऑफ देम क्रिएटेड अ रिपल इफेक्ट इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सिविलाइजेशन, समझे नहीं समझे ना, कि भाई व्यापार और खेती सर, है ना, ये दोनों के दोनों इनके टूट गए थे बिकॉज ऑफ मल्टीपल रीजंस, है ना। अब इनके डिक्लाइन से इनका ओरिजिन भी हम लोग गवर्न कर सकते हैं सर, ठीक है। अब उल्टा चलते हैं थोड़ा, रिवर्स हाइपोथेसिस के ऊपर 2 मिनट सुन लीजिए। ये इनकी पॉलिटिकल कंडीशंस के ऊपर समझिए कि अगर ये सेंट्रल स्टेट होता और सेंट्रल स्टेट होता सिंगल स्टेट पार्टी, मतलब ना वन पार्टी गवर्नमेंट वाली सिस्टम, तो अगर हड़प्पा मोहनजोदड़ो टूटते तो बाकी सारे कल्चर्स भी ऑटोमेटिकली खत्म हो जाते। हमने देखा था ना कि इसमें पॉलिटिकल कंडीशन कैसी हुआ करती थी। उसमें एक कहानी चलती है कि देयर वाज अ सेंट्रल स्टेट, है ना, एक इंपीरियल अथॉरिटी थी, क्योंकि हमको एविडेंसेस मिल रहे हैं कि हड़प्पा मोहनजोदड़ो टूट गया, बट बाकी सारे सब लोग अपने हिसाब से चल पड़े। ये चीज दर्शाती है कि इनके यहाँ पे सेंट्रलाइजेशन नहीं था और they were more of a federal kind of a structure that was still evolving and they were trying to work out the differences as well. And this is one of the reasons कि even after the decline of two major towns which were known as the main power centers and the nucleus of the Indus civilization, the other centers were able to survive. वरना तो क्या होता, सब कुछ है ना टूट जाता है। आप देखिए जब एक जगह से चलेगी चीजें और फिर बाकी सारे सेंटर्स भी सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, ऊपर से बाकी सारे सेंटर्स में तो ग्रोथ हुआ, मतलब दिस थिंग शोज कि दे वर ट्रेडिशनली नॉट पार्ट ऑफ द हड़प्पन मोनार्की या दे वर डायरेक्टली नॉट अंडर द कंट्रोल। ये तो लिटिल मुगल जैसी कंडीशन हो गई ना कि लिटिल मुगल्स में यही हुआ 18th सेंचुरी में कि वो तो दिल्ली वाला रीजन तो डिक्लाइन में चला गया, फिर बाकी सारे रीजनल स्टेट्स अपने आप को सर्वाइव कर पाए, फिर बंगाल बना, अवध बना, हैदराबाद बना, है ना, समझे। तो ये पूरी कहानी समझ में आ गई, ये द स्टोरी लाइन कि हाउ द इंडस सिविलाइजेशन इज सिग्निफिकेंट फॉर अस और यहाँ क्या क्या डेवलपमेंट होते रहते हैं सर, गेटिंग अपॉन, है ना। तो ये आपकी पहली तो कहानी आपको यहाँ से दिखेगी। अब इसी में से ही आपका दूसरा पॉइंट नीचे डाला गया है, वो पूछा है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पेस्टोरल एंड फार्मिंग कम्युनिटीज आउटसाइड द इंडस, है ना। यहाँ से एक बार इसने प्रश्न निकाला था, आज नहीं करेंगे, कल करेंगे, क्योंकि आज हमने ऑलरेडी काफी सारे पॉइंट्स के ऊपर और भी डिस्कशन करना है, खासकर आंसर और उसके ऊपर से, ठीक। कि भाई मेगालिथिक कल्चर के कंटेम्प्रेरी पीरियड में जब साउथ में कंटेम्प्रेरी कल्चर आउटसाइड द इंडस, है ना, एंड आउटसाइड द इंडस में कंटेम्प्रेरी भी आ जाएंगे और उसके बाद वाले भी आएंगे, ऐसा नहीं होगा सर, ठीक है, गेटिंग ओपन। तो वी सी दैट व्हेन द इंडस पीपल वर फ्लरिशिंग, मैंने आपको कल के क्लास के अंदर भी बताया था कि उनके कंटेम्प्रेरी पीरियड में बहुत सारे और भी कल्चर्स थे जो सर्वाइव कर रहे थे। हमने कुछ कुछ को पढ़ा भी था पहले सर, है ना, पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, हमने आपको कायथा कल्चर के बारे में पढ़ाया था, हमने आपको बनास गणेश्वर जोधपुर थोड़ा बाकी था, खेतरी वाला रीजन, ठीक है। तो वही कल्चर है जो आउटसाइड, और उनके रिलेशंस कैसे थे। एक बार क्वेश्चन पूछा था कि कमेंट ऑन दी लाइक नो रिलेशंस और दी एक्सचेंजेस बिटवीन दी कंटेम्प्रेरी कल्चर्स ऑफ द इंडस सिविलाइजेशन, है ना। तो उनके साथ कमेंट करिए उनके रिलेशंस के। तो वही था कि यहाँ से कॉपर लेके आते थे, यहाँ से खेती लेके आते होंगे, वहाँ से खाना लेके आते थे, किसी को मजदूर बना के काम करवाते थे। मेरा तो वहाँ तक मानना है कि इनके यहाँ पे जो भी मॉन्यूमेंट्स बनते थे ना हड़प्पन के, उनकी पॉपुलेशन नहीं करती थी, ये बाहर के लोगों को उठा के लेकर डंडा मारते होंगे, चल यहाँ पे बना, चल कुआ बना, डाल दूंगा अंदर ही पानी के अंदर, ठीक है ना। सो माइट बी पॉसिबिलिटी कि यहाँ क्यों इतने सारे यार, इतना लेबर चाहिए सर आपको बनाने के लिए। यू सी एक एक इंसान कितना काम करता है सर, 3 क्यूबिक मीटर का पूरे दिन में, आप खड्डा खोदने का देखोगे ना, नॉट मोर देन 3 क्यूबिक मीटर अ पर्सन विल बी एबल टू वर्क। सच्चाई तो यही है ना। और जेसीबी की खुदाई तो होती नहीं थी पहले, बताया सर। अब खुद की पॉपुलेशन आप बोल रहे हो कि 40,000 तो खाली मोहनजोदड़ो में थी। अब मोहनजोदड़ो की पॉपुलेशन के हिसाब से अगर आप वहां का सेटलमेंट देखोगे तो आपको लगेगा कि यार ये तो 30-40,000 लोगों का काम नहीं है, दिस इज नॉट द वर्क ऑफ 40,000 पीपल, दिस शोज द वर्क ऑफ 4 लाख पीपल। हाँ, ये जो काम है, ये डेवलपमेंट, ये 40,000 लोग कर ही नहीं पाएंगे, है ना। फिर अब करना है तो 500 साल में किया होगा इन्होंने सर। तो मोस्ट ऑफली आजू बाजू के कल्चर्स के लोगों को मारते होंगे डंडा पकड़ के, हड़प्पन से ना रेड करते होंगे यहाँ पे, अपना वो रथ वथ लेके चलेंगे एंड फिर पकड़ के इनको बांध के फिर गुलामी करवाते थे सर, ठीक है ना, समझे नहीं सर। नहीं, वी डू नॉट सी एनी काइंड ऑफ दिस एक्सप्लोजन और एक्सप्लोडर, आप जो बता रहे हो रोजली सुरकोट उड़ा के, नहीं सर, वो नहीं याद रखें ना। ऐसे तो बहुत सारे आपको मिल जाएंगे एविडेंसेस इसके अंदर से, बट ऐसे लेटेस्ट में तो और भी हाइपोथेसिस कोई ना, अभी कल उठ के कोई बोलेगा कि तो नहीं सच्ची में एलियन ही आए थे ना, एलियन ने आके करवा दिया था, समझ में आया आपको सर, व्हाट विल डू, गेटिंग पॉइंट, है ना। तो ये टॉपिक था आपके डिक्लाइन का। कंक्लूजन मैंने आपको बताया ना, ग्रेजुअल डिक्लाइन के ऊपर ही करना है, ग्रेजुअल डिक्लाइन के ऊपर ही करेंगे। अब देखो वो डिपेंड ऑन द क्वेश्चन, आपको यहाँ पे मैंने आपको क्वेश्चन इसके लिए बताया ना सर कि यहाँ पूछा है हाउ डू यू अकाउंट फॉर द डिक्लाइन ऑफ मेजर सिटीज, है ना, इसका अकाउंट दीजिए। हाउ अकाउंट देने का मतलब ये है कि इसको देखिए कि कौन से सिटीज का डिक्लाइन कैसे गया। अब 1984 में वही पुरानी थियरी चल रही थी, है ना। यहाँ पे फिर से ये विलर को डाल दिया गया, ऑन सर्कमस्टेंसेस एविडेंसेस इन रेफरेंस कन्विक्टेड, मैंने आपको बताया कि नहीं बताया सर, ठीक है। 86 के अंदर भी आया, 88 में भी यही चीज, माइग्रेशन फैक्टर था, पर माइग्रेशन क्यों हुआ वो भी देखना पड़ेगा ना सर। उसमें भी माइग्रेशन फैक्टर में अभी एक इशू देखने की आवश्यकता है, वो है स्केलेटल रिमेन्स, है ना, कि द स्केलेटल रिमेन्स में कुछ डीएनए चेंजेस आए, क्योंकि नॉर्थ इंडिया की जो थोड़ी जेनेटिक बिल्डिंग है कंपेयर टू द वेस्टर्न एंड द साउथर्न पार्ट ऑफ द कंट्री इज डिफरेंट, कि अगर जेनेटिक वेरिएशंस आए तो उसके ऊपर से समझ में आता है कि भाई देखो वहाँ के कुछ लोग आए होंगे, फिर नई जनरेशन डेवलप हुई होगी एंड माइट हैव रिजल्टेड टू माइक, बट या लिटिल बिट ऑफ माइग्रेशन एविडेंसेस हमको मिल जाते हैं सर, ठीक है ना। इंडस सिविलाइजेशन हैड एन एब्रप्ट एंड, एब्रप्ट का मतलब क्या है, सडन सडन डिक्लाइन सर, ठीक है ना, गेटिंग माय पॉइंट, ओके। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस आपको पूछे गए कि कहाँ कहाँ से चीजें चलेगी। नहीं, ठीक है, बशम साहब ने लिखा है, पर बशम साहब भी वही 1950s के पीरियड में वो लिख रहे हैं सर, है ना। इसका फर्स्ट एडिशन आप पकड़ के चलोगे तो हमको कब का दिखेगा सर, है ना, वेयर डू वी सी ओवर हियर। तो वही है, बशम की भी 1950 के आसपास की आपको एविडेंस दिख जाएगी। फर्स्ट एडिशन आप पकड़ के चलोगे तो 1954 का है सर, ठीक है। तो 1954 के अंदर जब ये वंडर दैट ऑफ इंडिया की बात कर रहे हैं सर, है ना। तो वंडर दैट ऑफ इंडिया के अंदर पॉलिटिकल हिस्ट्री के हिसाब से आप समझने की कोशिश करोगे तो कुछ कुछ चीजें अभी आज की तारीख में रेलेवेंट नहीं मिल रही है सर, ठीक है ना। तो दिस इज वन ऑफ द रीजंस कि अब यूपीएससी वो पुराने मेथड ऑफ क्वेश्चन से बाहर निकल गया है और इसके लिए कहता है कि आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस डज नॉट गिव डायरेक्ट एक्सेस टू पॉसिबल सोशल एंड पॉलिटिकल डायमेंशन ऑफ द डिक्लाइन ऑफ द इंडस सिविलाइजेशन। व्हाट डज इट इंडिकेट दैट वेरी क्लियर ग्रेजुअल दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है सर, ठीक है ना, कि ग्रेजुअल प्रोसेस ऑफ डीअर्बनाइजेशन कमेंट्स हो रहा है ना। तो ग्रेजुअल प्रोसेस कहाँ से दिख रहा है। अब यहाँ एक स्टेटमेंट में
में अपने आप को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है कि आर्कियोलॉजिकल एविडेंस डज नॉट गिव द डायरेक्ट एक्सेस टू, है ना, पॉलिटिकल एंड सोशल डायमेंशन. नो, वी डू नॉट गेट द पॉलिटिकल एंड सोशल डायमेंशंस, बट आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस डज गिव द आई वुड से बेसिस बिहाइंड द ग्रेजुअल प्रोसेस. प्रश्न समझ में आ रहा है क्या बोले? ये कह रहा है कि पुरातात्विक साक्ष्य जो है वो सामाजिक और राजनीतिक आयामों के बारे में हमको जानकारी नहीं देता है. यह तो स्पष्ट रूप से अंकित किया जाता है हड़प्पा संस्कृति का विनागरीकरण क्रमिक प्रक्रम के गुजरी थी, मतलब बेसिकली टर्न बाय टर्न हुआ. यस, आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस डू हेल्प अस इन द ग्रेजुअल डिक्लाइन. अभी तो हमने पढ़ा पॉटरी की ट्रेडिशंस के बारे में लिख सकते हो, आप स्क्रिप्ट के बारे में लिख सकते हो, आप सील्स के बारे में लिख सकते हो, आप लिख सकते हो कि किस तरह से टाउन प्लानिंग के अंतर्गत इन्होंने छोड़ दिया. सर समझे नहीं समझे? हाँ, कमेंट करने की बात की इसके ऊपर, आप टीका कीजिए, टिप्पणी कीजिए सर, है ना. तो जो कमेंट आती है तो आपको आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस के ऊपर कैसे ग्रेजुअल प्रोसेस चलता है सर, है ना. तो हाँ, ये क्वेश्चंस तो आपको स्टेटमेंट दिख जाएंगे, 2 3 5 ऑथर से उनकी किताब से उठाते हो. जैसे मॉडर्न इंडिया में देखोगे तो ग्रोवर एंड मेहता एंड प्लासिडो पार्टीशन इनकी फेवरेट है ना? तो हमेशा आपको वहां से स्टेटमेंट डायरेक्टली लिफ्ट अप करके पूछेगा, 4 5 क्वेश्चन तो वहां से आ जाते हैं. और इवन आप किताब नहीं पढ़ोगे बट टॉपिक को समझ लोगे तो आपको पूरा पिक्चर समझ में आ जाएगा कि क्या कहना चाहता है सर, है ना. तो जब टिप्पणी करने की बात आएगी, अभी आपको कीवर्ड थोड़ा बहुत डिस्कस करवाते हैं, तो आपको ऑटोमेटिकली चीजें समझ में आएगी क्या क्या चीजें हैं. और ग्रेजुअल डिक्लाइन में सर्वाइवर की पॉइंट्स हम लोग लिखेंगे कि भाई क्या क्या कंडीशंस में इनका ग्रेजुअल डिक्लाइन हमको मिलता है सर, ठीक है. और फिर यहाँ पे स्पेसिफिकली एक हाइपोथेसिस को कहा कि इसको डिस्कस करिए, है ना. तो आपको बोला गया डिक्लाइन ऑफ अर्बन कॉज बाय इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन रेदर देन एक्सटर्नल इन्वेजन. तो ये दोनों थियरी को कंपेयर कीजिए सर, है ना. एक एक्सटर्नल इन्वेजन की थियरी है, दूसरी इकोलॉजिकल है. इसमें भी मैं आखिर के अंदर जब इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन भी लिखूंगा तो इसकी भी वीकनेसेस या इसकी हाइपोथेसिस के अंदर जो लिमिटेशंस है वो भी इंक्लूड कर दूंगा सर, है ना. समझ में आया कि नहीं आपको? ये प्रश्न दो हाइपोथेसिस को कंपैरिजन में बोला गया और अल्टीमेटली बोला गया है कि आपको यहां प्रूव करना है कि द डिक्लाइन ऑफ अर्बन सिविलाइजेशन वाज कॉज्ड बाय इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन रेदर देन एक्सटर्नल इन्वेजन. बट इवन व्हाइल वी कंक्लूडिंग ऑन द फेवर ऑफ इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन, आई स्टिल राइट दैट द इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन हैज आल्सो हैज सम लिमिटेशंस. लिमिटेशंस क्या थी? द सॉइल कंडीशंस रिमेन सेम, है ना, अक्रॉस द मिलेनियम. सो इफ देयर विल बी इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन देन वी नीड टू कोरिलेट विद द सॉइल कंडीशंस एज वेल, है ना. इसमें रेकी नहीं आएगा भाई, कहां रेकी हाइपोथेसिस डाल दो. इकोलॉजिकल का मतलब जो लास्ट हमने देखा फेयर सर्विस, फेयर सर्विस को पढ़ा ना अभी सर हमने, है ना, उसकी कहानी आएगी सर आपकी. ओके, रेकी कैसे आएगी इकोलॉजी में? कुछ भी सर, है ना. आयुष्मान, आयुष कुमार है, आयुष्मान नहीं, आयुष कुमार वही है सर, ठीक है. तो एटलीस्ट आप देखिए हाइपोथेसिस में आप जब तक नहीं पढ़ोगे तो आपको अलग अलग कहानी आएगी. आपको आएगा क्रिटिकली एग्जामिन द एक्सटर्नल इन्वेजन बिहाइंड द डिक्लाइन ऑफ इंडस सिविलाइजेशन. समझे नहीं समझे? आपको पूछ देगा कि भाई एक्सटर्नल इन्वेजन थियरी को क्रिटिकल एग्जामिन करिए, तो उसकी वीकनेसेस को ढूंढना पड़ेगा, आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि क्या क्या. देखो जीएस में क्या है कि आपको खाली थियरी के मेन पॉइंट्स पता होने चाहिए. ऑप्शनल में चलते हो तो हर एक के ऊपर स्पेसिफिकली पूछेगा, उसके पॉजिटिव्स नेगेटिव्स दोनों पता होने चाहिए. फिर कंक्लूजन आपको पता होना चाहिए कि इसका यही आएगा. एक्सटर्नल को नहीं मानेंगे तो नहीं मानेंगे, है ना. सामने साक्षात विलर आके कहते हैं कि एक्सटर्नल इन्वेजन हुआ था, मैंने उसकी डिस्कवरी की थी, तो भी कर लेना कि नहीं महाशय आप वापस चले जाइए सर, है ना. हम अभी नहीं मानते क्योंकि आपने जब डिस्कवरी की थी बात कंडीशन अलग थी. समझे? यू आर इन 1940 है ना, विलर के भूत आके खड़ा रह जाए ना आपके सामने कि नहीं बोल दो एक्सटर्नल इन्वेजन नहीं हुआ था ऑन सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस इंद्रा स्टैंड कन्विक्टेड. ओके, नो माय फ्रेंड, ओके. चलिए ओके. तो ये अब आप एक है ना कुछ कुछ चीजों का क्या कहते हैं कि कंक्लूजन अपने हिसाब से बांध के रखिएगा कि भाई ऐसा क्वेश्चन आएगा, ये थियरी को मैं नहीं मानूंगा सर. और पूछता भी है, इवन आप ऑप्शनल में जाओगे ना आपको पूछता ना कि अच्छा आपका ऑप्शनल क्या था, आप कहोगे कि सर मेरा हिंदी या हिस्ट्री ऑप्शनल था. अच्छा, आर यू अपडेटेड अबाउट द डिक्लाइन ऑफ इंडस सिविलाइजेशन, व्हाट आर योर व्यूज ऑन देम. तो फिर बोर्ड आपको काउंटर कर देगा और बोर्ड में एक दो लोग ऐसे होंगे जो इंडस के ऊपर रिसर्च भी करके बैठे होंगे सर. मल्टी डायनामिक पर्सनालिटीज होती है ना. चलिए सर ठीक है. तो एटलीस्ट आप थोड़े पकड़ के रहना क्योंकि आपको जो चीज पता है वैलिड व्यू है तो उसमें आपको झुकने की आवश्यकता नहीं होगी सर, ठीक है. चलिए, तो ये पूरी कहानी थी इंडस सिविलाइजेशन की. होपफुली हमने पहले टॉपिक को न्याय दिया है. अब मैं थोड़ा पुश भी करूंगा क्योंकि बाकी सारे टॉपिक से क्वेश्चंस कम आते हैं. मतलब जैसे ये जो मेगालिथिक पीरियड वाला है वहां से क्वेश्चंस की एक स्टैंडर्ड पैटर्न आएगी, आपको एक या दो क्वेश्चन पूछेगा. आउटसाइड द इंडस सिविलाइजेशन वाला है उसमें एक ही प्रश्न अभी तक आया हुआ है सर, ठीक है ना. छोटे छोटे सेटलमेंट्स, एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट, आयरन इंडस्ट्री का इंपॉर्टेंस है, इसके ऊपर से अलग से कर लेंगे आधा घंटा सर. मोस्ट प्रोबब्ली कल के क्लास में विल बी एबल टू कवर अप दिस मेगालिथिक एंड द आउटसाइड फेज एंड परसों से विल बी स्टार्टिंग विद आर्यन एंड वैदिक पीरियड. यहां पे भी आपके क्वेश्चंस लिटरेचर बेस्ड बहुत चले, धर्मशास्त्र, पुराण एज अ सोर्स ऑफ लिटरेचर, है ना. तो आइडियोलॉजिकल डायमेंशंस एंड इवेंचुअली फिर वर्ण सिस्टम, वर्ण संस्कार की बात की गई है. तो वर्ण संस्कार क्या है सर, है ना. बेसिकली आप देखोगे तो काइंड ऑफ जो वर्ण सिस्टम का डेवलपमेंट कैसे हुआ उसके ऊपर भी चले जाएंगे सर, ठीक है. तो विल बी गोइंग ऑन दैट पोर्शन एज वेल. तो आज इंडस को कंप्लीट करते हैं, हड़प्पन को सर. एंड वी हैव गिवन इनफ टाइम फॉर दैट. हमने करीबन टारगेट ये था मेरा 4 5 लेक्चर, पर छठा लेक्चर चला गया, कोई दिक्कत नहीं होगा सर, ठीक है. तो यहाँ कंक्लूड करता हूँ. होपफुली ऑल हैंड्स लाइक नो यू गाइस हैव अंडरस्टूड. मैं इतना अज्यूम कर सकता हूँ, समझ में आ गया तो सब थोड़ा थम्स अप कर दीजिए अभी सर, ठीक है ना. थोड़ा बहुत चले तो मुझे भी पता चलेगा कि कितने लोग हैं यहाँ पे सर, ठीक है. अरे भाई साहब, वी हैव 100 प्लस स्टूडेंट्स. अरे तौबा तौबा, 160 प्लस, मतलब दो बार हिट हो रहा है क्या? 200 प्लस है, ठीक है. अच्छा, साइंस एंड टेक के बारे में. अच्छा, एक टॉपिक बाकी रह गया है. थैंक यू वेरी मच, है ना. थैंक यू वेरी मच फॉर द अप्रिशिएशन. मतलब दो बार कर रहे हैं सर. अच्छा, 5 6 बार भी कर सकता है इसके लिए. मैं वही सोच रहा हूँ, ये 300 टाइम इतने तो लोग भी नहीं है क्लास में ना. धोखा कर रहे हो मेरे साथ सब लोग. चलिए कोई बात नहीं. 25 हाँ बस अब बात 7 गदादारी भीम साथ है ना. समझ में आ गया. अच्छा, मैक्सिमम 7 टाइम्स कर सकते हैं. फीडबैक की बात मत करिए सर. परसों के क्लास में भी नेगेटिव फीडबैक दिया था बच्चों ने, पता नहीं कहाँ से. अब तो मैं छोड़ दिया, मैंने देखना. मैंने कहा कि मैं कहाँ यार दिमाग खराब करता हूँ सर, है ना. कि चलिए, एक आता है साइंस एंड टेक के ऊपर सर. चलिए सर, ठीक है ना. साइंस एंड टेक के अंदर सर, ओके. अब देखिए साइंस एंड टेक डेवलपमेंट ड्यूरिंग इंडस वैली सिविलाइजेशन. रेज और हैंड करते हैं. लेट अस स्टार्ट दी रेज और हैंड फीचर. ओके, साइंस एंड टेक के अंदर सबसे पहला एक एक पॉइंट बताइए. चलिए सर, है ना. रेज और हैंड के ऊपर चले जाएंगे साइंस एंड टेक के ऊपर. चलो बताओ सर. सर वाटर मैनेजमेंट. सॉरी, हाँ बोलिए सर. वेयर हाउ वी सी द प्रोग्रेस ऑफ साइंस एंड टेक. सर वाटर मैनेजमेंट. चलिए, वाटर मैनेजमेंट के अंदर आपने बता दिया. और वाटर मैनेजमेंट में एग्जांपल क्या दोगे? चलो बताओ फटाफट. सर लोथल में जो डॉकयार्ड बना है उसके लिए. लोथल का डॉकयार्ड आपने बता दिया. चलिए, वेरी इंटरेस्टिंग. थैंक यू वेरी मच. चलो है 20 सेकंड्स, ज्यादा खींचने का नहीं. चलो फटाफट एक एक पॉइंट बताते रहना सब लोग. चलो लिख करिए अपने नोट्स के अंदर कि द प्रोग्रेस ऑफ साइंस एंड टेक ड्यूरिंग इंडस सिविलाइजेशन. हाँ भरत, चलो फास्ट. हेलो. हाँ जी भरत, बोलो. जी सर, अगर हम देखें तो मोहनजोदड़ो में कुछ बिग वॉल्स मिली हैं जो 5-5 मीटर तक की हाइट पे है, तो वो उनकी स्ट्रेंथ दिखाता है, जो कि हमने आपने बताया था ये इंग्लिश बॉन्ड स्टाइल में जो हम लोगों ने बनाई थी. तो ये अभी तक जो स्ट्रेंथ दिख रही है वो ये उनका एडवांसमेंट शो करता है सर. स्ट्रेंथ दर्शाता है. चलिए, और सबसे इंटरेस्टिंग बात इसकी है कि हर एक जगह ये सिमिलरिटी मिलती है, स्ट्रेंथ हर एक जगह मिलती है. सो ये ओके, स्ट्रेंथ आपकी स्ट्रेंथ ऑफ ब्रिक्स आप बता रहे हो. चलिए, वेरी इंटरेस्टिंग. स्ट्रेंथ ऑफ ब्रिक्स एंड वॉल्स. ओके चलिए. चलिए अर्श बताइए फटाफट. और कहाँ साइंस एंड टेक का डेवलपमेंट मिल रहा है?
मेटलर्जी की बात कर सकते हैं। मेटलर्जी में सर जैसे कॉपर आयरन कॉपर का स्मेल्टिंग मेटलर्जी का डेवलपमेंट है। चलिए कॉपर टीन ब्रो सर इससे ज्वेलरी भी सर गोल्ड और सिल्वर की जो बनती थी वो भी काफी स्किल्ड ओके ज्वेलरी ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर वेरी इंटरेस्टिंगली दिस थिंग आल्सो शोज द प्रोग्रेस ऑफ साइंस एंड टेक ओके और सर बोर्ड डेवलपमेंट वगैरह जो होता था उसमें भी कुछ तो एक्सपर्टीज चाहिए इसका डेवलपमेंट बता दो बीट्स सब कार्नियल बीट्स तो सब बनते थे उसमें सर उसमें ड्रिलिंग करते थे वो उसके लिए जो ड्रिल का जो उनका टेक्नोलॉजी ओके था वो बीट्स की ज्यादा जो टेक्नोलॉजी थी चलिए थैंक यू है ना चलो नेक्स्ट चलो फटाफट बताइए व्हाट अदर थिंग्स आर कैन बी सीन इन द डेवलपमेंट ऑफ साइंस हाँ जी हेलो हाँ जी बोलिए ये सर मानसून का नॉलेज हमको नॉलेज ऑफ मॉनसून नेविगेशन यस सर और उनको समुद्र में क्या होता है डायरेक्शन का पता था नेविगेशन एंड मॉनसून विंड्स ओके वेरी इंटरेस्टिंगली डन ओके सयंतन बताइए चलिए 5 नंबर के पॉइंट के ऊपर हेलो सर यस बोलिए सर ड्रेनेज पैटर्न इंडस वैली का ड्रेनेज सिस्टम ओके ड्रेनेज और, सिस्टम के ऊपर से हम लोग क्या और लिखेंगे और सर ड्रेनेज सिस्टम एक था और एक ग्रिड पैटर्न था ओके ग्रिड पैटर्न आपने बता दिया चलिए सर ठीक है ओके ग्रेविटी फ्लो ऑफ वाटर इसके अंदर क्या लिखेंगे द ग्रेविटी फ्लो ऑफ वाटर की पानी जो है ये ग्रेविटी से चल रहा है दिस थिंग आल्सो शो सम काइंड ऑफ साइंटिफिक एडवांसमेंट ओके ग्रिड पैटर्न ऑफ प्लानिंग सर ग्रिड प्लानिंग आप इसके अंदर इंक्लूड कर सकते हो चलिए युवराज बताइए हेलो युवराज माइक्रोफोन बंद है बेटा आपका समय खत्म हो गया चलिए नेक्स्ट आनंद बताओ यार ऑल शुड पार्टिसिपेट इन दी क्लास है ना ऑल शुड पार्टिसिपेट देखो आई वांट पार्टिसिपेट मैं किसी का गला नहीं दबा दूंगा गलत बोल दोगे आनंद बताओ चलो टेराकोटा पाइप्स फॉर ट्रेनिंग टेराकोटा पाइप्स फॉर ट्रेनिंग हाँ मतलब वही हो गया ड्रेनेज लाइंस बिटुमेन फॉर वाटरप्रूफिंग ओके बिटुमेन एंड जिप्सम फॉर वाटरप्रूफिंग और दिस एग्जांपल ऑफ वाटरप्रूफिंग इन द वर्ल्ड ओके वाटरप्रूफिंग का एग्जांपल दे रहे हैं बहुत इंटरेस्टिंगली क्योंकि इन्होंने तो बाथरूम और वो रिचुअल बाथ बनाया था उसके अंदर वाटरप्रूफिंग किया था यस चलिए सर ठीक है नेक्स्ट बताइए चलो भाई साहब कहाँ पे मिल रहा है साइंस एंड टेक के अंदर गुड मॉर्निंग सर हाँ जी गुड मॉर्निंग सर मेडिकल एविडेंस की प्रैक्टिस करते थे मेडिकल नॉलेज अबाउट व्हाट जिसमें ये स्कल के अंदर ड्रिल करके माइग्रेन को ट्रीट करते थे मेंटल डिसऑर्डर को अच्छा स्कल को लेकर ट्रीट कर रहे थे माइग्रेन को लेकर आप चलो बता रहे हो ओके एनीथिंग एल्स सर एग्रीकल्चर प्रैक्टिस एग्जैक्टली मैं कब से वही देख रहा था कि कोई एग्रीकल्चर के अंदर एक तो फर्टिलाइजर का दूसरा आएगा डबल क्रॉपिंग इरिगेशन हो गया सर ट्रांसप्लांटेशन एंड डबल क्रॉपिंग थैंक यू वेरी मच चलिए है ना हाँ ओके ट्रांसप्लांटेशन हो गया और इरिगेशन हो गया सर है ना डबल क्रॉप हो गया एग्रीकल्चर के अंदर उसके सिवा और कौन बचा है भाई चलो भाई राम एक और पॉइंट आ जाओ सर है ना पार्टिसिपेट करिए यू गेट मल्टीपल आंसर्स मल्टीपल ना आप नोट बनाते रहिएगा हाँ जी राम बोलो सर ओरिएंटेशन ऑफ डोर्स यहाँ पे मतलब मेन रोड पे नहीं थे और यहाँ पे जो रोड्स बनाई हुई थी उनको स्लोप में बनाए थे जिससे कि जो कचरा वगैरह है एक जगह इकट्ठा हो जाए मतलब वही होता तो ग्रेविटी फ्लो के हिसाब से आपने बता दिया और डोर्स एंड विंडोज की जगह हम लोग ये लिखेंगे कि सस्टेनेबल आर्किटेक्चर हाउस की डिजाइन जो थी वो कैसी थी सस्टेनेबल आर्किटेक्चर के रूप में थी सस्टेनेबल आर्किटेक्चर का मतलब ये है कि लोकली अवेलेबल मटेरियल को परचेज करना मतलब वहां से प्रोक्यूर करना और कोर्टयार्ड की डिजाइन जो बताती है एनर्जी एफिशिएंट बिल्डिंग्स को बनाना सर है ना समझे थैंक यू वेरी मच है ना चलिए ओके चलिए दीपक बताइए बहुत सारे पॉइंट्स मिलेंगे यार पूरा पढ़ लिया फटाफट एक क्वेश्चन जितना आप डायमेंशंस देखोगे मतलब 100 डायमेंशंस लिख पाओगे अभी तक तो सर 10 ही हुए हमारे हाँ जी दीपक सर लॉस्ट वेक्स टेक्निक ओके मेटलर्जी आ गई है मेटलर्जी के इसके अलावा सर वेट्स और जो मेजर्स थे उनका मेटलर्जी में लॉस्ट वेक्स हमने देख लिया सर है ना वेट्स एंड मेजर्स चलिए बहुत इंटरेस्टिंगली दिस थिंग शोज द डेवलपमेंट ऑफ मैथमेटिक्स है ना समझ में आया कि नहीं है सर है ना तो हम लोग लिख सकते हैं कि मैथ्स का डेवलपमेंट होना इन द फॉर्म ऑफ वेट्स एंड मेजर्स का डेवलपमेंट होना चलिए वेरी इंटरेस्टिंगली डन बहुत बढ़िया सर है ना ओके थैंक यू चलिए तुलिका बताइए आप गुड मॉर्निंग सर यस हाँ सर इसमें मैं बोलती थी किसी ने बोल दिया है कि एक तो उनको साइंस एंड टेक में बाइनरी सिस्टम का नॉलेज था जो उन्होंने बेस में यूज किया था 1 to 2 to 8 बाइनरी एंड डेसिमल सिस्टम दोनों ये लोग यूज कर रहे हैं हां इन्होंने जो आपके लोम मोम पद्धति यूज की थी जो हमें मोहनजोदड़ो से जो स्त्री का कांच से प्रतिमा मिली है उसमें यूज किया था नंबर 2 पॉटरी में इन्होंने आयरन ऑक्साइड का जो पॉलिश किया था वो यूज किया था और पॉलिश के लिए और आपका माइनिंग जो आपका कांसा और ये सब चीजें करते थे तो माइनिंग के थ्रू ना तो यानी कि उनको नॉलेज था कि कैसे उसको फाइंड करना है एंड नंबर एग्रीकल्चर में हमने मल्टीपल क्रॉपिंग डबल क्रॉपिंग एंड ड्राई फार्मिंग जो शॉर्ट से हमें फ्लैक्सीड मिले हैं दैट मींस कि ड्राई फार्मिंग एंड लास्ट जो इसमें था कि उनको फर्टिलाइजर के तौर पे जिप्सम क्रिस्टल्स भी यूज कर रहे थे वो ठीक है चलिए थैंक यू है ना देखिए बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट मिला तो माइंस एंड मिनरल्स के बारे में इनको पता चला है कि दे वर हैविंग द नॉलेज ऑफ माइंस एंड मिनरल्स दूसरा पॉटरी के अंदर जो कलर की एप्लीकेशन है उसके अंदर जो लाल कलर है आयरन ऑक्साइड हेमाटाइट का यूज करना सर ठीक है ये भी इंटरेस्टिंगली है चलिए ठीक है ना भरत आपका भी बाद में लेता हूं एक एक करके वन स्टूडेंट का चांस हम लोग देंगे ज्यादातर पॉइंट्स हमने कवर किए चलिए सर एक आध पॉइंट और देखते हैं सर ट्रेड करने के लिए बोट का फॉर्मेशन अच्छा बोट का फॉर्मेशन यूज करना ये भी दर्शाता है शिप बिल्डिंग एक्टिविटी और ये भी मराइन टेक्निक्स को ये मराइन इंजीनियरिंग को दर्शाता है चलिए सर ग्रैंडरीज को रखने मतलब ब्रेन्स को रखने के लिए उन्होंने जो ग्रैंडरीज बनाई थी वो आर्किटेक्चर का पार्टी हो गया मतलब मल्टीपल स्टोरेज के रूप में चलिए सर ठीक है ओके चलिए बताइए साक्षी हेलो यस सर पॉटरी में जो ज्योमेट्रिकल डिजाइंस पे यूज करी गई थी वो भी कह सकते हैं और सर जो स्कल्पचर मेकिंग के लिए वही लॉस्ट वैक्स टेक्निक्स और सर सील मेकिंग का प्रोसेस को जैसे इन्होंने यूज किया था ट्रेड एंड कॉमर्स के पर्पस के लिए के पर्सपेक्टिव में एग्जांपल यस सर टाउन प्लानिंग और फ्लो मेकिंग जो देख और सर इनको सीजन की भी नॉलेज थी नॉलेज अबाउट द क्लाइमेटोलॉजी ओके मॉनसून ओके थैंक यू खैर चलिए हमने मोटे-मोटे तौर के ऊपर काफी सारे पॉइंट्स को डिस्कस किया है इनफैक्ट मैंने आपको बताया कि यहाँ से अगर हम लोग शुरू करते हैं तो एक तो वाटर मैनेजमेंट का पॉइंट आ गया सर एंड वाटर मैनेजमेंट के ज्यादातर पॉइंट्स आ गए आप जो बोल रहे हो उसमें ज्यादातर पॉइंट्स आ गए खाली हम लोग रिवाइज कर देते हैं सर ठीक है वाटर मैनेजमेंट के अंदर एक तो मूल तरह से इन्होंने कैनल्स बनाई डैम्स बनाने की शुरुआत की छोटुगा में कैनल इरिगेशन के एविडेंसेस मिल रहे हैं डैम के एविडेंसेस हमको यहाँ पे मिल रहे हैं सर है ना कुएं के अंदर चीजें हमको देखने को मिलेगी सर ठीक है तो ये चीज दर्शाती है कि इनके पानी की व्यवस्था काफी अच्छी थी उसमें ड्रेनेज लाइंस भी इंक्लूड कर सकते हो दूसरा ब्रिक वॉल्स की कंसीडरेशन आप आ जाओगे और ब्रिक्स की डिजाइन इंग्लिश बॉन्ड हमने पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था एंड स्ट्रेंथ ऑफ ब्रिक्स है ना तो ये जो इंग्लिश बॉन्ड की जो कंडीशन है वहाँ पे हेड स्ट्रेचर्स को रखना ये इंजीनियरिंग को दर्शाता है मेटलर्जी जो है वो अलग अलग प्रकार की थी धातु विज्ञान जैसे हम लोग पहचानते हैं सर ठीक है उसमें से कॉपर टीन ब्रोंज
ब्रोंज सिल्वर गोल्ड की जितनी भी ज्वेलरीज है सर, ठीक है, वो सब बनाना, लॉस्ट वर्क्स टेक्निक, ये भी चीज़ें दर्शाती है कि मूलतः से एक मेटल्स विज्ञान का डेवलपमेंट हो रहा है सर, है ना। मेटलर्जी के बेसिस के ऊपर से ही हम लोग यहाँ पे ये भी पता चलता है कि वी कम टू नो अबाउट द जियोलॉजिकल साइड। और जियोलॉजिकल साइड क्या थी, तो मैंने आपको बताया कि दे वर नोइंग अबाउट द, है ना। तो जियोलॉजी का भी नॉलेज था, बेसिकली मट्टी का, सॉइल का प्रकार था, उसको भी इनफैक्ट इनको ये जानकारी हो रही है सर, ठीक है। दूसरी नॉलेज ऑफ नेविगेशन, मॉनसून विंड्स, मतलब सारी भाषा में आप देखोगे तो क्लाइमेट के बारे में इनको नॉलेज था। इनफैक्ट हम लोग इसके अंदर एस्ट्रोलॉजी भी इंक्लूड कर सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको पिछले क्लास के अंदर बताया था कि विदाउट एस्ट्रोलॉजी दे कैन नॉट ट्रैवल, है ना, क्योंकि स्टार्स को देखना पड़ेगा, पोल्स स्टार की लोकेशन को देखेंगे, उसके ऊपर से चलेंगे। ग्रेट प्लैनिंग का प्लानिंग बहुत ही स्टैंडर्डाइजेशन है, उसके अंदर हमको मिल जाती है, रास्ते एक दूसरे को इंटरसेक्ट कैसे करेंगे, कि ट्रैफिक की प्रॉब्लम नहीं होगी, तो अल्टीमेटली उससे भी ईज ऑफ लिविंग ही बढ़ेगी सर, ठीक है। दूसरा जो मटेरियल्स यूज कर रहे हैं, बिटुमिन है, जिप्सम है, वाटर प्रूफिंग को लेके, तो इसमें वाटर सीपेज नहीं हो रहा है, इसमें वाटर मैनेजमेंट में वेल्स की कंस्ट्रक्शन भी दिखा सकते हो। वो जो एक्वीफर को रिचार्ज करने की टेक्निक थी सोक पीट के रूप में, आप ये भी लिख सकते हो, है ना, कि भाई इन्होंने जो सोक पीट बनाए थे सर, है ना, जिससे पानी रिचार्ज होकर ऊपर आ जाता था, वो भी है। और वाटर टाइटनिंग के लिए, वाटर प्रूफिंग के लिए बिटुमिन और जिप्सम का यूज करना सर, ठीक है। मेडिकल में लिमिटेड एविडेंसेस है, बट थोड़ा बहुत माइग्रेन की ट्रीटमेंट हम लोग लिखेंगे, या इसके अंदर हम लोग काइंड ऑफ लिख सकते हैं कि जो बरियल प्रैक्टिसेस थी, इनसे भी हमको समझ में आ रहा है कि कैसे डेड बॉडी को डिग्निफाइड वे के अंदर रखते हैं सर, ठीक है। तो काइंड ऑफ एक साइंटिफिक एडवांसमेंट है कि रेदर देन लोगों के ऊपर खुला छोड़ दिया कि मृत शरीर को रास्ते पे छोड़ दो, है ना, तो वो अच्छा नहीं लगता है सर, है ना, तो बॉडी भी डिके करती है, बीमारी फैल जाती है बहुत सारी। तो सिमेट्री कल्चर जो है, बरियल है, क्रिमेशन है, ये भी दर्शाएगा। एग्रीकल्चर के अंदर हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, फर्टिलाइजर के एविडेंसेस मिले, इरिगेशन की है, ट्रांसप्लांटेशन की है, डबल क्रॉपिंग की टेक्निक मिल जाती है सर, ठीक है। इसी में आप एनिमल्स के ऊपर भी यूज कर सकते हो कि एनिमल्स का भी डोमेस्टिकेशन किया जाता था और इनको भी फूड के रूप में और अपने लेदर के रूप में इन्होंने अलग अलग प्रकार की चीजें बनवाई होगी सर, ठीक है। दूसरी सस्टेनेबल आर्किटेक्चर का प्रैक्टिस करना, कोर्टयार्ड को ओपन रखना, चारों साइड से बेसिकली एनर्जी का, नेचुरल एनर्जी का यूज करना सर, ठीक है। खैर उस टाइम इलेक्ट्रिसिटी थी नहीं, पर आप जो आग लगा के घरों के अंदर इनफैक्ट ना काइंड ऑफ चीजें उपयोग कर रहे थे इन द फॉर्म ऑफ लाइट, वो भी अच्छी रह जाती है। वेट्स एंड मेजर्स मैथमेटिक्स को दर्शाता है सर, ठीक है ना, गेटिंग अपॉन। वी सी द नॉलेज ऑफ पॉटरी ट्रेडिशंस एज वेल, है ना, उसमें आयरन ऑक्साइड का लाल कलर का यूज करना, हेमेटाइट का, ये भी दर्शाती है कि काफी इंटरेस्टिंग पार्ट यहाँ पे थी। मिनरल्स की यूज की अलग अलग प्रकार की, जियोलॉजिकल नॉलेज को दर्शाती है, बोट शिप बिल्डिंग को दर्शाता है, मराइन इंजीनियरिंग के बारे में सर, ठीक है। तो ये भी चीजें हम लोग इसके अंदर से लिखेंगे। इसमें आप जो मिल्क प्रोडक्ट्स है सर, है ना, इसमें मिल्क प्रोडक्ट्स के अंतर्गत हम लोग लिख सकते हैं वो है डेयरी टेक्नोलॉजी का यूज करना सर, है ना। और ये जो फर्मेंटेशन की टेक्निक है वो भी उनको पता चलती रही थी सर, ठीक है। तो ऐसे तो ये मोटे मोटे तौर के ऊपर हमने डायमेंशंस कवर किए। मैं डायमेंशंस क्यों करा रहा हूँ आपको, क्योंकि जितने डायमेंशंस के पॉइंट लिखोगे ना उतने ही मैक्सिमम मार्क्स मिलेंगे, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा आपको। और थोड़े साइंस सेंट्रिक ज्यादा होने चाहिए सर, है ना, वैसा नहीं कि हम लोग खाली हवा में बातें करते रहेंगे सर, ठीक है। वीविंग का कंसेप्ट इसके अंदर से इंक्लूड कर सकते हैं ना, टेक्सटाइल के अंतर्गत वीविंग का कंसेप्ट हम लोग लिखेंगे। और वीविंग की जो टेक्सटाइल की डेवलपमेंट है ये भी कुछ काइंड ऑफ एक साइंटिफिक प्रोसेस को ही दर्शाती रहती है सर, गेटिंग पॉइंट, है ना। सील्स को फिर पॉलिश किया गया, मतलब कलर्स एप्लीकेशन जो लस्ट्रस पॉलिश होती है वो भी एक साइंटिफिक प्रोसेस ही होगा सर, समझे आप लोग, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हमको यहाँ से दिखते हैं। एटलीस्ट आपको ये क्लियर हो जाना चाहिए कि कहाँ कहाँ पे साइंस एंड टेक का डेवलपमेंट हुआ है। सिमेट्री एज कल्चर कर पड़ेंगे, सिमेट्री एज कल्चर जो है वो पोस्ट अर्बन पीरियड में डेवलप होता है सर, ठीक है ना। सो हाउसेस के अंदर या वी फाइंड टॉयलेट्स एंड बाथरूम्स वर डिफरेंट, है ना। तो जो ह्यूमन वेस्ट को एक्सक्रीट करने के लिए जगह थी वो भी अलग थी सर, ठीक है, गेटिंग अपॉन। तो इसमें तो बहुत सारे डायमेंशंस और भी हो सकते हैं। फायर ऑल्टर फिर आप सब कुछ साइंस के साथ ही जोड़ दोगे, मतलब गजब इंजीनियर हो गया सर, ठीक है। चलिए, टू स्टोरी बिल्डिंग हम लोग इसके अंदर लिखेंगे सर, ठीक है ना। टू स्टोरी बिल्डिंग मतलब ये देखो साइंस के डायमेंशन के साथ लिखना है, ऐसे तो सब साइंस के साथ आप लिंकअप कर दोगे सर, ये भी विज्ञान है, ये भी विज्ञान की टेक्नोलॉजी है सर, ठीक है। तो क्या है, और डायमेंशन में फिर एक ही आप खाली क्या कंस्ट्रक्शन की डायमेंशन लिखोगे तो नंबर कम मिलेंगे ना। आप कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी को साइंटिफिक प्रोग्रेस के रूप में एक पॉइंट में डाल दिया कि ग्रिड प्लानिंग है, घरों की डिजाइन अच्छी मिल रही है, ब्रिक्स है, पर उसके बिहार भी देखो ना भाई, और कहाँ मिल रहा है, मेटल में मिल रहा है, बाइनरी वेट सिस्टम मिल रहा है सर, ठीक है। तो उन सबको भी लिखिए सर, है ना। शिप बिल्डिंग को लिख सकते हो, कितनी सारी रिपीट मत करिए सर, है ना, चीजों को। आप लोग के साथ प्रॉब्लम इंजीनियर हो तो एक्टिव टू पैसिव और पैसिव टू एक्टिव कर दोगे सर, है ना। तो वही दो पॉइंट को गोल गोल खेलते रहोगे पूरा पेज लिख दोगे, और इवेंचुअली फिर आप बोलोगे कि सर नंबर नहीं मिल रहा है, तो कैसे मिलेंगे आपको नंबर सर, है ना। समझे नहीं समझे। तो अगर नंबर लेने तो डायमेंशंस भी लिखना पड़ेगा कि आपको पूछा जाता है कि डिस्कस द प्रोग्रेस ऑफ साइंस एंड टेक ड्यूरिंग द इंडस सिविलाइजेशन, डू यू एग्री दैट इट वाज अ साइंटिफिक सिविलाइजेशन, इट वाज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ साइंस, दे फॉलोड द प्रिंसिपल्स ऑफ साइंस इन सर्वाइवबिलिटी। हां, मेरे ऐसा बंदा वो कर दे कि इलस्ट्रेट विद एग्जांपल्स, तो फिर एग्जांपल्स के साथ आप प्रिंसिपल्स ऑफ साइंस लिखोगे कि कहां उनको साइंटिफिक नॉलेज था सर, है ना। तो एविडेंसेस और भी है, हमने पीछे चर्चा में लिया है, बट क्या है कि 250 नंबर अगर लिखने होंगे ना 250 मार्क्स वर्ड्स के अंदर, तो ये 12-15 पॉइंट इनफ हो जाएंगे, है ना। सील मेकिंग मतलब वो आ गया सर, आर्कियोलॉजी के एविडेंसेस में ही आ जाता है सब कुछ सर, ठीक है। ये एक जो कंस्ट्रक्शन का पार्ट है सर, है ना, उसमें उसके लस्ट्रस पॉलिश की जाती है, वो चाहे पॉटरी में पॉलिश हो या सील के ऊपर पॉलिश हो सर, अल्टीमेटली तो एक ही होगी, समझे नहीं समझे, है ना। तो एटलीस्ट आप समझने की कोशिश करिए कि प्रश्न जो बनेंगे डायमेंशन में वो यही बन जाएंगे सर, है ना। तो आपके तो बहुत और भी टॉपिक्स बन सकते हैं, देयर कैन बी मल्टीपल थिंग्स, है ना। एनिमल ब्रीडिंग की हमने बात की थी सर, है ना, एनिमल्स का कैसे यूज कर रहे थे डोमेस्टिकेशन के रूप में, तो दे न्यू द प्रोसेस ऑफ ब्रीडिंग एज वेल, है ना, कि 3-4-5 साल तक पहले, है ना, उसको थोड़ा ग्रो करने का, उसको खिलाने पिलाने का, फिर एक दिन खर्चा कर देने का सर, समझे नहीं, है ना। तो एटलीस्ट आपको ये पता हो जाना चाहिए कि क्या कंडीशन रहती है और किस तरह से ये साइंटिफिक प्रोग्रेस का डेवलपमेंट चल रहा है सर, ठीक है। तो आज इतना रखते हैं, एटलीस्ट हमने ज़्यादातर पॉइंट्स को कवर किया हुआ है। अब थोड़ी बहुत चर्चा आपके यहाँ पे जो क्वेश्चन आंसर्स को लेके थी उसके ऊपर करते हुए, अबाउट अराउंड 10 मिनट्स, ओके। तो एटलीस्ट एक हर रोज डेली हम लोग एक क्वेश्चन में आपको ऐसा दूंगा जो ओपन एंडेड डिस्कशन में रखेंगे। चलिए, कल से क्या करेंगे, टुमारो ऑनवर्ड्स डेली विल हैव एन ओपन एंडेड डिस्कशन एटलीस्ट फॉर 10 मिनट्स, है ना, 5 से 10 मिनट। तो इससे आपका ब्रेनस्टॉर्मिंग होगा और आपको भी मजा आएगी सर, है ना, क्योंकि इतने सारे लोगों के देखो, अगर मैं शायद लिखता ना या मैं शायद आपको बनाता तो मैं भी 8-10, क्योंकि मैं भी स्पॉन्टेनियस बनाता हूँ एक्चुअली। मैं मॉडल आंसर वाला काम नहीं करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि स्पॉन्टेनिटी इज द की इन यूपीएससी, है ना। मॉडल आंसर वाला काम अगर करने बैठोगे 4 घंटे में, फिर आपके इतने सारे कौन से कट होंगे, तो उसका कॉस्ट बेनिफिट अच्छा नहीं है सर। डायमेंशंस निकालने, स्पॉन्टेनिटी में निकालो, और सबसे बेस्ट डायमेंशन सभी निकलेंगे जब ग्रुप होगा आपके पास, ठीक है। तो एटलीस्ट आपको एक ग्रुप, युवराज आपके फोन के अंदर माइक्रोफोन का एक्सेस नहीं होगा, आप जो सिस्टम यूज करो ना, फोन लैपटॉप जो भी है आपके पास, टैबलेट, माइक्रोफोन का एक्सेस दीजिएगा प्लीज गिव। आप ये आधा घंटा सेव यूज कर रहे हो सिस्टम के रूप में, आधे घंटे सेव में ये प्रॉब्लम रहता है क्योंकि वो कुछ ज्यादा ही ओवर सिक्योर करता है अपने आप को सर, है ना। सो वो कहता है कि नो, कोई बाहर वाला आके आवाज सुन लेगा हमारे ओनर की, जिनका फोन है सर। तो दिस इज वन ऑफ द रीजन वो आपको अलाउ, उसके अंदर में जाके एक्सेस दीजिए कि प्लीज गिव एक्सेस टू सो एंड सो एप्लीकेशन, है जो माइक्रोफोन कैमरा यूज कर पाए, तब जाके आप बोल पाओगे। चलिए सर, ठीक है। तो लेट मी कम बैक टू दिस पॉइंट, ओके। तो एटलीस्ट आपको पूरा आइडिया रह जाएगा कि क्या क्या कंडीशंस रहती है। अब थोड़े बहुत बच्चों ने क्वेश्चंस लिखे हैं, हम लोग एक दो क्वेश्चंस के ऊपर 2-3 क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। एक एक 1 और 2 क्वेश्चंस, वन क्वेश्चन पर स्टूडेंट हम लोग देखेंगे, खाली मोटे मोटे तौर के ऊपर आपको ओवरव्यू लगा के देता हूँ कि कैसे क्वेश्चंस आपको पूछे गए हैं सर, ठीक है। अब ये
ऑफ डिस्कस तो आपको डिस्कशन के रूप में ही लिखना है और डिस्कशन में सब पॉइंट्स आएंगे सर, ठीक है, कि आपको लिखना है। और जनरली जब डिस्कशन के पॉइंट्स आते हैं तो यू आर राइटिंग नॉर्मल इन केस ऑफ फेवर, है ना, कि भाई आपको क्यों लगता है कि ये मास्टरी ऑफ एग्रीकल्चर के कारण ही हुआ और क्यों नहीं लगता है, तो थोड़े बहुत पॉइंट्स के वो है ना कि अगेंस्ट में भी जो क्रिटिसाइज कर सकते हैं वो भी आ सकता है सर, ठीक है ना। अब देखिए कि इन्होंने इंट्रोडक्शन दिया है कि इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन स्टार्टेड अराउंड 2600 BC, वाज इन द मैच्योर फेज, अर्बन फेज, अर्बनाइजेशन वाज कॉल्ड डाइवर्सिफाइड बट मोस्ट इंप्रूव्ड। ओके चलिए सर, ठीक है ना, इंट्रोडक्शन, सस्टेन विद वाटर, इट वाज मैनेज irrigation channels and script and perfect potteries. Okay, irrigation is 2 to suppress connect with the city. ओके चलिए सर, ठीक है ना। अब देखिए भरत ने क्या लिखा है, व्हाट एक्चुअली हैज बीन रिटन बाय भरत। ओके, भरत ने 3-4 पॉइंट्स को इनफैक्ट है ना हाईलाइट किया है। अब देखिए प्रश्न के अंदर क्या पूछा गया है कि डिड द मास्टरी ओवर एग्रीकल्चर लेड टू द राइज ऑफ न्यू टाउन्स, है ना, कि भाई खेती के ऊपर इन्होंने अपनी एक्सपर्टाइज हासिल की और उसके कारण नए शहरों का निर्माण हो गया और नए शहरों के अंतर्गत बहुत सारी चीजें बनती है सर, ठीक है। तो देखिए इसके अंदर एक तो 3-4 पॉइंट मुझे लग रहा है सर, ठीक है। एक तो इंट्रोडक्शन इनका थोड़ा भारी हो गया है सर, ठीक है। मैं अगर होता तो क्या लिखता नॉर्मल केस के अंदर, है ना, कि वेयर डू वी फाइंड द मास्टरी ओवर एग्रीकल्चर, वो वाला वेयर डू वी फाइंड मास्टरी ओवर एग्रीकल्चर, वो मेरा क्लियर कट निकल के आता था। मैं लिखता कि द मास्टरी ऑफ एग्रीकल्चर कैन बी फाउंड इन द फॉर्म ऑफ इरिगेशन, फिर एक पॉइंट इरिगेशन का लिख दिया हाईलाइट करके सर, समझे नहीं समझा, मुझे समझ में आ रहा है वाटर मैनेजमेंट के ऊपर आपने लिखा है, ठीक है। दूसरा आपने यहाँ पे लिखा है कि भाई एग्रीकल्चर का कैसे डेवलपमेंट हो रहा है। तीसरा साइंटिफिक है। अब देखिए इसमें क्या हो रहा है कि जब इस प्रकार के क्वेश्चंस लिखते हो तो 3-4 पॉइंट आपको यहाँ पे क्लियर होने चाहिए कि क्वेश्चन के अंदर वो निकल के आना चाहिए, समथिंग दैट वी कॉल इट एज द हाईलाइटिंग पोर्शन ऑफ द क्वेश्चन, कि कहाँ दिख रहा है सर, है ना। तो वो ढूंढना पड़ता है एज एन एग्जामिनर, मुझे कोई भी होगा इवन आप भी देखोगे तो यही हो जाएगा सर, ठीक है। तो यू हैव रिटन अ वेरी इफेक्टिव, ऐसा नहीं है कि एग्रीकल्चर कैन नॉट सस्टेन विदाउट वाटर, फिर आपने वाटर मैनेजमेंट के साथ पहले लिंक अप किया, फिर उसके बाद आपने इरिगेशन को और साइंटिफिक मेथड्स को सर, ठीक है। व्हाट आई कुड हैव डन इज कि वाटर मैनेजमेंट का एक पोर्शन लिख के इरिगेशन के साथ उसको मर्ज करके इसको ज्यादा इलैबोरेट करता हूं, इसको और इसको इलैबोरेट करता, क्योंकि फिर अल्टीमेटली तो ट्रेड एंड कॉमर्स भी लिखना था हमको, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इकोनॉमी भी लिखनी थी उसको सर, ठीक है ना, समझे नहीं समझे। तो क्वेश्चन के अंदर क्या हुआ है कि वाटर एंड इरिगेशन के ऊपर आपने ज्यादा स्वे कर दिया है, समझ में आया कि नहीं है। वेयर क्वेश्चन है कि मास्टरी ओवर एग्रीकल्चर जो है दैट इज आल्सो द मेन पॉइंट, है ना। मास्टरी ओवर एग्रीकल्चर में फिर आप डबल क्रॉपिंग सिस्टम के अंदर लिख सकते हो और भी एविडेंस हमको जहां मिला है, मिलेट्स के अंदर, पल्सेस के अंदर लिख सकते हो सर, ठीक है ना। वो वाला पॉइंट हमने पढ़ा था ना, द डिफरेंशिएशन ऑफ क्रॉप्स दैट वर देयर, है ना। तो वीट से लेके बार्ली से लेके राइस से लेके कितने सारे क्रॉप्स हुआ करते थे सर, ठीक है। फिर उसके अंदर एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन करने के लिए जो लोग कार्य कर रहे थे उनके पॉइंट्स के ऊपर आप लिख सकते हो सर, गेटिंग पॉइंट, है ना, रेदर देन हाईलाइटिंग द क्वेश्चन। अब देखिए तो इसमें क्या हुआ कि एक पॉइंट आपने लिखे है ऊपर के लाइन के ऊपर कि सीसम है, फिर आपके वेजिटेबल्स, और उसके ऊपर आपने हाईलाइट किया है, बट वो निकल के नहीं आ रहा है, समझे भरत, है ना, समझ में आया आपको। तो इसको थोड़ा कट शॉर्ट करके जो सेकंड वाला पोर्शन है ना, साइंटिफिक मेथड्स के ऊपर से आपने जब डबल क्रॉपिंग करना शुरू किया, प्रोडक्शन करना शुरू किया, तो उसके साथ आप लिंक अप करिए। एंड वेयर डू वी सी मास्टरी ओवर एग्रीकल्चर, एंड मास्टरी ओवर एग्रीकल्चर लीडिंग टू दी डाइवर्सिफिकेशन ऑफ ऑक्यूपेशंस, है ना, समझे नहीं समझे। तो कुछ उस पॉइंट्स को लिखिए सर, है ना। तो इसमें इट्स अ गुड एफर्ट, ऐसा नहीं है कि एफर्ट अच्छा नहीं है, बट इसमें यही है कि थोड़ा और इंप्रूवमेंट का स्कोप आपको ये मिल जाएगा सर, समझे आप लोग, ठीक है ना। तो एटलीस्ट आपको एक आइडिया रहना चाहिए कि जब डिस्कशन का पॉइंट आएगा कि डिस्कशन में आप क्या क्या पॉइंट्स इंक्लूड करोगे, तो यू राइट ऑल दी पॉइंट्स, ओके, जितने भी पॉइंट्स आपको मिल रहे हैं कि मास्टर ऑफ एग्रीकल्चर के फेवर में क्या क्या चीजें इसके अंदर से लिख सकते हो सर, ठीक है ना। अब जैसे इन्होंने एक हिंदी का प्रश्न लिखा है और हिंदी के प्रश्न में भी ये बेटा बहुत एक्चुअली जूम कर रहा हूँ तो टूट जाता है ना। अब प्रीति इसको इसमें से भेज दीजिएगा, क्या कहते हैं, थोड़ा रिफाइन करके आप भेज दोगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा, क्योंकि आई एम नॉट एबल टू सी इट आउट। ओके, एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं, चलिए सर, है ना। सुमित ने लिखा है, सुमित का क्या प्रश्न है, हाँ, द एडवेंचर ऑफ एग्रीकल्चर लेड टू कॉम्प्लेक्स ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पीपल फ्रॉम बीइंग हंटर द पीपल स्टार्टेड लिविंग urban civilization of great diversity and great amount of agriculture. Agriculture and water are directly connected. Water getting back. The tapping of water resources lead to the flooding of small dams and channels. Okay, banks were made. Okay, very interesting. The urban diversification of amount of rabi and kharif crop. Okay, कहाँ पे रबी एंड खरीफ कौन से क्रॉप्स मिला, वही तो लिखना है ना सर। गिव एग्जांपल्स फॉर देम, है ना, गिव एग्जांपल्स। Also the use of plough fields in the grid pattern found at Kalibangan and sickles as well. Okay, उसके सिवाय नेक्स्ट पेज, अच्छा पीछे का पेज, भाई एक में ही कंपाइल करके भेज दो सर, है ना, तो इट बिकम्स इजी फॉर मी टू रीड एज वेल। ओके, फिर उसके बाद क्या लिखा गया है, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स यूज्ड टू बी, एविडेंस ऑफ व्हीट एंड बार्ली, राइस, अच्छा पीछे आ गया है ना, राज विलेज टू द डाइवर्स to surplus conditions, the conditions of surplus period for the parents, with reaction of people over other section of society. Give examples, है ना, when you see the diversification of economy and non-jobs या non-agriculture jobs, at least give the example for them. Although agriculture had its own development, but was not alone, only to their strength. ओके चलिए सर, ठीक है। देखिए सुमित का जो है, सुमित का जो फ्लो है वो अच्छा है, मतलब द फ्लो ऑफ आंसर इज गुड इनफ, बट इनके साथ ये हो रहा है कि इज नॉट एबल टू गिव एग्जांपल्स, है ना। तो आपको मास्टरी ऑफ एग्रीकल्चर के जितने फैक्ट्स हमको याद रहते हैं ना एग्जांपल्स के रूप में, वो सब के सब, मतलब जितना हो सके उतना मैक्सिमम डालिए, है ना, कि कहाँ चीजें। तो आपने वाटर मैनेजमेंट का एक पॉइंट लिख दिया पैराग्राफ, ओके, वाटर से एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट हुआ, बट मास्टरी ऑफ एग्रीकल्चर के कुछ पॉइंट्स के ऊपर आप लिखिए कि इतनी सारी पॉपुलेशन को सर्वाइव करवा रहे हैं, तो एग्रीकल्चर के कार्य नहीं हो पा रहा है सर, ठीक है ना। तो वो धीरे धीरे डायमेंशंस आएंगे, है ना, तो इन्होंने लिखा है। और फिर डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इकोनॉमी कैसे हो रही है, मतलब डाइवर्सिफिकेशन ऑफ ऑक्यूपेशंस कैसे हो रहे हैं, उसके साथ आप लिंक अप कर दीजिए, समझे नहीं समझे, है ना, तो वो ज्यादा ठीक रहेगा सर, समझे, गेटिंग माय पॉइंट। ओके, तो एटलीस्ट ये ना बाकी सारे जितने भी बच्चे हैं ना, उनको भी थोड़ा आइडिया रहना चाहिए, ठीक है। हम ये करण पूछ रहे हैं कि सर 2022 में दे रहे हो ना, तो यू वेट समवेयर इन द मंथ ऑफ नवंबर 2022, नवंबर 2021 एंशिएंट और मिडिवल का कोर्स आएगा, मतलब आफ्टर प्रीलिम्स आएगा बेटा, है।
आफ्टर प्रीलिम्स आई विल बी लॉन्चिंग अ कोर्स ऑन एंशिएंट एंड medieval India. ओके, चलिए सर, है ना, एक प्रश्न साइंस एंड टेक के ऊपर तो हमने देख लिया ना ऑलरेडी, एग्रीकल्चर के ऊपर देख लिया। चलो अर्श का देख लेते हैं एक क्वेश्चन, ठीक है ना, अर्श का देखेंगे, देन वी कैन टेक अ ब्रेक एज वेल। बाकी कल बाकी सबका भी देखेंगे, चिंता मत करिए। टुमारो आई गिव 5-10 मिनट्स एक्स्ट्रा, ओके, फॉर दिस क्लासेस एज वेल, है ना। हम लोग 5-10 मिनट डिस्कशन करिए और 5-10 मिनट हम लोग ये क्या कहते हैं आंसर्स के ऊपर भी थोड़ा फोकस करेंगे। अब धीरे-धीरे करेंगे फोकस, क्योंकि इनिशियली ऐसा था कि मैं वेट कर रहा था कि पहले तो टॉपिक को निपटाऊं, आपको थोड़ा अंडरस्टैंडिंग दूं और फिर उसके बाद राइटिंग प्रैक्टिस कराओ, सो दैट आप लिंक अप करके पढ़ पाओगे। चलिए सर, ठीक है। अर्श क्या लिख रहा है कि द बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर अर्बन पीपल टू क्रॉप्स, बिसाइड्स एनिमल बोन्स एविडेंस ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स हैव बीन फाउंड। द अर्बन पीपल आर क्रॉपिंग सीजन्स, ओके, खरीफ रबी जायद क्रॉप्स के बारे में। देन यू हैव रिटन द मेंशन ऑफ दिस शोज द सिक्योरिटी ऑफ फूड एंड द सेल्फ सफिशिएंसी ऑफ डेवलपमेंट। इट कैन बी इन्फर्ड दैट देयर वाज अ फूड सरप्लस फॉर द पीपल which led them to exchange for different goods of gradual development of raw materials, historians, ट्रेड लिंकेजेस विद मेसोपोटामिया। ये कहाँ चले गए पूरे आंसर के अंदर से? तुर्कमेनिस्तान, रॉ मटेरियल्स यूज ऑफ, अरे भाई साहब, है ना। अब देखिए, आपने क्वेश्चन पढ़ा सब लोग ने, इनका आंसर पढ़ा? हाँ। सो द इशू इज व्हाट, द इशू इज कि क्वेश्चन के अंदर से थोड़े भटक गए हैं ना, नहीं भटके, नहीं दिख रहा आपको सर, है ना, कि गाड़ी है ना पटरी से यहाँ तक बराबर चल रही थी सर, है ना, और फिर उसके बाद पूरा ट्रेड एंड कॉमर्स सेंट्रिक हो गया है ना। सो द फोकस ऑफ द आंसर इज एक्चुअली shifted on the trade and commerce. Trade and commerce was one of the dimensions that was required for the development of the in the cities and towns, and that was one of the factors, okay. But where do we see the mastery? देखिए, शब्द जो होता है ना, कीवर्ड बेटा, उसी के अंदर से आपका आंसर रह जाता है, समझे नहीं समझे, गेटिंग माय पॉइंट, है ना। जब ये बोला गया है तो इसी को ही आपको डिस्कस करना है और फिर कैसे वो हेल्प करता है उसको सिग्निफाई करना है सर, ठीक है ना। हाउ इट इज हेल्पिंग इन द अर्बनाइजेशन, गेटिंग माय पॉइंट। तो एटलीस्ट द पिक्चर शुड बी क्लियर, है ना। और आपने पहली बार लिखा है, इसके लिए वो भटक जाते हैं। ये इसके लिए ही आपको लिखना है कि जब आप क्वेश्चन को सोचोगे तो क्वेश्चन के अंदर बोला गया है कि डिड द मास्टरी ओवर एग्रीकल्चर एक्ट एज अ लेवरेज, है ना, एक मदद करता है। तो कहाँ पे मदद कर रहा है, इन वेयर इट इज हेल्पिंग सर। साइंटिफिक एग्रीकल्चर कैसे हेल्प कर रहा है, वाटर मैनेजमेंट कैसे हेल्प कर रहा है, और उसके बाद ये अपनी सर्वाइवबिलिटी कैसे करते हैं सर, ठीक समझे। तो हमने उस दिन क्लास में इसके ऊपर डिस्कशन की थी कि भाई कैसे आप लिंकेजेस को बैठाओगे, तो वही एक्सपेक्ट कर रहा था मैं आपसे। और यूपीएससी भी आपको कुछ इसी चीज को एक्सपेक्ट कर रहा है, तो ये थोड़ा डिरेल हो गया है। डिरेल होने का मतलब क्या है कि इनका थोड़ा ध्यान भटक गया। चलिए, एच सोनी, आपका नाम क्या है? एच ना, एच, व्हाट इज योर नेम बाय द वे, है ना। हर्षित नाम है ना, आपने एक दिन बताया था। एच सोनी का लास्ट देख लेते हैं। करण, अगर आपका सब्सक्रिप्शन जल्दी खत्म हो रहा है तो यू कैन वॉच द रिकॉर्डेड कोर्स, है ना माय फ्रेंड, क्योंकि वी हैव जस्ट कवर्ड अप। करण बोल रहे हैं कि सर मेरा सब्सक्रिप्शन थोड़ा जल्दी खत्म हो रहा है। तो करण, इफ योर सब्सक्रिप्शन इज एंडिंग अर्ली, यू कैन वॉच द रिकॉर्डेड कोर्स, ओके, क्योंकि नया कोर्स आने में प्रीलिम्स के बाद का टाइम तो लग जाएगा, ओके। चल, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, फिर बाकी कल करेंगे यार, कल भी देखूंगा, चिंता मत करिए सर, ठीक है। टुमारो आई विल चेक वन मोर और विल डिस्कस ऑन मोर क्वेश्चंस एज वेल, ओके। डोंट वरी, और डिस्कशन बेस चलेंगे हम लोग, है ना। 10 मिनट में आपको एक ओपन एंडेड डिस्कशन करूंगा। एक टॉपिक ऐसा होगा जो मैं खुला छोड़ के आऊंगा, खुला मतलब उसके नोट्स बोट्स नहीं बनाऊंगा सर, ठीक है। चलिए, ओके, चलते हैं। इससे आपको आइडिया भी मिलता रहेगा और आपको थोड़ा ब्रेनस्टॉर्मिंग भी होगा। देखिए, इस जीवन में भी यही करते थे हम लोग, इवन इन द ऑफलाइन, इवन यूज्ड टू डिस्कस, ना भाई आप बताओ, वही चीज हम लोग कर रहे हैं सर, ठीक है। वही चीज हम लोग अभी कर रहे हैं ना। तो इट्स एक्चुअली मोर बेनिफिशियल इन शॉर्टर टाइम एज वेल, एंड दिस इज हाउ टेक्नोलॉजी हैज चेंज्ड द इंटरेक्शन between the humans, है ना। चलिए, एग्रीकल्चर कैन बी सीन एज इवॉल्विंग फिनोमेना फ्रॉम प्रीहिस्टोरिक, प्रोटोहिस्टोरिक, एंशिएंट इंडिया, दैट वन काइंड ऑफ टेक्निक मेकिंग फूड। इंट्रोडक्शन है, देखिएगा वर्ड लिमिट का स्टार्टिंग नहीं हो रहा है, क्योंकि इनके शब्द देखोगे ना तो इन्होंने करीबन 8 एक शब्द एक लाइन में लिखे हैं और 250 शब्द होते हैं सर, ठीक है ना। आप पकड़ के चलिए, इनके एक पेज में 200 हो रहे हैं अभी नहीं, ठीक है। एग्जामिनर है ना, यूं करके यूं देखेगा, अच्छा 1.5 पेज का लिखा है तो ठीक है, वरना 2 पेज का लिख दिया होता तो ओवरशूट हो गया होता। चलिए, कोई बात नहीं ना। देयर इज अ क्लियर एविडेंस ऑफ द एडवांटेज ऑफ एग्रीकल्चर टेक्निक, प्री हरप्पन। कल देखूंगा, चिंता मत करिए सर, ठीक है। द टेक्निक ऑफ कैनाल इरिगेशन, सो एग्रीकल्चर कैन बी सीन नेक्स्ट ज्योग्राफी का पॉइंट भी लिखा है, लड्डू फ्रॉम राजस्थान। अरे एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस को लिखो ना सर, नॉलेज ऑफ ज्योग्राफी, साइंटिफिक, वेयर डू वी फाइंड, वेयर व्हाई दिस कोलैबोरेटिव सर, है ना। हाँ, नॉलेज ऑफ फर्टिलिटी है, नॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर है, नॉलेज ऑफ साइंटिफिक एडवांसमेंट है सर, ठीक है। तो वो भी पता चलेगा। श्वेता, हाँ मैं पेपर 2 करवाऊंगा, है ना, थोड़ा वेट कर दीजिए। पेपर 1 के बाद पेपर 2 शुरू होगा। पेपर 1 अगर अक्टूबर में खत्म होगा तो पेपर 2 भी अक्टूबर में शुरू होगा। पेपर 1 थोड़ा लेट खत्म होगा तो उसके बाद पेपर 2 शुरू करेंगे, पर करेंगे जरूर, ओके। मैं आधा अधूरा टीचर थोड़ी हूँ सर, ठीक है ना, तो पूरा ही कराऊंगा। तो दिस डाइटरी हैबिट रिच प्रोटीन डेयरी मीट, ओके। अब रिपल इफेक्ट आपने लिख दी है, चलिए ठीक है ना। तो कंक्लूजन इज गुड इनफ, बट द प्रॉब्लम इज, ये सोनी साहब, है ना, तो प्रॉब्लम ये हो रहा है कि द सेम इज द केस, है ना, जो बाकी स्टूडेंट्स के साथ हुआ। आप जब मास्टरी और एग्रीकल्चर बता रहे हो तो थोड़े बहुत एग्जांपल्स दीजिए, है ना, उसके लिंकेजेस के अंदर आप बताइए कि कहाँ हमको फैक्ट्स मिल रहे हैं सर, है ना। तो ये फैक्ट्स की कमी है मुझे लग रहा है, क्योंकि योर एनालिसिस शुड ऑलवेज बी सब्सटेंशिएटेड बाय द फैक्ट्स। यूपीएससी विल नेवर आस्क यू फैक्ट्स डायरेक्टली, बट व्हेनेवर यू आर राइटिंग इन द फॉर्म ऑफ आंसर्स तो उसको जस्टिफाई करना पड़ेगा ना आपको कुछ फैक्ट्स के साथ, है ना। तो ये कुछ पॉइंट्स है, तो होपफुली आप दिलप्रीत कल देखता हूँ, टुमारो आई विल टेक द आंसर्स एज वेल, है ना। तो 5-10 मिनट हम लोग एक्स्ट्रा प्लस माइनस करके आपको बताते रहेंगे सर, है ना। कल इसके ऊपर एक और सेशन लेंगे, एक और मतलब जो बचे हुए लोग हैं जिनके क्वेश्चन है। तो आज मैंने भरत का देखा है, सुमित का देखा है, फिर इनका सोनी साहब का देख लिया है। तो कल और स्टूडेंट का हर 2-3 लोगों का हर रोज डेली देखेंगे, है ना। एटलीस्ट साक्षी टुमारो आई टेक योर क्वेश्चन एज वेल, ओके, चिंता मत करिए सर, ठीक। देखिए, एवरी वीक आपका मिनिमम 1-2 स्टूडेंट का नंबर आ ही जाएगा, मिनिमम एक आध बार तो आएगा। तो एटलीस्ट, और दूसरा क्या है कि ओपन एंडेड हम लोग देख रहे हैं सबका, तो इससे क्या फर्क पड़ता है कि बाकी सारे स्टूडेंट्स अपने आंसर को कंपेयर कर सकते हैं कि अच्छा ये फलाने कैंडिडेट ने लिखा है, मैंने ये पॉइंट लिखा है कि नहीं लिखा है ना। क्रॉस एग्जामिनेशन भी हो जाता है ना सर। देखिए, जितना आप इस तरह से करोगे ना ब्रेनस्टॉर्मिंग करके, उतना आपको याद भी रहेगा और डायमेंशंस कवर हो जाएंगे सर। और तीसरा क्या है कि आपको अपनी वीकनेसेस भी पता चलेगी कि अच्छा एक्स कैंडिडेट ने इतने सारे पॉइंट्स कवर किए, मैंने तो नहीं कर पाए, समझे नहीं समझे, है ना। तो हम लोग ऑडियो बेस्ड डिस्कशन भी करेंगे इन द नेक्स्ट कमिंग क्लासेस, है ना, जैसे आगे चलेंगे। देखो, आप टॉपिक अगर मैं पहले क्लास में साइंस एंड टेक करवाता तो आपको नहीं समझ में आता, अब पूरा इंडस्ट्रियल रिलेशन पढ़ लिया तब आपको साइंस एंड टेक की एक्सट्रैक्शन समझ में आ गई। इवन इन द फर्स्ट क्लास अगर मैं पूछता कि चलो बता दो साइंस एंड टेक प्रोग्रेस, तो आप 5 पॉइंट से ज्यादा नहीं बता पाते। आज हमने 10 मिनट उसके ऊपर और भी कर सकते हैं,
you would not have been able to write this much or elaborate this much, है ना? क्यों? क्योंकि you have not understood the crux, है ना? आप इसके लिए तो मैं बता रहा हूँ कि आंसर्स के लिए वेट करिए सर, है ना? वो प्रोग्रेसिव ही होता है, उसके लिए कोई ऐसे खाई में कूदने की आवश्यकता नहीं कि कूद जाएंगे आंसर राइटिंग के नाम पे। लिख नहीं पाओगे तो फिर क्या करोगे? इतना समझने के बाद भी आप इनफैक्ट, है ना, कभी कभी डिविएट हो जाते हो आंसर से, तो इट विल टेक इट्स ओन टाइम ना, इट विल टेक इट्स ओन टाइम। ओके, थोड़ा टाइम दीजिए। देखो, सब्जेक्ट के ऊपर कमांड हासिल करिए। कमांड हासिल करोगे ऑटोमेटिकली आप अपने पॉइंट्स को भी आप हाईलाइट कर दोगे सर, है ना? कमांड नहीं हासिल करोगे तो फिर आप बहुत शैलो राइटिंग करोगे, डायमेंशंस नहीं कवर होंगे, बहुत मिस्टेक्स होंगी सर, और फिर प्रश्न से कहीं और चले जाओगे, भटक जाओगे। भटकने का मतलब है कि कहीं और, है ना? समझे कि समझे? मैं आपको मॉक क्वेश्चन पेपर दे दूंगा सर, एक पूरा मॉक बना के दूंगा सर, ठीक है? लास्ट में दूंगा पेपर 1 का, पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा ना, उसके बाद एक ही मॉक पेपर दूंगा, मैं ज़्यादा नहीं दूंगा सर, बहुत लेंदी हो जाएगा। बट एक मॉक पेपर दूंगा, रगड़ के आपको दूंगा सर, ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे, आपने मतलब आपको लगेगा कि दिमाग खुल गया सर हमारा। तो लास्ट में देंगे, पेपर 1 पूरा कवर करूंगा ना, जब मीडियल खत्म हो जाएगा तब। अभी नहीं दूंगा, अभी तो खाली प्रीवियस ईयर्स करेंगे। प्रीवियस ईयर्स करेंगे ना, उससे ही आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर से आपको ट्रेंड पता चलता है कि पहले कैसे आते थे, 1970s में, 80s में कैसे है, 2015 में नई थियरी आ गई, 2000 के बाद ये इन्वेजन की थियरी पंचर हो गई, तो नए क्वेश्चन आ गए। हमेशा प्रीवियस ईयर्स को बेस बना के चलिए, और वो भी लेटेस्ट वाले, मतलब पिछले 10-15 साल में जो पूछे, उससे तो आपको और ट्रेंड पता चलता है कि देखिए पहले गांधी महात्मा हुआ करते थे, अब कहते हैं कि गांधी जी ने गलती कर दी, ठीक है? पुराने पेपर्स को देखोगे तो बोले गांधी महात्मा थे, अब देख लो गांधी मिस्टेक कर रहे हैं, है ना? तो डायमेंशन बदले ना इतिहास में, एक ही इवेंट को गांधी को अलग-अलग दृष्टिकोण से देखा जाता है, ठीक है? चलिए, ओके। आज कंक्लूड करता हूँ, कल और भी क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ये इंडस के 2-3 बच्चों ने और लिखे होंगे तो उसके ऊपर आ जाऊँगा, साक्षी के देखना है, प्रीति के देखना है, ठीक है? और फिर कल हम लोग पोस्ट हड़प्पन कल्चर की शुरुआत करें। कल आप पढ़ के आइएगा, समय मिले तो पढ़ के आइएगा, ना समझ में आए तो मत पढ़िएगा, चलेगा, क्योंकि चैप्टर नंबर 5 है, उसका आधा पार्ट करेंगे हम लोग, मेगालिथिक एज करेंगे, पोस्ट हड़प्पन कल्चर्स को देखेंगे, और ये सिमेट्री एज कल्चर है या गणेश्वर खेतरी है, सेनौली है, कल सेनौली के ऊपर भी थोड़ी 10 मिनट चर्चा कर लेंगे कि क्या मिला है और उसकी सिग्निफिकेंस क्या है, और हड़प्पा के इनके साथ इंटरेक्शन क्या था। मेन तो ये पढ़ाना है मुझे कि द डेवलपमेंट ऑफ पेस्टोरल कल्चर आउटसाइड द इंडस, है ना? समझे कि नहीं समझे? आउटसाइड द इंडस की क्या डेवलपमेंट हुआ है, इसको कल हम लोग करेंगे, और इनके रिलेशंस क्या हुआ करते थे, व्हाट वर द रिलेशंस ऑफ द हड़प्पन पीपल विद दिस, ठीक है ना? तो चैप्टर 5 को थोड़ा पढ़िएगा, समय मिले तो पढ़िएगा, उसमें वैदिक एज पूरा आ गया है, वैदिक एज हम लोग परसों से करेंगे इसके लिए, ठीक है ना? तो जिनके पास भूपेंद्र सिंह मैम की किताब है, वो चैप्टर नंबर 5 पढ़ सकता है। समझ में आए तो पढ़िएगा, और नहीं पढ़िएगा आप इंडस को रिवाइज कर दीजिए, काम करिएगा, इंडस को रिवाइज कर दीजिए, क्योंकि वो चैप्टर में से एक्सट्रैक्ट करना बहुत मुश्किल है। वो चैप्टर में एक लाइन यहाँ लिखी, एक लाइन न्योलिथिक की, एक लाइन वैदिक एज की आती है, एक लाइन पोस्ट वैदिक पीरियड में चली जाती है सर, ठीक है? भारी चैप्टर है वो सर, है ना? मस्त चैप्टर है, तो उसमें से पढ़ना, उस एक्चुअली पढ़ना भी एक आर्ट है कि भाई किताब में से कैसे एक्सट्रैक्ट करना है, ठीक है? चलिए बाय, कल मिलता हूँ, प्लीज टेक केयर, स्टे सेफ, है ना?